आइटम नंबर 19 श्री परबत भाई पटेल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 27वां और 28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 20 श्री परसोत्तम रूपाले जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make a statement listed again my name at serial number 20 in today's revised list of business of Loksabha regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 53rd report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on demands for grants 2023-2024, demand number 43, pertaining to the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. Item 21 सुश्री शोभा करांदला जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to make statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 5th report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on demands for grants 2023-24 pertaining to the Ministry of Food Processing Department. Item 22 Dr. L. Murugan ji. Respected sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation and observation contained in the 38th report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on ethical standards in media coverage pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Item number 5 श्री देवी भाई चौहान। माननीय उपसभापति जी, आज के बिजनेस में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी के नाम के आगे लिस्ट है, उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपने विषयों के अनुमोदित पाठों को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आइटम नंबर 24 जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक 2024। क्या है? Page number 84, according to the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. Sir, it is stated, sir, Rule 220, which is clearly stated that notwithstanding that a day has been allotted for financial business under Rules 207, 208, 218 or 219, a motion or motions for leave to introduce a bill or bills may be made, and a bill or bills may be introduced on such day before the House enters on the business for which the day has been allotted. Sir, आज की दिन बजट के लिए allocated हो गया था, बीच में सर आप दूसरा विधायक ला रहे हैं, ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी, लेकिन चर्चा के लिए आना सर ये नियमों की बाहर होते हैं सर। नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है सर। पहले क्या हुआ पता नहीं, आज की तारीख की बात करते हैं। संसद नियम से भी चलती है, परंपरा से भी चलती है सर। आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, पहले भी इस प्रकार से हुआ है। ठीक है सर। माननीय मंत्री जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का 9, जम्मू कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 का 20 तथा जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2020 का 21 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। कुछ आप कहना चाहेंगे? जी महोदय, यह ओबीसी को अधिकार देने वाला पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव में अधिकार यानी कि आरक्षण देने का यह विधेयक है। अभी तक जम्मू कश्मीर के ओबीसी को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो प्रगति के पथ पर है, उसमें ओबीसी को लोकल बॉडी के चुनाव में आरक्षण देकर और उसको
हित में, जो प्रगति के रूप में भी है और उसको न्याय देने के रूप में भी यह विधेयक आया है। महोदय, भारत के संविधान के भाग 9 और भाग 9A में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं की सीटों के लिए आरक्षण के लिए एक सक्षम प्रावधान भी है। लेकिन महोदय, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इस संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकेगा। संविधान के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण राज्य चुनाव आयुक्त के पास होना चाहिए, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यह अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास है। इस प्रस्तावित संशोधन से यह अधिकार राज्य चुनाव आयुक्त के पास जाएगा। महोदय, संविधान में प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से पद से हटाया जाएगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, जबकि जम्मू और कश्मीर में यह अधिकार उपराज्यपाल के पास है। इस संशोधन के माध्यम से इसे संविधान के अनुरूप किया जाएगा। महोदय, 370 अनुच्छेद को निरस्त करने के बाद सभी केंद्रीय अधिनियमों सहित भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया गया है। वर्तमान विधेयक जम्मू कश्मीर के 3 अधिनियमों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनाएगा। इन संशोधनों से अन्य पिछड़ा वर्ग को निर्वाचित स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। यह एक प्रगतिशील विधेयक है जो आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों को न्याय देगा। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। महोदय, इस संशोधन से अन्य पिछड़ा वर्ग को निर्वाचित स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए भी संरक्षित होगी। अतः जो मेरे द्वारा स्पष्ट की गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए और इसे पारित करने की कृपा की। जी, श्री जसवीर सिंह गिल जी। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मेरे को जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज और जो पंचायती राज अमेंडमेंट है उस पे बोलने का मौका दिया। सर, पंचायती राज सिस्टम देश में बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिपोर्ट के बाहर ये शुरू हुआ। 73rd 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया उसके बाद इसको ताकत मिली। इसके बाद ये पूरी रफ्तार के साथ चलने लगा। जो इसके इलेक्शंस थे वो भी टाइम बाउंड जो है होने लगे और एक इसका प्रॉपर टाइम फ्रेम बन गया। सर, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, वेटनरी हॉस्पिटल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ऐसे अलग अलग जो हैं वो डिपार्टमेंट्स इनको मिले। सर, जम्मू कश्मीर में इसका आना बहुत जरूरी है। ये डेमोक्रेसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो जमीनी पद्धर से, गांव पद्धर से शुरू होता है, तो हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में उनसे स्टेटहुड तो ले ही लिया गया, मगर ये जो इंस्टीट्यूशंस है इन पे लोकल लोगों की जो है वो आवाज जो है वो बन पाई। सर,
अभी भी इसमें काफी खामियां भी है सर। जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, ये एक बहुत बड़ा बाध्य है जो इस सिस्टम को अच्छी तरह चलने के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है, वो भी हमने देखा बहुत हद तक इन इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने के लिए जो है वो चल रही है सर। इसके अलावा काफी और तकलीफें हैं और काफी और ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो इसको जो है बांध के रख रहे हैं, इसको पूरे फुल फॉर्म में चलने नहीं दे रहे सर। सर, रूरल एरिया अगर तकड़ा होगा तो देश तकड़ा होगा। अगर जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर असली भारत देखना हो तो गांव में जाके देखिए। सर, मैंने जम्मू कश्मीर में जितना देखा है, बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है। कोई भी पंचायत जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी या जो है वही पंचायतों को लेके चलाती है। मगर अगर इसे सच में हमने इसको चलाना है तो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या दूसरा इंटरफेरेंस है, उसको जितना कम से कम किया जा सके उतना अच्छा है। सर, ये अच्छी बात है कि हमने ओबीसी रिजर्वेशन दी है, तो मैं समझता हूं विमेन की, यूथ की, ओबीसी की, सभी जो प्रकार के हैं उनकी जो अगर ये भागीदारी रहे तो ये सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा। मगर सर, हमें इससे ज्यादा और भी देखना पड़ेगा सर। अगर हमने ओबीसी को दी तो मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रावधान करना चाहिए। हमारे सिक्स भी काफी हद तक वो वहां जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मगर उनकी पार्टिसिपेशन देख ली जाए तो बहुत ही कम जो पार्टिसिपेशन है। कुछ ऐसा प्रावधान भी इसमें करना चाहिए यहाँ पे माइनॉरिटीज को भी एक आवाज मिल सके, उनकी पार्टिसिपेशन भी इसमें हो सके। सर, पंचायती राज जो लोकल बॉडीज का है, ये बहुत बढ़िया है अगर हम इनको प्रॉपर जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इनको चलाने के लिए दे दी जाए। सर, देखा यह जाता है कैनेस को तो 28 डिपार्टमेंट की लिस्ट है जो लोकल बॉडी जिसमें काम कर सकते, जिसे चला सकते, क्योंकि ये चलाना भी जरूरी है। उनको लोकल जरूरतों का पता रहता है। अगर कैपिटल में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाबू हैं, अगर बैठे हैं वहां, उनको काजीगुंद में क्या हो रहा है, उन्हें ग्रेज में क्या हो रहा है, उसका उनको बहुत कम मैं समझूंगा कि उसके बारे में पता है। जाकि कोई गुरेज का आदमी वहां बैठ के उनकी क्या जरूरतें हैं, कैसे उन्हें करना है, वो टोपोग्राफी के भी और जरूरतों का उनको जो है ज्यादा ज्ञान रहता है। पर अफसोस की बात यह है, किताबों में हमने इतने डिपार्टमेंट पंचायतों को दे दिए, मगर जब जमीन की हकीकत देखो तो उनके पास कुछ नहीं है सर, अगर सही ढंग से काम किया जाए, मैं समझता हूं कि ये डिपार्टमेंट अच्छी तरह उनको कंप्लीट कंट्रोल दे दिया जाए, ये लोगों की जरूरतें भी पूरी होंगी और जो है लोगों की जरूरतें पूरी होने के साथ उनको अच्छी तरह से जो तरीके से जो चलाया जा सकता है सर, इसके अलावा जो सबसे गंभीर जो बात है वो है अभाव की कमी। सर, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इन इंस्टीट्यूशन के माफिक। सर, मैंने देखा है, अगर आप गांव में चले जाओ, बहुत कम लोग हैं जिनको इसका ज्ञान है, इससे कैसे चलना है। सो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि लोगों को सैनिटाइज किया जा सके, लोगों को ज्ञान दिया जा सके। सो मैं इसी आस के साथ के आप इसका संज्ञान लेंगे और जो ये डिपार्टमेंट्स वाली बात कही है उनको आप जो है
ये प्रॉपर तरीके से पंचायती राज के हैंड ओवर करनी चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। श्री जुगल किशोर शर्मा जी। 15 मिनट पहला क्या है महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का मौका जो दिया है। महोदय, मैं समझता हूं कि ये आज एक ऐतिहासिक पल है और विशेष तौर पर ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत देर से ये लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारे साथ भी इंसाफ होगा, लेकिन काफी देर से ये लोग एजिटेशन भी करते रहे हैं, अपनी बात अपने तरीके से ऊपर तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ जो था वो नहीं मिला था। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इन्हीं के रहते उनको जो है ओबीसी वर्ग के लोगों को जो है वो इंसाफ मिला है और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब वो राहत की सांस जो है वो ले रहे हैं और उनको लगता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा। और विशेष तौर पर ये पार्टियां पहले वहां पर सत्ताधारी पार्टियां रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या पीडीपी हो, इन्होंने लोभ लुभावने नारे देकर इनको अपने साथ तो चलाया, वोट बैंक की राजनीति की। वोट लेने के समय ये तो बहुत लोभ लुभावने नारे देकर उनको अपने साथ तो चलाते रहे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं दिया। और विशेष तौर पर पूरे देश भर में, पूरे देश में अलग से कानून था और जम्मू कश्मीर में अलग से था, लेकिन पूरे देश में इस वर्ग के लिए, इस वर्ग के उत्थान के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई कदम जो है वो उठाए गए थे और इनको आरक्षण भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था वो इससे वंचित था। तो इसका सारा दोष में जो पहले सत्ताधारी पार्टियां थी, विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को देता हूं, जिन्होंने आज तक इनके साथ बेइंसाफी का रुख जो है वो अपनाए रखा। महोदय, आज मैं अपने मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने ये विधेयक जहां लाकर एक अच्छा कदम जो है वो उठाया है और मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। और विशेष तौर पर अब लोकल बॉडी, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल हो, अब इसमें भी इस वर्ग के लोगों को जो है वो आरक्षित सीटें जो है वो की जाएंगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, देखिए जम्मू कश्मीर में माता बहनों को भी आरक्षण जो है वो मिलेगा और विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माता बहनों के लिए एक नहीं अनेक कदम जो है वो उठाए गए हैं और उसी में ये अब जो आज ये जो बिल जहां पर लाया गया है, उसके तहत भी माता बहनों को एक राहत जो है वो मिलेगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी बात है, होना ही चाहिए था, ये बड़ी पहले होना चाहिए था, लेकिन आज तक इनको वो इंसाफ जो था वो नहीं मिला था। महोदय, मैं देख रहा था कि इसमें पंचायत में वार्ड लेवल तक आरक्षण जो है वो दिया जाएगा और इसके साथ साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जो है वो आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। महोदय, इसके साथ साथ ही जहां पर पंचायतों में भी आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा हमारे जो भाई थे वो हमेशा से कहते थे कि देखिए सब वर्गों के साथ इंसाफ हुआ है, लेकिन हमारे साथ जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा है। लेकिन आज ये बिल लाकर अपनी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने साबित कर दिया है कि हम किसी भी वर्ग के साथ बेइंसाफी जो है वो नहीं होने देंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो बिल जहां पर लाया है और मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। यहाँ पर इससे पहले भी कई बार वकालत जो है वो हुई है, लेकिन एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने इस वर्ग को हमेशा झूठे वादे ही किए,
लेकिन आरक्षण तक जो था वो नहीं दिया है। महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने हर वर्ग के साथ इंसाफ किया है, अब इस वर्ग के साथ भी आप इंसाफ कर रहे हैं। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और आने वाले दिनों में इनका मनोबल तो बढ़ेगा ही, लेकिन जिस दृष्टि से अपने आप को असहाय और थोड़ा पिछड़ापन से समझते थे, अब उससे भी ये निजात पाएंगे। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती चिंता अनुराधा जी। Thank you, Chairman Sir, for allowing me to speak on the Jammu Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024, which brings several positive changes. The inclusive representation. The inclusion of OBCs in local body reservations enhances social inclusivity and ensures that these communities have a voice in local governance. This step towards broader representation is pivotal for balanced social development. Streamlined election process. Centralizing the election process under the State Election Commission promotes a more organized and standardized approach. This can lead to more efficient election management, reducing discrepancies and enhancing the overall integrities of the electoral process. Empowerment of women. By ensuring reservations for women, including those for marginalized communities like SCs, STs, and OBCs, the bill promotes gender equality in local governance. This is a significant step towards empowering women, ensuring their participation and representation in decision-making process at the local level. Legal consistency. The provisions for the removal of the State Election Commissioner are aligned with constitutional standards, bringing local laws in harmony with national legal frameworks. This helps maintain legal consistency and reinforces the rule of law in local governance structures. These positive marks a significant advancement in ensuring a more inclusive, efficient, and legally consistent local governance system in Jammu and Kashmir. The YSR Congress Party stands shoulder to shoulder with the efforts of the central government in ensuring further integration of Jammu and Kashmir with the country in terms of laws, rights, and reservations. It is also astonishing to note that Article 370 has such a regressive effect on the representation of women and OBCs in Jammu and Kashmir, and I commend the Honorable Home Minister in trying to undo the injustices by one. Every session there are bills related to Jammu and Kashmir, where it be its reorganization bill, providing for EWS reservation to the residents of Jammu and Kashmir, or even representation of the Kashmiri Pandits. The progressive legislations for Jammu and Kashmir are much needed and appreciated across all benches of this august house. The issues related to OBC, sir. In Andhra Pradesh, our Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagannath Reddy Garu always refers to BCs as backbone class and not backward class. In light of the same, I would hence urge the central government to bring a law to provide for further representation of OBCs, such as reservation of 33% in state assemblies and also into the Loksabha. This would ensure that the issues pertaining to OBCs are raised and resolved more effectively. Further, to benefit other backward classes in India, the following 3 steps can be taken. Enhanced educational opportunities. Implement targeted educational programs and scholarship schemes to improve access to quality education for OBC students. 2. Skill development initiatives. Launch skill development programs specifically tailored for OBC youth to enhance their unemployability in the various sectors. And the third point is entrepreneurship support, sir. Provide financial assistance, subsidies, and training for OBC individuals to encourage entrepreneurship and self-employment. Ministry of OBC, sir. Establishing a dedicated ministry for other backward classes who comprise about half of India's population could significantly address and streamline the specific challenges they face. Unlike the tribal communities, which have a dedicated ministry, the OBCs currently lack a specialized government body to focus on their unique needs and issues. This proposed ministry would play a crucial role in ensuring the effective implementation of quotas reserved for OBCs, both in educational institutions and employment sectors. Moreover, it would serve as a dedicated platform to address various forms of discrimination that OBCs encounter.
promoting greater social justice and equity. The ministry could also oversee the development and implementation of policies and programs specifically tailored to improve the socio-economic conditions of the OBC community, ensuring their concerns and rights are adequately represented and addressed at the national level. It has been observed that there are several government bodies that do not meet the 27% position occupied by OBCs. One such example are our central educational institutions that have a severe deficit in recruiting faculty members for other backward classes. The government data from 2021 revealed a staggering 6,074 vacant faculty positions in 42 government-run universities, with 75% of these vacancies falling within the reserved categories, ranging from 62 to 90% vacancy for OBC positions. Proper implementation of the reservation policy is crucial, and the government must focus on rectifying this issue. Expedited recruitment for reserved categories, regular monitoring, and government-sponsored preparatory programs are essential measures. So, with these comments, I support the bill on behalf of YSR Congress Party. Thank you. Thank you, sir. श्री हसनैन मसूदी जी था, आप उस वक्त थे नहीं, अब जरा इसके बाद। बहुत शुक्रिया जनाब। मसूदी साहब को साथ जी। जनाब आपने मुझे मौका दिया है इस बिल पर बोलने के लिए, इसका शुक्रिया। तो जनाब मैं बिल के कंटेंट से ज़्यादा पहले जनाब बिल के फॉर्म पर ये प्रयास है इस पर आ रहा था। जनाब मैं ऑनरेबल मेंबरान से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो देख लें क्या किया जा रहा है। 1999 का कानून जो जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किया है और 2000 का कानून, उसमें संशोधन, उसमें तरमीम की जा रही है। तो जनाब 5 अगस्त 2019 को जो एक मार्केट किया गया है मिसट्रूथ्स पर कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, कोई कानून नहीं है, इसलिए 5 अगस्त का जो फैसले किए गए वो ज़रूरी बन गए। अब जनाब उनकी तकजीब होती है, ऑल दोज व्हाटएवर वाज मेड, व्हाटएवर सेड इज बिलाइड। अब जनाब ये 1999 में कानून मौजूद था, पंचायतें वहाँ पर इलेक्शन 1968 में हुई, और जनाब ये नहीं कि हर एक स्ट्रक्चर था, तीनों स्ट्रक्चर मौजूद थे। इससे ये जो बयान दिया गया उसको मार्केट करने के लिए, 5 अगस्त के फैसलों को मार्केट करने के लिए उसकी तकजीब होती है, ये तो पहली बात है। जब 1999 में पंचायत राज एक्ट था और 2000 में म्युनिसिपल एक्ट था और 2000 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आज ये यहाँ किया, जब जनाब जो बयानिया बनाया गया 5 अगस्त 2019 को, कहा गया कि इससे सब ठीक हो जाएगा। अब जनाब कल कारगिल और लेह सब जीरो टेम्परेचर में -10 में जनाब सारी की सारी आबादी सड़कों पर थी, बंद था कारगिल लेह बंद। तो जनाब हमने क्या दिया 5 अगस्त के फैसलों से मुल्क को, बल्कि हम मिसलीड करते हैं, गुमराह कर रहे हैं अपनी जो अवाम है, जो सारे मुल्क के अवाम। अब जनाब ये कहा गया है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। जनाब हमने वीर जवानों को, अपने ऑफिसर्स को खोया, 20 के करीब ऑफिसर्स को पिछले 3 महीने में, और उसमें एक कमांडिंग ऑफिसर जो कि आज तक मुझे लगता है रेगुलर वॉर में भी मैं बार बार कहता हूँ कमांडिंग ऑफिसर की कभी डेथ नहीं हुई। तो जनाब ये है कि क्या वो शोरा बयानिया जो था 5 अगस्त का वो कैसे गलत था, वाक़ात के खिलाफ था। जनाब मैं कंटेंट पर नहीं हूँ जनाब, अगर कोई अनरिप्रेजेंटेटिव है वो अलग बात है, लेकिन ये देखिए जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया और कैसे एक लेबॉर्ट्री बनाई गई और सारे देश को न ये मार्केट किया जा रहा है वोट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, और वहाँ जनाब दरअसल वाक़ात क्या थे जो छुपाए गए। अब जनाब दूसरी बात है, एक फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, जनाब कैशुनाथ भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे आइन का, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। आज आप कर रहे हैं इस पार्लियामेंट में एक स्टेट का बार बार वहाँ के बनाए हुए कानून का आप यहाँ पर अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर के तकाज़ों के मुताबिक है? तो क्या जनाब क्या हम कहीं ना कहीं वॉयलेट नहीं कर रहे हैं जो बेसिक, जो मूल मंत्र है कॉन्स्टिट्यूशन का, मूल मंत्र है हमारी पॉलिटी का? हमने कहा वी द पीपल, जब हमने 1950 में आइन बनाया हमने कहा वी द पीपल गिव अनटू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह कहा गया कि स्टेट का क्या होगा, इख्तियारात क्या होंगे और पार्लियामेंट के इख्तियार वहाँ के लेजिस्लेचर के। तो जनाब ये क्यों बना किया जा रहा है, जो ये इख्तियार असेंबली को ये क्यों हम मिसयूज़ करें, क्यों हम पार्लियामेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरी बात यह है जनाब, यह क्या बात हुई जनाब, 1.5 करोड़ लोग हैं, ये होना चाहिए था, ये संशोधन, ये अमेंडमेंट होनी चाहिए थी उस असेंबली में जहाँ पर ये कानून बनाया गया। क्या वजह है कि 10 साल से हमारी कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है?
कोई असेंबली नहीं है। इस असेंबली में जनाब ये सारे लोकल मामला थे और लोकल इनपुट्स होने चाहिए थे और लोकल तरजीहात होनी चाहिए थी, और वहाँ के जो असेंबली मेंबरान है वो आके इस पर बहस करते हैं कि क्या क्या आवश्यकता है, कौन कौन अनरिप्रेजेंटेड रहा है। जहाँ तक खवातीन का ताल्लुक है जनाब, पहले से ही खवातीन की रिजर्वेशन मौजूद थी पंचायती राज सिस्टम में, और हर तहर पर जब जो भी डीडीसी इलेक्शन हुए उसके बाद जब जो वहाँ के चेयरमैन हुए वो सारा वहाँ पर ख्याल रखा गया। लेकिन क्या वजह है कि जो असेंबली नहीं बनाई जा रही है, इलेक्शन नहीं किया जा रहे हैं, नहीं कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है। आप हर बार सिर्फ इसको हसूलियाबी से ताबीर करते हैं 5 अगस्त के फैसले को, जबकि हर गुजरते दिन के साथ आपको ये एहसास दिया जा रहा है कि जो आपने फैसले किए वो फैसले सही नहीं थे और देश के हित में नहीं थे। हम देश के साथ हैं, हमने देश के साथ रिश्ता जोड़ा, तो ये देश के हित में नहीं थे वो फैसले, ये साबित करता है जो वहाँ पर मौके पर मामला हो रहे हैं। तो जनाब अगर कोई चीज़ हम जनाब कोई चीज़ आइन के दायरे के बाहर में कहूँ तो ये एकदम उजर करे, तो जनाब हम ये मुल्क जो है वो हर एक नागरिक का है और इसका इंटरेस्ट जो है वो हर एक को दिल के करीब होना चाहिए। तो जनाब जो आपने यहाँ पर अपने लिए किया सियासी फायदों के लिए, अब जनाब वहाँ पर जब वो नहीं हो रहा है तो जनाब क्या मामला है, क्यों हम उसके इख्तियारात जो वहाँ के लोगों के इख्तियार हैं, 1.5 करोड़ लोगों के इख्तियार हैं, जम्मू के लोगों के इख्तियार थे, कश्मीर के लोगों के, लद्दाख के लोगों, तो अगर होता तो फिर जम्मू में अनसर्टिनिटी क्यों होती, जम्मू में गैर यकीनियत क्यों होती, जम्मू में तनाव क्यों होता, तो सिर्फ कश्मीर में नहीं तो लद्दाख में लोग सब जीरो टेम्परेचर -10 में सड़कों पर क्यों होते। तो जनाब मेरा ये होगा कि टाइम फ्रेम दिया जाए। देखिए इस ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का हमने इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट हमें कहे कि इलेक्शन कीजिए, तो ये पहले जो हमें करना था खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिक्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो तकाजा है उसका पूरा करते हुए वहां पर जो इलेक्शन कराना चाहिए था, उसके बजाय हमने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया, और ये भी मुझे लगता है एक बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है सरकार की। तो जनाब आप इलेक्शन का क्यों नहीं आप कह रहे हैं, तो उस असेंबली पर छोड़िए वहाँ के लोगों को। क्या आप, मैंने कल भी कहा, ये कहीं ना कहीं दिखता है कि जैसे एक नवाबाजी तरीकेकार हो। नहीं, आप 1.5 करोड़ लोगों को महरूम रखेंगे सारे हुकूक से, जो जमहूरी हुकूक है। हम यहाँ के आएंगे तब तो इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन होगा, और यहाँ सिटी रेस्टोर करने के लिए। और मुझे लगता है कि जनाब अब वक्त आ गया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हम बड़े बड़े फैसले करेंगे, उस फैसले में ये मुझे लगता है उससे पहले फैसला होना चाहिए कि आप 5 अगस्त के फैसलों को नजरसानी कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, खुद एहसास कीजिए क्या पाया देश ने, क्या पाया कि इसका नुकसान कैसे कितना हुआ, वो जनाब उस पर कुछ चर्चा कीजिए। बाकी ये जनाब नहीं, यहाँ इस हाउस को इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये छोड़ना चाहिए वहाँ की असेंबली पर, वहाँ की असेंबली इसका फैसला करती है। माननीय सभापति जी, ये चुनाव से केवल ये मान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हमारी सरकार ने 5 अगस्त के बाद वहां पर सरपंचों के चुनाव भी कराए हैं, ब्लॉक के भी चुनाव कराए हैं, जिला पंचायत के चुनाव कराए हैं। ऐसे 35,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों को पहली बार जम्मू कश्मीर में अवसर मिला है। और जो माननीय मसूदी साहब ने कहा, पहले संविधान के सारे प्रावधान वहां लागू नहीं थे। ये संशोधन इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि संविधान के भाग 9 और 9A में पंचायतों और नगर पालिका के लिए पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए प्राविधान था। लेकिन जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 और जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000, जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया था। इस संवैधानिक भूल को सुधारने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया। जी, श्री सौगत राय जी। सर, मैं ये जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट एंड जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट एंड जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, इसको जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, इसको अमेंडमेंट का बिल पर बोल रहा हूं। एक तो ये एनडीए का सरकार में ये लोकल बॉडीज में क्या चुनाव होता कोई ठीक नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट बोला कि चंडीगढ़ में जैसा चुनाव हुआ ये शर्म की बात है, वहाँ ऑफिसर को देख के चुनाव को घोटाला बनाया गया। आप लोग को शर्म आना चाहिए। चंद्रचूड़ जस्टिस वो उसने बोला। दूसरी बात सर, इसने देखा है
सर दूसरी बात, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर को कोई मसला लेके ये हाउस में बोला, मैं बराबर बोला कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अपनी हालत पर छोड़ दो। 2019 से आपने आपको मनमानी करके एक तो जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, फिर लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। जैसा आपका इच्छा है, ये हिंदुस्तान की पहली बार है कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाता था। ये जो किया है गलत किया है। ये सब बारे में बिदुरी कुछ नहीं समझता। बिदुरी जी प्लीज बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। आप केवल दादा आप बोलिए। आप मैं बोलता रहूंगा, ये बिदुरी जैसे लोग कोई आप जरा प्लीज सर। कंटिन्यू सर जी। आप इधर जी, आप जी। मुझे ये भी बोलना है, जैसा मैं बोला जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए, मैं चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर का असेंबली का चुनाव हो जाए। ये हमारा मांग है कि आप छोटा मोटा कानून लाते हैं, इसको कहता है अंग्रेजी में टिंकरिंग। कानून को लेके ऐसा नहीं। जम्मू एंड कश्मीर प्लीज ये मंत्री को क्या हुआ? आप बैठिए माननीय मंत्री जी। नो क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? यू हैव एवरी राइट टू से एवरीथिंग इन योर रिप्लाई, नॉट नाउ प्लीज। तो ये टिंकरिंग नहीं चलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में एक तो प्रॉपर इलेक्शन किया जाए, उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए, उसके बाद जितना कानून आप बनाने चाहते हैं आप वो स्टेट को बोलिए, वो लोग करेंगे। सर ये जो कानून लाया, 2-3 चीज इसमें है कि पंचायत और पौर निगम में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लाया गया। ये एज सच इस पे कोई विरोध नहीं हो सकता, आप करिए, लेकिन मूलभूत सवाल को छोड़ के ये छोटा मोटा सवाल पर मत फंसिए। फिर म्यूनिसिपैलिटी में ओबीसी का संरक्षण दिया जाएगा। तीसरी बात है, वहां पर कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान नहीं था, वहां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हुआ करता था। तो अभी ये अमेंडमेंट से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बन रहा है। वही चुनाव जो नीचे स्तर का चुनाव है पंचायत या पौर निगम में, वो चलाएंगे। और उनको पावर क्या होगा, ये भी ये नया कानून में दिया गया कि राज्य में सब पंचायत और पौर निगम का चुनाव ये स्टेट इलेक्शन कमीशन चलाएंगे। और ये भी बताया गया, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हटा सकते थे स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। अभी कानून क्या हुआ कि हाई कोर्ट का जज को जिस ढंग से हटाया जाता है, वैसे ही केवल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। इस पे भी कोई आपत्ति का बात नहीं है। सब स्टेट में तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये पावर है और उनको हटाना भी उतना ही मुश्किल है जैसा इम्पीचमेंट होता है हाई कोर्ट जज का, वैसे ही उनको हटाया जाए। लेकिन मैं आज कहने चाहता हूं, यहाँ अमित शाह जी मौजूद नहीं है, कहाँ कहाँ चले जाते पता भी नहीं। नाम उनके है कि वो कानून लाएंगे, अमित शाह टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड। कहाँ अमित शाह? एक नित्यानंद राय खड़ा हो जाता, एक अनावश्यक बात है, नहीं खड़ा। स्वागत है, अनावश्यक बात है, यू नो इट सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, सर ओके क्या लिखा है? ठीक है, जो लिखा है परमिट किया है ना। MOIs is piloting the bill। अरे ये तो no, it is non issue। Which MOIs? Now There are come to two the subject। MOIs sitting side Come by to the side। bill please। अमित शाह का 2 असिस्टेंट जी,
तीन साइड बाय साइड, एक को तो कोई पावर ही है नहीं, वो चुपचाप बैठा प्लीज हुआ है। कंप्लीट उसका कीजिए। नाम है निश्चित। मुझे लगता है आप अपनी बात कह चुके हैं, अपनी बात कह चुके नहीं हैं। हो, नहीं, आप नहीं, इतने सर, सम्मानित सदस्य हो के दो एक ऐसा बात कह रहे हो। ये सारे शब्द सर, दो एक बात करके खत्म कर दो। सर, मैं श्रीमती सुप्रिया सुले जी। सर, मुझे जी श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Now nothing is going on record. Saugatdar, nothing is going on record now. सुप्रिया सुले जी 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 सर प्लीज, अब प्लीज सुप्रिया जी बोलिए। कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है उनकी। हाँ जी sir, thank you very much. On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here in support of this Panchayat Raj bill, sir. As I support this bill, there are few questions I would like to ask the honorable government. I seek clarifications from the government that I appreciate you're trying to do a lot of good things, is what I hear from what you're saying for Jammu and Kashmir. I want to ask pointed questions to this government, that the Panchayat Raj was brought in by the late Prime Minister Rajiv Gandhi ji for decentralization of power, which is a good thing. Power must be decentralized. But the question is, Jammu Kashmir today, the people demand two things. One is statehood and one is state elections. Can they give us a timeline and an answer with a date, not just something vague? Because n number of times Shri Amit Shah ji had committed to this house, to the nation and to the people of Jammu Kashmir and Ladakh that they will take elections within the next 1 year. एक साल सर हो चुका है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप जो उनकी स्टेटहुड की डिमांड है वो कब देंगे? दूसरी, इलेक्शन कब लेंगे? तारीख चाहिए. वी डोंट वांट अ वेग आंसर. 3 महीने के अंदर लेंगे वो भी चलेगा. आप तारीख आप नहीं दे सकते, मुझे पता है इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन आप टाइमलाइन तो दे सकते, इतना तो कर सकते आप. उसके बाद सर, इवन लद्दाख इज डिमांडिंग a legislature. So will they give a legislation? They also demand it. So what is the plan of this government, sir? And I want to ask one more question to this government, that ये OBC में करेंगे, अच्छी बात है. We all support it. Maharashtra right now, sir, is going through the most difficult issue of reservations. भले मराठा हो, धनगर हो, लिंगायत हो, मुस्लिम हो, हमारे VJNT हो. सर, दिस गवर्नमेंट पीस बाय पीस मील ब्रिंग्स रिजर्वेशन. इसके बाद भी हम लोग बैठने वाले फिर वो ST SC का बिल लेने के लिए जम्मू कश्मीर का. सो व्हाट इज दिस गवर्नमेंट्स क्लियर स्टैंड ऑन ST SC एंड OBC? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग दैट सेम. महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है सर, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, VJNT, बामटाग, टकारी, रामोशी समाज सब मांग रहे. तो इस सरकार का एक नियम जम्मू कश्मीर के लिए पीस बाय पीस मील लाते हैं और महाराष्ट्र में कुछ निर्णय हो रहा है. सो व्हाई डज दिस गवर्नमेंट एक पॉलिसी देश के लिए लाए जहां OBC हो, ST SC जो भी आरक्षण दे, इस पे क्लियर पूरा सब सब्जेक्ट साथ में लाए, तो देश में अच्छे से चर्चा हो सकती है और ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड सर, टू गिव OBC आरक्षण, देयर इज अ कंडीशन. महाराष्ट्र में भी अभी लिटिगेशन हो रहा है सर. महाराष्ट्र में जो इनके साथ है अभी भुजबल साहब, उन्होंने उनका ही एजिटेशन चल रहा है OBC के लिए अभी. उसमें उन्होंने ट्रिपल टेस्ट का जो इश्यू है सर, आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर. ट्रिपल टेस्ट में 3 चीजें लगती है सर. 1 is a dedicated commission to examine the backwardness, 2 determine the size of the quota, and 3 these reservation combined with SC ST quota should not go over 50%. तो ये ट्रिपल टेस्ट जो है, इसके बारे में इस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, आर दे रेडी विथ ऑल दिस? नहीं तो यहाँ से हम पास करके भेजेंगे, फील्ड पे कुछ नहीं होगा. क्योंकि महाराष्ट्र में 2-2.5 साल से सर एक इलेक्शन हुआ है, ना पंचायत का हुआ है, ना जिला परिषद का हुआ है, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ है सर. बिकॉज ऑल दिस इज ऑल ग्रे. कोई कोर्ट में चला गया है. एंड अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र विच नीड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से काम नहीं होते सर. आज नगर सेवक चाहिए, आम आदमी कहाँ जाए? जिला परिषद का मेंबर चाहिए, लेकिन इलेक्शन रुके पड़े हैं महाराष्ट्र में. सो वी डोंट वांट जो महाराष्ट्र में हुआ वो जम्मू कश्मीर में ना हो, इसलिए मैं सिर्फ सुझाव दे रही हूँ. और जैसे आप जम्मू कश्मीर में करेंगे वैसे प्लीज महाराष्ट्र में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, 3-3 लोग, 200 MLA है, फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहा है.
तो मेरी आपको विनती है कि ये आपका ट्रिपल इंजन का जो सरकार है वो इलेक्शन में कुछ करे। इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट। ट्रिपल इंजन का खोके सा का सरकार, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे खोका नहीं कहूंगी। बट आई सीरियसली रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट फॉर इलेक्शन डे, statehood, and for demand for this triple test, how they are going to resolve. We support it, but with all these seeking these clarifications, sir. Thank you. श्री प्रताप राम यादव जी। जी, मैं अपनी शिवसेना पार्टी की तरफ से जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 के समर्थन में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर धन्यवाद दूंगा कि अभी तक जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से आज आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय सुनिश्चित होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, अब तक की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व से वंचित रखा था। वैसे तो विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस पार्टी, अन्य पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत में यह यथार्थ बहुत से परे है। इन लोगों ने गरीबों को गरीब रखने में और पिछड़े को पिछड़ा रखने में अपना फायदा समझा। कांग्रेस ने ना गरीबी मिटाने के बड़े वायदे किए, बड़े नारे लगाए, ना गरीबी हटी, ना पिछड़े वर्गों को वहां पर न्याय मिला। अध्यक्ष महोदय, केंद्र में सबसे लंबे समय तक सरकार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने अभी भी ओबीसी की चिंता नहीं की। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेलकर के साथ जो व्यवहार किया था, वही व्यवहार बाद में भी दोहराता गया। इंदिरा जी गांधी और राजीव जी गांधी द्वारा मंडल आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। हालांकि नेहरू जी ने कालेलकर समिति के प्रस्ताव को अनाप शनाप तरीके से कूड़ेदान में फेंक दिया था। बीजेपी समर्थित जब यूपी सरकार केंद्र में स्थापित हुई, उसी समय मंडल आयोग लागू किया गया, जिसका राजीव जी गांधी और कांग्रेस के लोगों ने संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह पूरे जोर से विरोध किया। यह स्पष्ट और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, पार्टी की पक्षपाती और ओबीसी विरोधी मानसिकता ने उसे ओबीसी समुदाय को मजबूत करने से रोका। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय में एनडीए सरकार सत्ता में आई है, तब से गरीबों को उत्थान में वृद्धि हुई और सत्ता में एससी, एसटी और ओबीसी की भागीदारी भी बहुत बढ़ गई है। अध्यक्ष जी, इस विधेयक से जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग के अलावा भविष्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बजाय राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित होंगे, जिससे चुनाव करने में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और निष्पक्ष तरह से चुनाव वहां पर होंगे। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ओबीसी के लिए बड़े कदम उठाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना मौजूदा सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है। संविधान 123वां संशोधन विधेयक बनाकर संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया है। यह बिल संसद में सर्वसम्मति से पारित हो गया है। एनसीबीसी के पास अब सिविल कोर्ट की शक्तियां है और इसमें शामिल लोगों को बुलाना और शपथ पर उनकी जांच करना, किसी दस्तावेज का सार्वजनिक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता, साक्ष्य प्राप्त करना। एनसीबीसी को अब पिछड़ी जातियों की स्थिति का अध्ययन करने का अधिकार है। यह अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की भी जांच कर सकता है और ऐसे वर्गों को सामाजिक आर्थिक विकास पर सलाह दे सकता है और सिफारिशें कर सकता है। अब इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान दर्जा मिल गया है। अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि जैसे कि पहले बताया गया है कि महाराष्ट्र में भी अभी ओबीसी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अभी जो महाराष्ट्र में अभी मराठा आंदोलन के चलते हुए 57 लाख लोगों को कुंभी का सर्टिफिकेट देने के लिए उनके रिकॉर्ड में उनका निकला है। वो लोग को कुंभी सर्टिफिकेट वहां पर मिलने वाला है। तो ये बहुत दिन से अपने संसद में भी जाति न्याय जनगणना की मांग हो रही है। अगर ये ओबीसी की भी अगर जांच वहां पर होगी, जनगणना अभी 26-27 में होने वाली जनगणना में इनकी भी अगर जनगणना की जाएंगी तो जो स्टेट में ओबीसी ज्यादा होंगे वो स्टेट को ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा, जो स्टेट में कम होंगे उनका थोड़ा कम कर दिया जाएगा। लेकिन ये जनगणना करने की आवश्यकता है। जैसे कि आज हमारे महाराष्ट्र में कोली समाज, धनगर समाज, लिंगायत समाज और बहुत सारे समाज के अलग अलग वर्गों में आरक्षण देने के लिए वहां पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन वहां पर हो रहे हैं। मेरी सरकार से ये सुझाव है कि ये जो हमारा आयोग पिछड़ा वर्ग का जो आयोग बनाया है उनके माध्यम से सभी कोली, धनगर, लिंगायत और जो भी लोग वो चाहते हैं कि उनकी के माध्यम से जांच करके वो अगर सभी कोई एसटी में जा सकता है तो उनको एसटी का आरक्षण मिलना चाहिए, कोई एससी में जा सकता है उनको एससी का आरक्षण मिलना चाहिए, और जो कोई ओबीसी में आ सकता है तो उनको ओबीसी में भी आने का प्रावधान उसमें होना चाहिए। लेकिन ये सर्वोच्च हमारे केंद्र सरकार ने ये महाराष्ट्र राज्य के लोगों को निर्देश देने की आवश्यकता है। और जो अभी यहाँ पर आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहे हैं तो उसका वो कम करने के लिए और वो लोगों की जो न्याय मांग है वो मांग को उचित ठहराने के लिए यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से उन्हीं सभी समाजों की जांच करके अगर वो है तो उनको तुरंत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इस बिल का मैं यहाँ पर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। बढ़िया बढ़िया। जम्मू कश्मीर पंचायती राज नगरपालिका और नगर निगम 2020-21 के संशोधन करने वाले विधेयक पर मैं समर्थन करता हूं। और यह आज का जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को बधाई और धन्यवाद देता हूं। जम्मू कश्मीर में आज़ादी के करीब 75 साल हो गए, आज तक ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस बिल को लाया है। मैं इसके लिए सरकार के मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि ओबीसी जिस तरीके से बिहार में भी लागू है पंचायती राज में, नगरपालिका में, उसी व्यवस्था में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का प्रावधान है। मेरा तो अनुरोध था कि इसको 50% करना चाहिए। जो महिलाएं शोषित हैं, पीड़ित हैं, ओबीसी में हैं, उनको यह लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी लाभ मिलेगा और विकास में भी चार चांद लगेगा। आज सरकार को मैं बधाई देता हूं कि महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण लाए हैं, इसको बिहार के ही तर्ज पर और बढ़ाने की आवश्यकता थी। और जिस तरीके से महिला आयोग देश में है, वहां भी राज्य में महिला आयोग बनना चाहिए जिससे कि महिलाओं को लाभ हो। और पिछड़ा आयोग भी जिस तरीके से हमारे देश में बना है, वहां भी पिछड़ा आयोग हो तो निश्चित रूप से ओबीसी वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए आज जो ऐतिहासिक दिन है, इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। माननीय सभापति जी, आपने जम्मू कश्मीर के पंचायतों में निकाय चुनाव में ओबीसी समाज के लोगों के आरक्षण के लिए आज ये जो बिल लाया गया है, माननीय गृह मंत्रालय के द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उन्होंने 2014 में ही कहा था सबका साथ सबका विकास। उसी पद्धति के तहत हर जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी को लोकतंत्र कहते हैं सर। और उसी लोकतंत्र की बात को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी समाज को
जम्मू कश्मीर में उस समाज को 1.5 करोड़ की आबादी में जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, जहां 3 परिवार केवल जम्मू कश्मीर पर आधिपत्य जमाए बैठे थे और 3 परिवारों की बपौती के कारण वो लोग अपने आप को ये समझते थे कि जीवन के अंदर वो आज भी 47 में भारत हो गया, लेकिन वो गुलामी जैसी पद्धति के कारण जीवन जी रहे थे। सर, मेरे अनुसार तो लगता है कि ऐसी समाज को तो वोट डालने का अधिकार भी जम्मू कश्मीर में नहीं था धारा 370 हटने से पहले। जो किसी देश के नागरिक हैं, इनको याद करना चाहिए जोगेंद्र मंडल की बात 1947 में जब देश का पार्टीशन हुआ था, वो जिन्ना के साथ एक रहते और पाकिस्तान की आबादी 23% थी उस टाइम हिंदुओं की, जो आज घटकर 1.5% रह गई सर। तो उसके पीछे उस समाज को उनके हकूक, उनके अधिकारों से वंचित रखना एक केवल देश को बपौती समझकर राज करने की मानसिकता थी। आज जम्मू कश्मीर की जो जमहूरियत है, उनकी मेहरबानी पर जो जीने को मजबूर हुआ करती थी, उसके पीछे मैं कुछ आंकड़े आपके सामने सर रखना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का धारा 370-19 के बाद लगने के बाद, हटने के बाद धारा 370 के मसूदी साहब बैठे हैं, वो सुनेंगे तो बढ़िया रहेंगे। बड़े अच्छे शब्द बोले थे, अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे थे जब उनको जो सूट करती थी। सर 58 प्रोजेक्ट पिछले 5 साल में वहां पर लागू किए गए, जो 32 कंप्लीट हो गए। 2019 से 24 के बीच में जो 5300 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज अगर कहीं बना है तो जम्मू कश्मीर के अंदर बना है और मोदी जी के नेतृत्व में बना है। सर, एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल अगर कहीं बनी है तो उधमपुर में जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा सरमौर है, हमारा ताज है और हमारे भारत की पहचान रही है, जिसकी खूबसूरती को पिछले 50 साल में वोट के कारण बर्बाद करने का काम किया गया खानदान के द्वारा, परिवार के द्वारा। 3 परिवारों का लालन पोषण करके उनके साथ मिलके। अगर मैं हाईवे रोड की बात करूं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 17,601 किलोमीटर सड़कें बनी है, जिनमें 2074 जगहों को कनेक्टिविटी दी गई है। सर 2021-22 में जम्मू कश्मीर ने देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने का जो रिकॉर्ड हुआ है, जम्मू कश्मीर में 6,450 किलोमीटर सड़क पूरे राज्यों में कहीं नहीं बनी है। जो भी दादा चले गए स्वागत राय जी, 170 नए ब्रिज बनने का काम पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में वो हुआ है। न्यू बेनियल टनल एंड चेन्नई टनल जो बनी है, वहां पर चेन्नई टनल जो बनाने का काम हुआ है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला 272 किलोमीटर लास्ट फेज चल रहा है सर, वो कंप्लीट होने जा रहा है। NH48 हाईवे का लास्ट फेज चल रहा है, जो कि 6 फेज में बांटा गया था, जिसके 4 फेज जो माननीय सभापति जी कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में दिल्ली से वैष्णो देवी 670 किलोमीटर 37,524 करोड़ की लागत से, अमरनाथ का 5,300 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का एक रोड बना है। जम्मू श्रीनगर हाईवे 3127 करोड़ लागत की लागत से 8-10 घंटे लगा करते थे, जहाँ 4 से 5 घंटे अब लगते हैं। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, जिन युवाओं के हाथ में 500,000 रुपए पकड़ाकर और पत्थर फेंकने का काम स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाता था। 2 एम्स पूरे देश में अगर छोटे से यूटी में अगर कहीं बने तो 2 एम्स जम्मू कश्मीर में वहां की जमहूरियत के लिए बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। कश्मीर के लोगों को, उनके बच्चों को मेडिकल में, कॉलेज में वो डॉक्टर बन सके, 7 मेडिकल कॉलेज, 28 BCS नर्सिंग कॉलेज, इसी प्रकार से सर 2 कैंसर के इंस्टीट्यूट, 50 नए डिग्री कॉलेज, IIT IIM कॉलेज चालू कर दिए गए हैं। इंटरनल फ्लाइट वो देश के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से चालू हो गई है सर, जहां के लिए G20 की मीटिंग के 2 वहां पर कार्यक्रम हुए, जहां जम्मू कश्मीर में लाल चौक के ऊपर कैसी कहानी क्या कही जाती थी वो किसे छुपी हुई है सर। इससे आगे सर मैं आना चाहता हूं, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ की आबादी है और 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक एक पिछले 3 साल के अंदर वहां गए सर, जो वहां के लोगों को रोजगार दिए और वहां के लोग अच्छा जीवन जीने को अब अच्छा जीवन जी रहे। PM आवास योजना में सर 50,000 गरीब लोगों को, जो 50 साल तक जम्मू कश्मीर की आजादी के बाद भी वहां पर लोग कच्चे घरों में रहते थे, 50,000 लोगों को पक्के मकान देने का काम किया। 370 हटने के बाद वहां पर सर अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर और देश के और अपोजिशन के लोगों के सामने भी, जहां 30 साल से सिनेमा और थिएटर बंद पड़े हुए थे सर, 100 से ज्यादा शोज वहां चलाए जाते, आज 30 सालों में थिएटर बनते हैं, लोग फिल्म देख रहे हैं लोग। अब मैं अगर आगे आना चाहूं सर, अभी सुप्रिया जी केजरीवाल की बहन लगती है, पत्थर फेंकती है, भाग जाती है। अगर वो यहाँ होती तो मैं उनको बताता। मसूदी साहब सुन रहे हैं, दादा साहब आप भी सुन लीजिए, 2004 से 14 के बीच में 7,217 अटैक हुए थे 10 साल में।
जब कांग्रेस की और मसूदी साहब आप लोगों की सरकारें चला करती थी। लास्ट 10 साल में केवल 2000 अटैक हुए हैं सर, 2000 टेररिस्टों के। और अगर 70% रिडक्शन हुआ है टेररिस्ट के अंदर, तो वो 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की सोच के कारण हुए सर, वहां लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के कारण में। अगर सिक्योरिटी पर्सन की बात करूं, 30 जवान शहीद हो गए, 20 जवान शहीद हो गए सर। 2004 से 14 के बीच में 2800 जवान मारे गए थे 10 साल में, 2830 की गिनती गाकर, क्योंकि जो बच्चा 10 साल पहले 10 साल का था वो 20 साल का हो गया, वो तो यही समझेगा भी 30 लोग मर रहे हैं। लेकिन 2800 लोग पिछले 10 साल में मारे गए थे। और पिछले 10 साल के अंदर सिविलियन और फोर्स के सारे लगा के केवल नहीं होनी चाहिए थी, शर्मनाक है। 891 सर, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए आप। कुछ लोगों को ये जानकारी रहनी चाहिए। ये लोग अपने ट्विटर हैंडल कहीं से बोलते होंगे, देश गुमराह होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में क्या हो रहा है सर। पत्थर मारने की घटना 2010 में 2654 थी सर, 2654। और 370 हटने के बाद 4 पत्थर मारने की घटना हुई है सर। मसूदी साहब 4, वो तुम्हारे चेले कहां चले गए, पूछिए उनसे अब। इसीलिए सिटीजन ऑफ वैलीज में 6235 लोगों की मृत्यु हुई थी 10 साल के अंदर सर, जो अब 2023 में एक भी ऐसे सिविलियन की मृत्यु आतंकवादियों के द्वारा नहीं हुई है। घुसपैठ की कोशिश 2014 से पहले 489 हुई थी सर, अब 48 हो गई है सर, कुल 48 रही है सर। वो भी धीरे धीरे बॉर्डर से, अब गोविंदपुरी में भी, कालकाजी में भी, दिल्ली में भी, निजामुद्दीन में, बंबई में बम ब्लास्ट होते थे। आज वहां से आतंकवादी घुसपैठ को जो आप परमिट दिया करते थे मसूदी साहब, उनके परमिट बंद हो गए हैं इस कांग्रेस के सहयोग से। जो आप परमिट देते थे वो हिंदुस्तान में आने बंद हो गए हैं, बम ब्लास्ट करने वाले। और आज वहां 2014 से पहले अब एक भी ऐसा केस नहीं है। अब तक एनआईए के द्वारा कुल, क्योंकि इनके रिश्तेदार थे, वो तो सब इनके चाहने वाले थे, इनकी शय पर चलते थे। 2000 एनआईए में 229 लोग केवल गिरफ्तार हुए थे सर 10 साल में। क्या रिश्तेदारी थी, पूछना चाहता हूं। और 150 के उस स्टेट के अंदर अब उनकी स्टेट काबू की गई है संपत्तियां, और 134 बैंक अकाउंट करके 100 करोड़ रुपए उनसे जब्त किए गए आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों के माध्यम से। इसीलिए यहां जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के लिए आज अमेंडमेंट लाया जा रहा है, मैं देश के गृह मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन 1 मिनट में बात सर, सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी साहब ने उच्च वर्गीय के लोगों को 10% आरक्षण दिया, प्रचार किया इन्होंने पिछले 10 साल में, एससी खत्म कर देंगे, एससी एसटी कोटा खत्म कर देंगे, उनको छेड़े बिगर देश के प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब उच्च वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया है। वहां 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन गुज्जर बकरवाल है सर, उनके पास एसटी का आरक्षण है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है सर। अब वो ऊपर आने हुए बीडीसी टीडीसी के अंदर आज उनको मेंबर बनने का मौका मिला है। तो मसूदी साहब 370 हटने के बाद मिला है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो मेंबर है। आज से पहले कभी आप उनको आरक्षण देकर उनको बराबरी का हक नहीं दिया था। आप उस राज्य को अपनी बपौती समझकर उनसे नौकर की तरह व्यवहार करके काम कराते थे, शोषण किया करते थे सर। अभी जो एसटी का आरक्षण दिया जा रहा है, हम पहाड़ियों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। मेरा एक सुझाव है कि उनके आरक्षण में कटौती के बगैर, एजुकेशन है नहीं, शेड्यूल कास्ट में भी एजुकेशन जो जातियां नहीं है उनको उसका आरक्षण नहीं मिल पाया था, कुछ वर्ग ले पाए थे जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। पहाड़ी लोगों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन गुज्जर बकरवाल के आरक्षण को उसको छेड़े बगैर और व्यवस्था करने के बाद बढ़ाकर आरक्षण की व्यवस्था हो, ये निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कलानिधि जी। Thank you very much for giving me an opportunity to speak on this Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024, sir. Sir, I think India is probably the only country where people are discriminated at birth, sir. So for several centuries, people have been discriminated from the time of their birth. You will be able to say that this particular community is not going to be ever growing up in life. These people have to be, they were oppressed to such an extent where we had the horrible crime of untouchability being practiced in this country, sir. So it took several great leaders to be able to bring in a law, and our Baba Sahib Ambedkar, he brought in a law where he said that untouchability is a crime and it should not be practiced. But despite that, we have to acknowledge that in several parts of India, this crime of untouchability is still in vogue, sir. So to bring that down, I think the appropriate way is to empower those people, sir. To empower those people only, we have reservations in elected bodies, sir, like MLAs, MPs, and even in local bodies. So we are trying to bring in these kind of empowerment of those people who have been oppressed for several centuries. And
Rajiv Gandhi, he was the one who wanted to give powers, decentralize the powers and give it to the local bodies, and he brought in this Panchayati Raj. So today this government is talking about the local bodies in Jammu and Kashmir, where they want to empower the OBCs over there. Sir, I commend this government for that, sir. It is a very great move, but the problem is, for several hundreds of years, these people have been put down, and now since 1947, for 75 years only, we have this policy of reservation where we have encouraged the downtrodden people to be growing up in life. But in this process, we do not have a clue about what has happened with this reservation policy. For 75 years, we have been giving reservations to several communities. If you look at OBCs, it is not just 2 or 3 communities, sir. There are hundreds of communities which fall within that OBC community. And to understand the effects of reservation, unless we have a caste-based census, we will not be able to find out which particular communities have developed and benefited out of this, and which particular communities are still being oppressed or still behind, where they also have to be brought up in this society, sir. So if you want to recollect, Tamil Nadu was one of the states first to have the highest number of reservations. So we have 69% reservation, and we feel that proportionate representation, proportionate reservation is necessary, sir. So we have to first identify what are all the communities. When we say there is a reservation for OBCs, I feel that we should also have a reservation within the OBCs for several communities, sir. And also the government of India has a creamy layer concept, sir. They say that if one generation has developed, is a graduate, his son is not eligible. So you have to understand these communities have been oppressed for hundreds of years, after being, if not thousands of years, sir. For thousands of years, they are oppressed, and you're saying that one particular family has grown, so that particular family should not be benefiting out of this. So I would suggest that this government have a creamy layer, but you say that those who are not from the creamy layer will be given the first preference, and that reservation quota should be reserved for those people, even if they are from the creamy layer, it should be provided to them, sir. Sir, I also want to know, say that the railways recruitment, in the railway recruitment, they, to overcome this reservation policy, they have 2 exams, sir. Dilbari boliye. Sir, these are the points which are being raised regarding this. You are talking about empowering OBCs. So in this OBCs, if you want to really have the reservation happening to the people who deserve it, we need to have a caste-based census. So my question to this government is, and also when we talk about Jammu and Kashmir, in 2019, when Jammu and Kashmir was, Article 370 was abrogated, we opposed it, not because Jammu and Kashmir should be treated separately. We feel that India is more of a continent where we have several regions speaking different languages, and we have our own cultural identities. Saying that we are one nation is great. We are all a part of a nation. If you talk about Tamil Nadu, we will say that we are Tamils first and Indians next. But within Tamil Nadu, if you come, you go to Madurai, the person from Madurai will say, I am a Madurai person first and then only a Tamil. So these are certain identities which we are living with, and that identity should be respected, sir. When we say that Article 370 abrogation, when we opposed it, we are saying that each and every state in this country, irrespective of whichever state, sir, be it UP, be it Tamil Nadu, be it Kerala, we should have our freedom and independence to run the way, our people, the way we are wanting it, sir. Thank you. You cannot say that we can have one concept of one nation and say that every state in this country should be following that concept, sir. Sir, so I would like to end by asking, first, you give back Jammu and Kashmir statehood, and then let the people over there decide about this. And as a country, what you could do is probably have a caste-based census, sir. If the state governments do it, Bihar has done that, but that is only called as a survey, and it will not be officially acknowledged, sir. So I would like to ask this government whether a caste-based census is in their agenda or not. Thank you very much. Shri Arvind Sawant ji. Not. श्रीमती नवनीत राणा जी, 2-2 मिनट में कृपा करके अपनी बात पूरी कीजिए, प्लीज जी। अध्यक्ष महोदय, आपका इट्स एनफ, 2 मिनट्स एनफ जी सर। 2 मिनट भी बहुत है, हो जाएगा। हम तो संतुष्ट रखने वाले लोगों में से हैं। जी जी। मैं अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। द जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज अमेंडमेंट 2024, सर अभी हमारे काफी सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी,
हर बात पे विरोध करना, और जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थिति ये देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखी है सर। जब हम पिछली बार गए थे वहां पर तो लोगों ने पूछा आप हिंदुस्तान से हैं, और अब जब मैं रिसेंटली जाके आई हूं तो अब कहते हैं कि जो बिल हटाकर 370 हटाकर हम जम्मू कश्मीरियन लोगों को जो न्याय देने का काम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। नहीं तो आज तक जितने भी लोग जम्मू और कश्मीर पे राज कर रहे थे वो अपने परिवारों के लिए काम कर रहे थे, ना कि कश्मीरियों के लिए काम कर रहे थे। तो आज जो सरकार ने हर अमेंडमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए ला रहे हैं, आज वहां पे G20 के माध्यम से जो विकास होना था, जो मार्केट होनी चाहिए थी, जो विजिटर्स लोगों के लिए, टूर्स करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी, वहां पर A to Z जो काम होना चाहिए था उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। और ये हमारी बातें नहीं है, हम रहते हैं महाराष्ट्र में सर, जब हम वहां जाते हैं लोकल लोगों से जब बात करते हैं उनकी भावनाएं क्या है हमारे प्रति, और जो 370 हटने के बाद जो काम होना चाहिए था उस पर किस तरीके से काम हुआ है, बेरोजगारी पे जो काम हो रहा है उसके लिए जो ग्राउंडेड लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जब उनसे बात की तो उनका एक ही शब्द था, ये तो अपोजिशन के लोग, हमारे काका ने कहा कि जो जिस हालत में उसे जम्मू कश्मीर पे रहने दो। अरे हालत पे छोड़ दिया तो आप जैसे नहीं हो जाएगी ये सरकार। मोदी जी का कहना है कि हम अपने कामों पे विश्वास रखकर लोगों को न्याय देने के लिए काम करते हैं, और वो ही न्याय जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई दे रहा है सर। ग्राउंड लेवल पे जाकर जब आप आम लोगों से बात करते हैं, हर बिल के अमेंडमेंट होने के बाद उनमें एक विश्वास जागता है आने वाले समय में हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारा जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरियन आगे बढ़ेगा। इस पे जो काम करते हैं, मुझे लगता है विरोध पे विरोधियों को चश्मा पहनना कम कर दीजिए या तो हटा दीजिए, सिर्फ विरोध करना है। अमित शाह जी अगर कोई बिल लेके आते हैं तो मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर को आगे बढ़ाने वाला बिल अमेंडमेंट करने के लिए वो लेके आए, और हमारी पूरी इच्छा है सर, जम्मू कश्मीर ये हमारा देश का अंग है, ये सिर्फ ऑपोजिशन का चश्मा पहन के बैठे हैं। इनको विनंती है कि इस देश को आगे बढ़ाना है तो अपने आंखों में जो ऑपोजिशन का चश्मा लगा है वो हटा के जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीरियन को मदद करने का काम इन लोगों के तरफ से भी होना चाहिए। जैसी आंखें रहेगी वैसे ही जग दिखेगा। इनकी आंखों में अगर दोष होगा तो इन्हें कोई भी अमेंडमेंट में, कोई भी बिल में कहीं पर भी सुधार नहीं दिखेगा। तो मैं बोलती हूँ अमित शाह जी, जिस तरीके से उनके पूरे मंत्री हमारे यहाँ पर बैठे हैं और जो एक एक अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर के फायदे के लिए और उनके लोगों के लिए, ना कि खुद के परिवार के लिए ला रहे हैं, तो मुझे लगता है वी ऑल, हम आप लोगों के ये बिल के साथ हैं, सपोर्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर भी हमारे देश के जैसा प्रगति करना चाहिए। आने वाले समय में वो भी हमारे देश का एक सबसे बड़ा क्षेत्र बनना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से बहुत अभिनंदन करती हूँ। श्री थैंक यू सो मच। प्रेमचंद्रन जी। Sir, so thank you very much, sir, for giving this chance to take part in the discussion on the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024. Sir, this bill, in principle, I agree and I support the bill. In providing the reservation to other backward classes, in principle, we fully agree with it. So the bill is introduced and piloted in this House by virtue of Article 243D, Clause 6 of the Constitution of India. Sir, I would like to, technically there is no wrong in piloting the bill, in introducing the bill. We have no apprehension, we have no reservation on this. But if you examine 243D, Clause 6 of the Constitution of India, nothing in this part shall prevent the legislature of a state from making any provision for reservation of seats in panchayat or offices of chairpersons in the panchayat at any level in favor of backward class of citizens. So it's very, what is the spirit of the Constitution is the legislature of a state. Yes, technically you are correct, since the legislature is dissolved and since it has become a union territory, the parliament is having ample authority, absolute authorities with the parliament to make laws for the union territories. But the spirit of the legislation is entirely different. It is to be by the state legislature. Sir, it is the state legislature is the will of the people of the particular state. And that is why at the time of repeal of Article 370,
The Honorable Home Minister has assured this House that statehood will be brought back to the state of Jammu and Kashmir at the earliest, not less than, not beyond 1 year, within 1 year. Sir, what has happened subsequent to the repeal of Article 370 or dividing the state of Jammu and Kashmir into two union territories? That has never happened in the history of independent history of India. This is the first time in Indian history a state is being divided into two union territories. A state might have divided into different states, but this is the first time in the constitutional history and the independent history of India, first time a state is divided into two union territories against the whim and fancy of the people of Jammu and Kashmir. And so far, no election is held. The statehood is not being brought back. In such a situation, you are coming with the laws. That is a law which is providing reservation to other backward communities or other backward classes of the people in the state of Jammu and Kashmir. It is not fair on the part of the parliament to make a law. Let the assembly, let the statehood be brought back and the assembly be reinstated so that the assembly can very well provide the reservation to the people belonging to the other backward classes in the state of Jammu and Kashmir. Sir, at this juncture, I would like to say one more thing, that is regarding the technically it is fully okay, but in principally it is not fair on the part of the government in coming with such a bill. And another issue I would like, not issue, sir, we have to remember 73rd and 74th constitutional amendment. The then Prime Minister Sri P.V. Narasimha Rao, during his time, this has been piloted and passed, and at the time of Rajiv Gandhi, once tried and failed. And this is a revolutionary change took place in the country regarding decentralization of the power, empowering the local bodies. Definitely the Jammu Kashmir local bodies have to be empowered, election has to be held, reservation has to be provided, but at the same time, the assurances made by the Honorable Home Minister in this August House have to be complied at the earliest. And also rightly, Supriya Suleji has said, when the statehood will be brought back or when the election will be held, kindly give an assurance to this August House so that the people will be satisfied with that. With these words, I conclude. Thank you very much. Shri Ventilingam ji, 2 minutes only, please. Namaskar, sir. Actually, the Union Territory with the Assembly is only three: Pondicherry, New Delhi, and Jammu and Kashmir. The nature of two assemblies, particularly Pondicherry and Jammu and Kashmir, having the same nature, I want to express my problems in Pondicherry compared with JNK. There is no finance commission, devolution of funds to the local bodies. It is not attached with the Central Finance Commission also. My humble suggestion, the Finance Commission should be constituted for the state union territory of Jammu and Kashmir. Then only they can get, the local bodies will get funds. Otherwise, there is no meaning of local bodies. We have the same experience in Pondicherry. Without funds, the local bodies cannot function. And there is no devolution of powers. So this is the problem of the union territory. And there is no constitutional commitment for the Finance Commission for the union territories. It is not a statutory body. So I humbly request the Home Minister to constitute the Finance Commission, the State Finance Commission. Then only the local bodies will get the fund. And the devolution of powers to the concerned local bodies should be done by the state government, particularly by the union territories. It is not taken place because union territory controlled by the Lieutenant Governor. So the Lieutenant Governor will not delegate the powers to the local bodies. This is the second point. So the Lieutenant Governor should delegate all the powers concerned to the local bodies. Then only the meaning of the local bodies will be taken place. Thank you. And you can see in Pondicherry, the local body leaders, they are only the social status. There is no commitment for them. This is a major problem for the local bodies in the union territory. Thank you, sir. Thank you. Shri Sunil Kumar ji. धन्यवाद सभापति महोदय। जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989
जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधानों के संविधान के प्रावधानों के साथ सुसंगत रूप से संशोधित करने का प्रयास करता है। विधेयक जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है, जो स्वागत योग्य है। इससे पिछड़ा समाज को उसका अधिकार प्राप्त होगा। विधेयक में कहा गया है कि भविष्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बजाय एक राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा। यह एक केंद्र सरकार की अच्छी पहल है, जिसका हम स्वागत करते हैं, जिससे स्थानीय निकाय का चुनाव सुलभ एवं निष्पक्ष होगा। विधेयक में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उनके कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा और राज्य चुनाव आयुक्त के सेवा की शर्तों में उनके कार्यकाल के बाद उनके लिए अहितकर बदलाव नहीं किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि इससे जम्मू कश्मीर का चुनाव निष्पक्ष होगा और यह राज्य के हित में है। इस बिल का हम अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन जी। Sir, in the wake of the passage of J&K Reservation Amendment Bill 2023 in Parliament last year, sir, it was necessitated to introduce the OBC reservation. So I think as a natural corollary of the passage of the bill, it is quite necessary to pass this bill. So I do not have any opposition to this bill in principle. There is no question of it. But I must suggest to peep into the time and space dimension of this legislative document. Sir, already Panchayat institution in Jammu and Kashmir has been suspended now because the आयु थे इनके 9 जनवरी तक इनकी आयु थी। 9 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत और नहीं बची। सर, हालात ऐसा हो गया, 5 साल से कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और खासकर जम्मू कश्मीर में पिछले 2014 साल से आज तक कोई इलेक्शन भी नहीं हुई। तो मतलब एक तरफ विधानसभा की इलेक्शन, दूसरी तरफ पंचायत और म्युनिसिपल सारे हैज बीन रिमेन्ड इन ए सस्पेंडेड एनिमेशन। आप जब ये 370 हटाए थे, आपका ये मकसद थी आपके कहने के मुताबिक कि हम जम्मू कश्मीर में और लोकतंत्र को ताकत देने के लिए ये कानून ला रहे हैं, ये हटा रहे हैं 370। तो देखिए आप कैसे ताकतवर किए हैं कि वहां कोई चुनाव ही नहीं होते हैं और बिना चुनाव पंचायत चलते हैं। आप उनको एक्सटेंशन दे सकते थे, क्योंकि मान लीजिए मोदी जी कल कह दिए कि 100 दिन के बाद सारे चुनाव की नतीजा आ जाएंगे, मतलब नया सरकार गठन होने के पहले चुनाव होना चाहिए। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्यों पहले चुनाव नहीं करा के आप इस तरीके की बिल लाते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, ये सब जानते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनकी ये स्पष्ट तरीके से जिन्होंने वादा किए हैं कि उन्होंने कास्ट सेंसर कराएंगे और 50% की जो रिजर्वेशन की जो मुद्दा, इसको हटाएंगे। तो मोदी जी और ये सरकार ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब कास्ट सेंसस की हम बात करते हैं तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारा कोई कास्ट ही नहीं है। ये 4 कास्ट उन्होंने बनाया, लेकिन बाकी कोई कास्ट नहीं है। तो ये कास्ट सेंसस कराना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार, हमारी नेता राहुल गांधी जी और खासकर कांग्रेस पार्टी की जो मांग, ये मांग को वो स्वीकार करे और कास्ट सेंसस करा के 50% जो रिजर्वेशन की जो लिमिट, इसको भी हटाने की कोशिश करे। ये भी हमारे मांग है। सर, ये घड़ियाली आंसू बहा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की पहले ये एक डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन में
government has simply been fiddling with the demographic composition of Jammu and Kashmir in order to score political brownie point. क्योंकि लेकिन सर चुनाव नहीं कराते, ये स्टेटूट नहीं वहां बहाल कराते, इस तरीके की आम लोगों को अपने अधिकार से वो वंचित रखते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की एक अधिकार है, ये ट्रायल ऑफ पॉपुलैरिटी है। और सारे जम्मू कश्मीर में सारे गांव वालों शंका में है कि उनकी तरक्की, उनकी जो सुविधा पंचायत की बदौलत मिलते थे, उसको क्या नतीजा होगी। ये हालात वहां पैदा हुए। सर ये बेकार ओबीसी की बात करते हैं, शेड्यूल का शेड्यूल टाइप की बात करते हैं, ये सारे नौटंकी है। आप झारखंड में देखिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरीके की जेल में भिजवाकर ये सरकार को खदेड़ने की कोशिश किए, सरकार को हटाने की कोशिश किए। सर माननीय मंत्री जी आप करें। महोदय, मैं बड़े धैर्य और गौर से सभी माननीय सदस्यों को सुन रहा था। मुझको तो आश्चर्य होता है कि एक तरफ ये लोग बिल जो ओबीसी के लिए पंचायती राज्यों में और नगर निकायों में जम्मू कश्मीर में लाया गया है, उसके समर्थन का नाटक कर रहे थे और बार बार उसको कहीं न कहीं घुमा रहे थे। मैं इनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से घुमाइए या जिस प्रकार से घूमिए, मैं जम्मू कश्मीर तक की बात कर रहा हूं, जहां भी जाइएगा हर जगह आपको मोदी 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 और मोदी का विकास ही मिलेगा, विकास ही मिलेगा। महोदय, एक तो जब ओबीसी वर्ग के एक माननीय सांसद देश, माननीय प्रधानमंत्री इस देश के बने हैं, तो इनको पैर से लेकर सर तक इन लोगों को दर्द हो रहा है। और वह आज भी परिलक्षित हुआ जब ओबीसी के हित में जम्मू कश्मीर से संबंधित यह बिल लाया गया, तो बार बार यह कुछ न कुछ अपने बातों से अस्पष्टता के साथ उसको एक तरह से इनकार करने का काम कर रहे थे। महोदय, यहाँ काफी सांसदों ने यहाँ जसवीर सिंह साहब से लेकर अधीर रंजन जी तक बोले। पहले भी कुछ संशोधन की बात यहाँ कही अभी गई थी कि पहले भी संशोधन हुए हैं। संशोधन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एसटी के लिए 9 सीटें सुरक्षित की गई। कश्मीरी विस्थापितों के 2 सदस्यों के नामांकन का प्रावधान है, जिसमें एक महिला होगी और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्ति भी होंगे, इसलिए कि यहाँ एसटी और महिलाओं के विषय में और कश्मीरी विस्थापितों के विषय में भी चिंता व्यक्त की गई। तो पहले जो इनके लिए जो लिए गए हैं निर्णय इस सदन में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के माध्यम से कमजोर और वंचित वर्गों की परिभाषा को अन्य वर्ग में बदल दिया गया। इस ऐतिहासिक बदलाव से स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को सक्षम करने के लिए एक और अग्रगणी विधेयक लाने में सक्षम है। महोदय, मैं आज यहाँ अपनी बहन चिंता अनुराधा जी यह कह रही थी कि यह ओबीसी विधेयक है और ओबीसी विधेयक ओबीसी की चिंता की गई है, तो आज इस देश के ओबीसी की चिंता यह सरकार करे, ऐसा कह रही थी। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ओबीसी के लिए मोदी जी की सरकार कितना प्रतिबद्ध है, कितना चिंतित है और उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए कितनी योजनाएं लाई है। मैं कुछ इसका उदाहरण देना चाहूंगा। महोदय, जब 2014 में सेंट्रल हॉल में जब माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, जब सरकार बन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पिछड़ों को समर्पित है।
महोदय, और उन्होंने इसको सिद्ध भी किया है। मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, पहली बार मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पहली बार ओबीसी समुदाय के हैं, जिसका प्रतिशत 35% होता है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, और संवैधानिक मान्यता प्रदान न होने से हमेशा पिछड़े वर्गों का आरक्षण संदेह के घेरे में था। पता नहीं किस समय किस ऑर्डर से उस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस समय ओबीसी के आरक्षण को बहुत मजबूती प्रदान हुई है। इन्होंने नहीं किया, इसको माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने की। ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत एमबीबीएस और एमडी के दाखिले में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और पहली बार किया। अब तक इन्होंने क्यों नहीं किया था? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण की सुविधा मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में, ये भी जानते हैं, बोलते नहीं, किए तो मोदी जी की सरकार ही, ये तो कुछ किए नहीं और अपनी हालत पर रो रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33% की वृद्धि हुई है महोदय, 33%। कुछ संस्थानों में भी, आईआईटी में ओबीसी के छात्रों की ट्यूशन फीस माफ कर दी गई। 1 लाख रुपए के आय तक के उन विद्यार्थियों को अब ट्यूशन फी नहीं लगेगा। नीट के परीक्षा में ओबीसी समुदाय के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आवंटन में ओबीसी को 27% का आरक्षण। ओबीसी उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत रियायती वित्त प्रदान करने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड पीएम यशस्वी के तहत ओबीसी छात्रों को वार्षिक 4,000 से 1,25,000 रुपए तक का वित्तीय सहायता। ओबीसी के छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के ऋण योजनाएं 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले ओबीसी के लिए 2023 में 2 लाख लाभार्थियों को 678 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। महोदय, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक है, उस पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल की गई। यह पहल सामूहिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश में समान अवसर सुनिश्चित करने और ओबीसी आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरक्षण नीति का पालन किया गया। वहां छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, छात्रावास की सुविधाएं दी गई। ओबीसी छात्रावासों का निर्माण कई स्थानों पर हुआ। अनपिछड़ा वर्ग बोर्ड, जम्मू कश्मीर के अनपिछड़ा वर्ग, अरे आप तो अपना भाषण दो। अनपिछड़ा वर्ग बोर्ड की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने अनपिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वहां उपराज्यपाल की अध्यक्षता में अनपिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए जम्मू कश्मीर में कई व्यवस्थाएं लागू की गई। एससी एसटी की भी चिंता की जा रही थी। एससी एसटी महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सभी को समानता और निष्पक्षता की गारंटी हुई। पहाड़ी समाज को भी 4% आरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गांव के निवासी को भी आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर को भी 10% का आरक्षण। सफाई कर्मी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्र बनाए गए। वृद्धा अवस्था, विधवा, दिव्यांगजन योजनाओं में 100% का लक्ष्य हासिल किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मसूदी साहब भी कह रहे थे कि 370 धारा हटने के बाद क्या परिवर्तन आया। कुछ परिवर्तन नहीं आया।
महोदय 2 मिनट का समय हम जरूर इस पर लेना चाहेंगे और उनको हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण बदलाव हुए। अनुच्छेद 370 के समाप्ति, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परिवर्तनकारी चरण सिद्ध हुआ है, जिससे विकास, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक आयामों में व्यापक परिवर्तन देखे गए। बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय सुधार, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण की क्षमता बढ़ी, सिंचाई परियोजनाएं, सड़क, रेल, हवाई, मैं आंकड़ा भी हमारे पास है लेकिन अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि संक्षिप्त किया जाए, मैं बता सकता हूं। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगार में प्रगति हुई है। आईटी पहलों, प्रौद्योगिकी एकीकरण और ऑनलाइन सेवाओं में अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है और पंचायती औद्योगिक विकास, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है। शैक्षणिक सुविधा और रोजगार के अवसरों, पर्यटनों का विकास और सामाजिक कल्याण हेतु सुनिश्चित किया गया। आप कह रहे थे घटनाएं बढ़ी है, मैं कह रहा हूं घटनाएं में काफी कमी हुई है। केंद्र सरकार की पहल, मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पर की शांति, सुरक्षा, विकास का जितना ख्याल किया गया, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर पर हमारा हमेशा आप लोगों ने अन्याय के रास्ते पर चलकर उसको कुचला है, लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीर को न्याय देने का काम किया है। आतंकवाद के खिलाफ माननीय मोदी जी की सरकार की 0 टॉलरेंस है और उस नीति के कारण विकास भी वहां हुआ है। मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा इंडिकेटर, 2004 से 14 के बीच कुल घटनाएं 7,217। 2014 से जून 2014 से दिसंबर 2023 में वह घटनाएं घटकर 2224 यानी कि 69% की घटनाओं में कमी आई। कुल मृत्यु नागरिक के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज की जो आपके जमाने में 10 वर्षों में 2004 से 14 तक हुआ था 2829, जो घटकर इन 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में, आपने ही तो कहा, मसूदी साहब का मैं नोट करके रखा हूं कि उनका सवाल है, नहीं तो रिकॉर्ड में देख ली, नहीं तो मैं तो ओबीसी आरक्षण से बाहर जाता नहीं। सुप्रिया जी, आप भी ओबीसी आरक्षण के बदले आप महाराष्ट्र पे चली गई थी और ओबीसी, तो 910 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 2829 से घटकर 913 यानी कि 78% की कमी हुई। नागरिकों की मृत्यु 1769 से घटकर 339, 81% की कमी। सिक्योरिटी फोर्सेज की मृत्यु 1060 से घटकर 574, जो 46% की कमी हुई है। और बहुत चर्चा होती है यहाँ स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु जो होती थी, अब नहीं होती है। 2010 में 134 हुई थी और वह घटकर 0 हो गया है। स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिक सिक्योरिटी फोर्सेज उन 10 वर्षों में 6235 हुए थे, जो घटकर अब महोदय 0 पर हो गया है। ओके, हो गया, अब समझ गए? ओके। आप अगर समझ गए तो मैं बैठ जाऊंगा, नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे पास उपाय नहीं समझने। अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि जब से 370 धारा हटी, वहां से विभिन्न आयामों के साथ जम्मू और कश्मीर को न्याय मिल रहा है। जम्मू कश्मीर को न्याय मिल रहा है। शौकत दादा बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर को उसको अपने भरोसे छोड़ दो। जम्मू कश्मीर के लोगों पर मोदी सरकार ने भरोसा किया है, लेकिन आतंकवादियों के भरोसे नहीं छोड़ा है। आप लोगों ने आतंकवादियों के गोद में बैठा दिया था, जिसके कारण जो वहां समस्याएं उत्पन्न हुई थी, और उन समस्याओं के कारण जम्मू कश्मीर की हालत जो बिगड़े थे, यह जग जाहिर है। महोदय, G20 की चर्चा होती रही है। अमरनाथ की यात्रा में 4,45,000 यात्री सम्मिलित हुए। कश्मीरी विस्थापितों द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थानों पर त्योहार मनाना शुरू हो गया है। मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। शारदा देवी मंदिर में 10 को बाद दीपावली मनाई गई है। श्रीनगर के लाल चौक पर
मुहर्रम के जुलूस निकले हैं, 2 दरबार परंपरा समाप्त हो गई है, एक राजधानी होने से 400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो महोदय अब 2 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं और पर्यटकों के पहुंचने से जो वहां गरीब है, वंचित है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसको रोजगार का अवसर मिल रहा है। महोदय मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सभी सदस्यों ने, लगभग 15 सदस्यों ने यहाँ अपनी बातें कही हैं। प्रेमचंद्रन जी भी कहे कि टेक्निकल रूप से ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। सिद्धांत है मोदी जी की ओबीसी कल्याण का, और मोदी जी के ओबीसी कल्याण, ओबीसी का विकास, न्याय के साथ विकास, और उनको विकास की गंगा की धारा वहां तक पहुंचे, उनको मिले, यह सिद्धांत है मोदी जी। उसी सिद्धांत के अनुरूप जम्मू कश्मीर में यह विधेयक की व्यवस्था करने के लिए सोची गई है और उसी का यहाँ प्रस्ताव आया है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के भाग 9 और भाग 9(1) में पंचायत और नगर निगमों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन आज कुछ सदस्य कह रहे थे वहाँ पहले से हैं, कुछ सदस्य यहाँ चर्चा भी कर रहे थे किसी कमेटी की, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वहाँ कोई नगर निगम और ग्राम पंचायत की व्यवस्था के चुनाव में वहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं, उन सदस्यों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। जो सदस्य चुने जाते हैं, जो चुनाव होते हैं और जो काउंसिल के सदस्य चुने जाते हैं, ग्राम पंचायतों में चुने जाते हैं, उन सदस्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। महोदय अब 3 संशोधन इसमें है, जिसको मैंने पहले भी बता चुका हूं। वह 3 संशोधन ओबीसी के हित में है और ओबीसी के आरक्षण लागू करने में जो सुविधा प्रदान होगी उसी से संबंधित है। मुझे आग्रह करना है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ओबीसी के हित में सर्वसम्मति से आप इसको पारित करें, ताकि जम्मू कश्मीर के ग्राम पंचायतों में और नगर निगमों में ओबीसी के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिले। उस आरक्षण के अधिकार में 33% महिलाओं को भी आरक्षण है, इसलिए ओबीसी के हित में, महिलाओं के हित में, ओबीसी महिलाओं के हित में आप जरूर सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, विधेयक को पारित करने। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 19 विधेयक का अंग बना। प्रश्न 1 खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 25 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move that the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 be taken up for consideration. अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाते हुए मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी एक सुखद अनुभव हो रहा है और ये एक सुखद संयोग भी है कि हम हाल ही में जब इस नए सदन में आए तो इस भव्य भवन में
शिफ्ट होने के उपरांत आपकी अध्यक्षता में और इस पवित्र सोंगल की को साक्षी मानते हुए जो सबसे पहला विधेयक सरकार की ओर से सदन में लाया गया था, वो भारत की नारी शक्ति और भारत के नारी सामर्थ्य को समर्पित था। और आज इस भवन में होने वाले इस दूसरे ही सत्र में ये जो विधेयक लाया जा रहा है, एक बार फिर आपकी अध्यक्षता में तमिलनाडु से लाए हुए इस पवित्र सोंगल की उपस्थिति में प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये विधेयक भारत की युवा शक्ति, भारत की युवा सामर्थ्य को समर्पित है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दोनों ही वर्ग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि समाज में चार ही जातियों को जानते हैं, महिला, युवा, किसान अथवा अन्नदाता और गरीब। और आने वाले 20 वर्ष में प्रत्येक नागरिक की भूमिका 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण के लिए जहां अनिवार्य रहने वाली है, वहां जहां एक के बाद एक महिला केंद्रित सुधार लाए गए, योजनाएं लाई गई, जहां तक आज के विधेयक का संबंध है, हम ये कह सकते हैं प्रमाण सहित कि गत 10 वर्षों में युवा केंद्रित जितने भी प्रावधान लाए गए, विशेषकर युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर के या फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में उनके चयन को लेकर के, उन सारी प्रक्रियाओं में किस प्रकार पारदर्शिता हो, किस प्रकार प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने परिश्रम के अनुकूल अवसर मिले, किस प्रकार एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे कि वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, उसकी आर्थिक दशा कुछ भी हो, उसे दूसरे उम्मीदवार के बराबर मौका मिले। और वही लोकतंत्र की परिभाषा है कि प्रत्येक युवा को यह स्वप्न देखने का साहस हो, वो किसी भी पद पर आसीन हो सकता है, किसी भी शिक्षा संस्थान में अपनी किस्मत बनाने के लिए अपनी याचिका दे सकता है, परीक्षा में बैठ करके उत्तीर्ण हो सकता है। और इस तरह से आपको स्मरण होगा, सन 2014 में 26 मई के दिन प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी और उसके 2 और 3 महीने के भीतर ही सितंबर या अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए अंग्रेजों के समय से चले आ रहे एक नियम को समाप्त कर दिएगा, which we can say was a legacy, a dubious legacy of the British Empire। हमारे नौजवानों को अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट गेस्टेड अफसर से अटेस्ट करवाने पड़ते थे। वैसे तो ये नियम आजादी के तुरंत बाद समाप्त किया जाना चाहिए था, परंतु शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी इस देश की बागडोर संभाले और फिर इस कुताई की पूर्ति हो। और ये नियम समाप्त करते ही न केवल युवाओं को सुविधा मिली, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश गया देश के कोने कोने में कि अब भारत में एक ऐसी सरकार आ चुकी है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके। कोई जरूरत नहीं कोई नौजवान अपने दस्तावेज किसी और से प्रमाणित करवाए। फिर उसके कुछ ही देर के बाद 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले के परिसर से
प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था, क्या ये संभव है कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए? जो अक्सर ये शिकायतें आया करती थी कि कई बार 100 अंक लेकर के भी रिटर्न में कोई उम्मीदवार विफल रह जाता और पक्षपात के चलते, भाई भतीजावाद के चलते, भ्रष्टाचार के चलते कोई और उम्मीदवार जिसकी मदद करने की इच्छा रहती या षड्यंत्र रहता, उसको इंटरव्यू में ज्यादा अंक दे करके नौकरी उपलब्ध करवा दी जाती या फिर शिक्षा संस्थान में दाखिला दे दिया जाता। मुझे कहते हुए ये खुशी भी है और गर्व भी है कि प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के तुरंत बाद डीओपीटी विभाग ने फास्ट ट्रैक की प्रक्रिया चलाई। मात्र 3 महीने के भीतर हमने इस प्रक्रिया को संपन्न किया और 1 जनवरी 2016 से देश भर में यह सर्कुलर जारी कर दिया गया कि अब इंटरव्यूज की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी, ताकि हर उम्मीदवार के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। साथ ही साथ अधिकतर इम्तिहान अब ऑनलाइन होने लगे, कंप्यूटर बेस्ड होने लगे, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। अवधि काल भी कम कर दिया गया, टाइम बाउंड तरीके से परीक्षाएं होने लगी। एक जमाना था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा की प्रक्रिया लगभग 2-2 साल तक चलती रहती, उसका अवधि काल घटा करके अब 7, 8, 9 महीने हो गया और प्रयास जारी है कि उसे और कम कर दिया जाए, ताकि हर युवा को समय पर अवसर मिले अपनी किस्मत आजमाने का। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की ही कल्पना से रोजगार मेले का एक क्रम शुरू हुआ, ताकि जो रिक्त पद रहते थे, कई साल नियुक्तियां नहीं होती थी, वैकेंसीज खाली रहती थी, बच्चे ओवर एज हो जाया करते थे हमारे नौजवान, ऐसा दृश्य देखने को ना मिले। रोजगार मेला में 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार एक साथ नियुक्ति पत्र जारी करने का क्रम शुरू हुआ। रुकी हुई प्रमोशंस को बल्क प्रमोशंस देकर के चलाया गया। कई बार बड़ा दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता कि जिस पद पर नियुक्त होता है कर्मचारी, उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाता। उसे उसके साथी फेयरवेल देते, लेकिन उसके दिल में यह दर्द रहता कि उसको एक भी प्रमोशन नहीं मिला। और इसी भाव को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। कुछ एक समय से एक नई परिस्थिति ने जन्म लिया है। आपने देखा एक के बाद एक देश के भिन्न भिन्न भागों से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं। कहीं कोई मैल प्रैक्टिसेस हुई, कहीं पेपर लीकेज हुआ, कहीं इम्पर्सोनेशन हुआ, कहीं पेपर बाहर लेकर के सॉल्व हुआ। अगर उदाहरण देने लगेंगे तो अनेक है, पर प्रमुखता से पश्चिम बंगाल में नवंबर 2022 में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर लीक होता है। उसी प्रदेश में फरवरी 2023 में अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है और उसी प्रकार स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का भी पेपर रिलीज होता है। दिसंबर 2022 में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम राजस्थान में पाया जाता है और फरवरी 2022 में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स, उसमें भी गड़बड़ पाई जाती है और इम्तिहान दोबारा करना पड़ता है। मई 2022 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसका घोटाला होता है और 2018 से लेकर के अब तक राजस्थान में इस प्रकार के 12 घोटाले हुए चयन परीक्षाओं के लेकर। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम मार्च 2022 में पाया गया और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम 2017। इसके उदाहरण अनेकों हैं, इसके अतिरिक्त भी हैं, मगर उस विस्तार में अभी ना जाते हुए मैं ये कहूंगा कि इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है। बहुत से योग्य बच्चे जो मेहनत के साथ, तैयारी के साथ, माता पिता के हार्ड अर्न्ड पैसे के साथ तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है।
और ये चंद एक लोग जिन्होंने अपना ये धंधा और पेशा बनाया है, ये उन बच्चों की किस्मत से खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, और कभी कभी यही उन बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए एक भारी तनाव का कारण भी बन जाता है। अभी 4 ही दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, कोटा की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली, और अपने सुसाइड नोट में क्या लिख करके जाती है वो बेटी? वो लिखती है, मम्मा पापा प्लीज फॉरगिव मी, आई कांट डू इट, आई एम दी वर्स्ट डॉटर। इस सुसाइड नोट को पढ़ करके सारा हिंदुस्तान रो पड़ा। और इसलिए आपके माध्यम से मैं हाउस में अपील करूंगा, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को इस तरह की परिस्थिति से बचाया जाए? मुझे नहीं लगता किसी को भी इससे इनकार होगा, और इसीलिए इसी भाव के साथ ये विधेयक लाया जा रहा है, जहां पर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग, ये जो गुनाह का पाप करते हैं, और हमारी भावी युवा पीढ़ी जिसकी ऊर्जा और जिसकी सामर्थ्य सन 2047 के भारत के लिए अनिवार्य है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए सजा की कोई ना कोई प्रावधान हो, जो अभी तक हमारे कानून में नहीं थी। उसी को लेकर के ये विधेयक लाया गया है। मुझे विश्वास है इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। हम सब मिलकर के न केवल इस विधेयक को पास करेंगे, बस को पास करते ही, कानून बनते ही देश भर में ये संदेश जाएगा कि दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, बच्चे साझा होते हैं, देश के बच्चे साझा हैं, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे भविष्य के जानेशीन हैं, हमारे भविष्य की विरासत है, और उसके लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। धन्यवाद। Thank you, Minister. Now, Sri K. Suresh. Thank you, Chairman, sir, giving me this opportunity to speak on this bill. Sir, the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024, moved by the Ministry of Personnel, which seeks to identify the following unfair means and offense during public examinations: question paper or answer key leaks, participation in collusion with others to effect question paper or answer key leaks, accessing or taking possessions, question paper or an official mark recognition response sheet without authority. So the exam covered under this law are any examination conducted by the Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, Railway Recruitment Boards, Institute of Banking Personnel Selection, Ministry of or departments of the central government, and their attached and subordinate of office for recruitment of staff, National Testing Agency, or other authority as may be notified by the central government will be covered under this anti-cheating bill. Why the bill on the outset seeks to address the culprits in examination rackets and recruitment mafia, the dangers of the overarching powers of the central government bill grants is worrying, as it encroaches upon the federal powers of the state. The bill comes at a time when 15 states, as many as 14 crore applicants applying for over 10.4 lakhs posts have been affected. Their schedules and opportunities were destroyed by the exam paper leak and manipulation mafia. There is also a complete lack of any punitive action that has been undertaken, and the long process of rescheduling examination take years, and a grinding government process that forces many applicants to leave attempts as they do not have age or situation by their side.
they also lose their opportunities, as many will not be in a position to appear due to financial difficulty and lack of proper leave from their employment, mainly private sector employees. In this case, I would suggest the government to consider holding examination within 3 months from the date of cancellation and make sure that the window for re-examination is created in the case of cancellation exams. Further, I would request the government to distribute the quantum of punishment not just to be the direct culprits, but also to the conspiracy plotters, the intermediary agents as well. I would also like to state the state affairs of the Kerala State Public Service Commission, where several reports of question paper leak and manipulation of rank lists, where applicants who couldn't even write a single question of the same question paper they claimed to have topped the police constable exam recently. The sad state of affairs Kerala, where the entire public service commissions and the government was hand in glove with a question leak and manipulation mafia, is a reminder that there need to be more stringent laws required for curbing this horrible crime. Apart from this, the teaching and coaching center mafia, which is linked with the polluters, including political leadership, local agents, and corrupt staff of various public service commission, must not be let off the hook and punishment be awarded to them as well. I would further request the government to take steps in enhancing anti-malpractice measures with the latest technology is implemented, and applicants' news not to be subject to old practice where multiple authorities are involved. The bill must also take care to protect students from the weaker sections, including scheduled caste, scheduled not to be targeted, as the law needs to be fair and candidate must not be targeted unfairly. With these words, sir, I support this bill. The young people, they need a justice from every examinations, competitive examination. Unfortunately, so many incidents are before us. So in future, it will not happen. So this law will be helpful for the lack of young people from our country. In this way, I support this bill, sir. Thank you very much. Next speaker, Dr. Satyapal Singh ji. अध्यक्ष महोदय, आपका और मैं अपनी पार्टी का समय देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आज जो अधिनियम लाया गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, लेखा परीक्षा अनुचित साधन निवारण के समर्थन में खड़ा हूं। मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे डीओपीटी मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इस अधिनियम को लेकर के आए। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस देश के अंदर उनसे आने से पहले जिस प्रकार यूपीए सरकार के अंदर घोटाले के ऊपर घोटाले होते थे, जगह जगह अनफेयर मीन्स बेईमानी से काम होते थे, इनको दूर करने का उन्होंने प्रयत्न किया और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का हर एक क्षेत्र में प्रयोग करने का, उपयोग करने का उन्होंने निर्देश दिया और करके उन्होंने दिखाया। और ये जो अधिनियम आज आया है, इसका उद्देश्य जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि हमारी परीक्षाओं के अंदर पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, हमारी परीक्षाओं को न केवल देश के अंदर लेकिन दुनिया के अंदर उनकी साख बने, इस बात के लिए आज ये अधिनियम यहां पर लाया गया है।
आज जहां सारी दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ रहा है, इन परीक्षाओं के कारण, परीक्षाओं में जिस प्रकार से नकल की जाती है, उससे देश का नाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारी उसमें बदनामी होती। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेन रूप से इस बात को अपने इस सम्मान्य सदन में कि इस देश के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों से जो परीक्षा होती थी वो मौखिक परीक्षा, ओरल एग्जामिनेशन होता था। किताबें भी कम होती थी। ये नहीं कि हमारे लोग प्रिंटिंग नहीं जानते, जैसे कुछ लोग आज के लोग बोलते हैं कि हमारे लोगों को इतिहास मालूम नहीं था, हमारे लोगों को लिखना मालूम नहीं था। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि हमारे यहाँ मौखिक पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य को बढ़ाता था, शिष्य अपने शिष्य को बढ़ाता था, ये परंपरा चलती थी। और उसी परंपरा के हिसाब से हमारे जो शिष्य होते थे उनकी जो परीक्षा होती थी। आज भी हम देखते हैं, जब से किताब आई है लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है। जब से मोबाइल फोन आए हैं हम लोगों को 10 टेलीफोन नंबर याद नहीं है। मोबाइल फोन आने से पहले हमको 100-150 मोबाइल फोन याद होते थे। जिस पर जब से जैसे किताबें आई हैं, पुस्तकें आई हैं, उसी हिसाब से हमारी याददाश्त कमजोर होने लगी। पहले जमाने के पहले परीक्षा सिस्टम के अंदर कोई जो है सर्टिफिकेट नहीं होते थे, कोई डिग्री नहीं होती थी। हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी देखिए, हमारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज इस देश के अंदर चलती थी, विक्रमशिला, अवंतिका, अमरावती, पता नहीं, मैं पिछली बार बोला था 18 यूनिवर्सिटीज के नाम लिए थे। जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज थी, किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं को डिग्री और सर्टिफिकेट कागज का नहीं दिया जाता था कि ये लेकर के आप जाइए। उनकी शिक्षा संस्थान का ही सर्टिफिकेट था। जहां शिक्षा संस्थान में जो पढ़ करके आया है, इसका मतलब उसके पास योग्यता है। जब से डिग्रियां दी जाने लगी, डिग्रियां किस प्रकार से ली जाए, कोई कहीं 10वीं पास चाहिए तो 10वीं पास की परीक्षा कैसे, उसका सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए, 12वीं का कैसे लिया जाए। मैं जब पिछली उसमें टर्म के अंदर जब मुझे कुछ दिन शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो उसके अंदर जो है पीएचडी की डिग्री चाहिए। इतने जो है उसका पब्लिकेशन कितना है, उसने किसी का आदमी ने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, उसके अंदर इतना गड़बड़ होता था। इस लोगों ने इस प्रकार के जो है रिसर्च जर्नल शुरू किए। लोगों ने जो है लोगों से दूसरे किताब लिखवाते थे, लोगों से पीएचडी डिग्री लिखवाते थे, कितना जो है नकल करके वो काम करते थे। जब से शुरुआत हुई है तब से हम लोगों का जो है एक प्रकार से पतन जो है शुरुआत हुई है। मेरा आप लोग आपके माध्यम से मुझे कहना है कि इस देश की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा जो है सबसे चरित्र निर्माण की शिक्षा थी। जब से हम लोग ईमानदारी और चरित्र निर्माण आचार की बात कहते थे कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर धर्म है वो सदाचार है, और सदाचार में बात आती थी कि हम लोग जो हैं कितने ईमानदार हैं। मुझे 2013 में मुझे अमेरिका में जाने का एक मौका मिला। न्यूयॉर्क के पास एक एबिल एकेडमी है। वो एबिल एकेडमी पहले पुलिस वालों को और फौज के लीडर जिसमें तैयार होते उसको तैयार करती है। उसका जो वहां पर जो ट्रेनर था मिलने आया, हमारा डेलीगेशन, भारत सरकार का डेलीगेशन था। वहां कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छे ये एबिल एकेडमी है। लीडर कैसे तैयार हो, ईमानदार लीडर कैसे तैयार होते हैं, इंटीग्रिटी के बारे में एकेडमी। हमने उनसे पूछा कि आप इंटीग्रिटी कैसे सिखाते। न्यूयॉर्क के अंदर जिन लोगों जो उन्होंने न्यूयॉर्क देखा होगा, पढ़ा होगा, न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ठंड होती, सर्दी के दिनों में बर्फ पड़ता है। सर्दी के दिनों में एबिल एकेडमी के अंदर एक नियम है कि कोई भी ट्रेनर या कोई भी ट्रेनी सर्दी के दिनों में भी नहाते हुए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करेगा। उनके बाथरूम के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए, कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए, लेकिन नियम यह है कि लोग जो है ठंडे पानी से स्नान करेंगे। मैंने ट्रेनर से पूछा, आप इंटीग्रिटी सिखाते, ईमानदारी सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, आप क्या कभी आपने बेईमानी की है? उसने कहा मैंने एक बार बेईमानी की है। ये मैं ट्रेनर की बात कर रहा हूं, वहां का शिक्षक। और बेईमानी क्या की है कि मैंने एक दिन बाथरूम के अंदर मैंने ठंडे पानी में गर्म पानी मिला करके मैंने स्नान किया, और वो भी केवल एक बार। मैंने उनसे पूछा ये ईमानदारी आपने कहां से सीखी है? हम लोगों को गर्व होगा अपने देश के ऊपर। उन्होंने कहा
कि लगभग 1880 के आसपास, 1980 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगभग 1800, अगर मुझे सही से ईयर याद है, वर्ष याद है, 1882 के अंदर क्या था, इंडिया से, भारतवर्ष से कोई साधु आया था, हमारे देश के अंदर कोई साधु आया था और उसने ईमानदारी के बारे में हमको जो भाषण दिया था। वो अमेरिका के लोग आज इतनी ईमानदारी करते हैं, उस आदमी ने कभी बेईमानी नहीं की। जो देश जो हम अपनी संस्कृति पर इतना भरोसा, इतना गर्व करते हैं कि हमारे देश के अंदर हम जो है इतनी ईमानदारी, इतनी सत्यवाद से आए, जहां कहा जाता था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उद्देश्य कहाँ चला गया? आज परीक्षाओं के अंदर कितनी जो है, कितना जो है गड़बड़ होता है। जब मैं शिक्षा विभाग में काम करता था, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हजारों, सैकड़ों नहीं, यूपीए के सरकार में जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बने, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बने, सैकड़ों नहीं, हजारों, कई हजार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जहां बीएड अलग अलग तरह के जो शिक्षण दिया जाता है, वो केवल कागज, ज्यादातर कागज पर थे या केवल एक रूम के उसके अंदर थे, और हजारों जो उनको बंद किया गया। आज भी आप जाते हो, मैं अपने क्षेत्र को देखता हूं, बीएड की जो है लोग परीक्षा लेने की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो है जाकर के जम्मू कश्मीर में जाकर के जब एग्जाम होता, परीक्षा होती है, वहां बस भर के ले जाते हैं और वहां से लेकर के आते हैं। लोगों की उम्र हो जाती है, फौज में, पुलिस में भर्ती होने के लिए एक उम्र का जो लिमिट है, उम्र ज्यादा हो गई तो क्या करना चाहिए? जाकर के दोबारा 10वीं 12वीं करके इस तरह के जो है, मैं कहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, दूसरे स्टेट के अंदर है। आज ही हमारे इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है, और ये आर्टिकल जो है इस एक्ट को जो हमारा बिल उसके बारे में आया कि देश के अंदर 15 राज्यों के अंदर शायद ही कोई बड़ा राज्य होगा जो इस बात से बचा हुआ होगा, और 1 करोड़ से ज्यादा जो है स्टूडेंट कैंडिडेट उससे जो है प्रभावित हुए हैं। कितने जो लोगों को, जैसे हमारे आदरणीय मंत्री महोदय कह रहे थे, कितना, हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ, bill. So I think that can be permitted. In But fact, the I'm newspaper, also, you cannot show the newspaper. need not show the newspaper. All right. You can just cite it. You can just cite it. Yeah, that he can do it, but at the same time, he can show the paper that is. Okay, thank you. Okay. Thank you. तो मैं ये कह रहा था कि किस प्रकार से अगर हमारे टीचर इसी तरह से बनेंगे, जो नकल, केवल मैं नाम नहीं लूंगा किस जिले में गया और किस कॉलेज में गया, हमारा वहां एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम के अंदर मैंने पूछा कि भैया आप क्या करते हो? उसने कहा मैं कॉलेज चलाता हूं, बीएड का कॉलेज, जब बीएड जो है ट्रेनिंग देने का, टीचर्स को ट्रेनिंग देने का कॉलेज। मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? बच्चे तो कम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा सर एडमिशन लेने की शर्त ही ये है, एडमिशन लेने की शर्त ही है कि क्लास अटेंड नहीं करना। अगर हम ये कहें क्लास अटेंड करना पड़ेगा और 75% आपकी अटेंडेंस होगी, लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। शर्त ये है आप जो है एडमिशन लीजिए, और जो परीक्षा जब होगा, साल भर में जब परीक्षा होगी, उसमें जाकर एग्जाम देने आ जाइए, परीक्षा देने आ जाइए, वहां पर नकल करवाई जाती है और 100% रिजल्ट वहां पर मिलता है। अगर शर्त इस तरह की है कि आप अगर बोलोगे क्लास अटेंड करना है तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। मुझे याद है हम लोग जो है जब आईपीएस के अंदर आए, बिहार के अंदर, जहां से यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर के प्रिंटिंग प्रेस थी, उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक पियोन, उसका बेटा और उसकी बेटी दोनों आईएएस में सेलेक्ट हो गए, दोनों आईएएस के अंदर सेलेक्ट हुए। बाद में ये केस सीबीआई को गया, लोग उसमें अरेस्ट हुए। ये यूपीएससी के उस जमाने के अंदर, उसके बाद मैं कर रहा हूं। आज भी कितने ऐसी जगह होगी, जैसे मैंने कहा, कॉलेजों के अंदर जाइए, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाइए, स्कूलों के अंदर जाइए। मैं तो जब से सांसद बना हूं, मैं सबको ये बात कहता हूं, जिस स्कूल्स के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर नकल करवाई जाती है, वो आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। अपने बच्चों को ऐसी जगह स्कूल में पढ़ने मत भेजिए। एक हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री जी आए 1993 के अंदर, उससे पहले हमारी बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने कॉपिंग न हो, नकल न हो, इसके बारे में बहुत सख्त कानून लाया, एंटी कॉपिंग एक्ट 1992।
उसके बाद जो है उन्होंने जब कैंपेनिंग हुई इलेक्शन के बारे में, कहला सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती है तो मैं सबसे पहले इस कानून को खत्म करूंगा। और दुर्भाग्य देखिए अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य देखिए उनकी सरकार जो है, समाजवादी सरकार जो है उसमें आ गई, सत्ता में आ गई, और जो मुख्यमंत्री बने मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर सबसे पहले इस एंटी कॉपिंग एक्ट को उसको खत्म किया कि आज के बाद हमारे बच्चे 10वीं 12वीं जो नकल चाहे किताब रखें कुछ भी करें वो करें। अगर हम लोग जो है इस प्रकार के सत्ताधारी इस तरह के करते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है यद्दा चरती श्रेष्ठ है तत् देवोत्तर जने से यद प्रमाणम कुरते लोकस तत् अनुवर्तते। जब समाज के अंदर जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिसको हम वरिष्ठ मानते हैं, वो जैसा काम करते हैं दूसरे लोग जो साधारण लोग उनका जो है उनका अनुवर्तन करते हैं, उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। इस महाजनों ये इनका तैसा पंथा। लेकिन आजकल महाजन भी ऐसे हो गए, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहाँ कहा जाता था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, हमारे यहाँ 33 ऑपरेशन इन्होंने पढ़ा होगा, 33 ऑपरेशन में कहा कि हमारे नौजवान कैसे हो, हमारे युवा कैसे हो, युवा सात साधु, युवा अध्यापक आशिष्टो हो दर्दिष्टो हो बलिष्ठो तस्याम पृथ्वी तस्य पुत्रस्य वीरनाशात स एको मानुष्य आनंद। शिक्षा ऐसी हो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से ईमानदार और चरित्र निर्माण पैदा कर सके। इस प्रकार की शिक्षा इस देश के अंदर थी। लेकिन आज जो है शिक्षा का स्तर जैसे मैंने कहा वो गिरता जा रहा है। हमारी शिक्षा थी कि अर्थकारी होनी चाहिए। हम कहते हैं शिक्षा के 4 प्रकार होते हैं, 4 तरह की बात होनी चाहिए। शिक्षा अर्थकारी होनी चाहिए, भोगकारी होनी चाहिए, यशकारी होनी चाहिए, सुखकारी होनी। अगर आज शिक्षा करने का डिग्री लेने के बाद, अगर डिग्री लेने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, डिग्री लेने के बाद पुलिस में जवान बन सकते हो या फौज में भर्ती हो सकते हो, केवल अगर यही हमारी क्वालिफिकेशन है, और वो भी फिर किसी बेईमानी से कराओ जैसे हमारा होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो गया, कुछ भी हो, किसी गलत तरीके से कमाया हो, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से परीक्षा के अंदर ये बात जो है शुरू हुई। तो मैं ब्लूटूथ भी हो रहे हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का जिक्र किया। अब बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, योगी की सरकार है। योगी की सरकार आई, उनको मालूम था कि यहाँ पर इतनी नकल होती है, उसने इतनी सख्ताई की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस सुपरिटेंडेंट को, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, उनको बोला अगर कुछ गड़बड़ हुआ, किसी सेंटर में गड़बड़ हुआ तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 63.6 लाख स्टूडेंटों में से लगभग 15 लाख बच्चों ने ऑप्ट आउट कर दिया कि हम एग्जाम नहीं देते, न 10वीं का एग्जाम देंगे न 12वीं का एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम था नकल से पास होते थे। और रिजल्ट क्या हुआ? 10वीं में पे केवल 14.7% बच्चे पास हुए, नॉट इवन 15%। 2018 की बात मैं कर रहा हूं। 2018 में केवल लेस देन 15% बच्चे जो है दे पास आउट हाई स्कूल एग्जाम, एंड लगभग 30% 30.4% बच्चे उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया, सख्ताई किया। हम मालूम है कि जब सरकार ऐसी होगी, सरकार इतनी सख्त होगी, जैसे आचार्य चाणक्य कहते थे, दंडो शासति प्रजा, बिना दंड के शासन नहीं चलाया जा सकता। और इसलिए मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करता हूं कि ऐसा जो है वो अधिनियम लेकर के आए हैं, ऐसा बिल लेकर के आए हो इसके अंदर जो है जो सजा जो है इतनी 3 से 5 साल, 5 से 10 साल, 1 से 10 लाख, 1 करोड़ से 10 करोड़, ये जो उन्होंने पनिशमेंट की बात वो किया है। और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम को उसमें लगना चाहिए, ऑर्गेनाइज क्राइम को उनके सेक्शन को लगना चाहिए। मुझको मालूम है फिट करना चाहिए। मैं खत्म कर रहा हूँ, सॉरी अध्यक्ष जी। तो मैं कह रहा था कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है सिंडिकेट रूप से जो लोग काम करते हैं। कई वर्षों पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो परीक्षा कंडक्ट करता है, ये कस्टम्स इंस्पेक्टर्स बनते हैं। मैंने देखा कि एक जिले के, 2 जिले के 40, 50, 60 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये बिना नकल के इससे संभव नहीं। ये ऑर्गेनाइज रूप से कुछ लोग इसमें काम करते हैं, इसलिए इसके ऊपर जो है बहुत सख्त कानून लाने की जरूरत है।
अभी हमारे देश के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा था, हाँ वो भी हम बोल सकते हैं, हाँ हम दुनिया के अंदर, मैं उसकी बात कह रहा था कि हमारे यहाँ चाइना के बाद सबसे ज्यादा पीएचडी पैदा करने वाला हमारा देश है सारी दुनिया के अंदर। एंड 2014 का मेरे पास डेटा, मुझे बाद का मालूम नहीं कितना उसमें फर्क पड़ा है, पैसे दे के पीएचडी 20-20 हजार में पीएचडी लिखवाते थे, ऐसे पकड़े भी गए हैं। हमारा जो सबसे ज्यादा पीएचडी पे नंबर 2 वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री, producing so many PhD scholars every year, their contribution to the knowledge, world knowledge system was less than 1%. Yes. Less than 1%. क्योंकि हम लोगों का जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने देश की शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी इनोवेशन और रिसर्च पर जोर दे रहे हैं, इस बात की जरूरत है कि हम लोग जो है एक इस प्रकार का कानून इस देश के अंदर लाएं, जिस कानून में जो है कोई भी किसी की हिम्मत न हो और किसी की जो है ये नकल करने की या करवाने की किसी की हिम्मत ना हो। ऐसे सेंटर्स जो है वो बर्खास्त किए जाएं, ऐसे स्कूल और कॉलेजों का लाइसेंस खत्म किया जाए। इतना कह करके इस बिल के समर्थन में कहता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री कदरानंद। Honorable Speaker, sir, I thank you for this opportunity given to me to speak on this Prevention of Unfair Means Bills 2024. Sir, this is quite an interesting bill that the government of India has brought into this parliament. I understand that the government has seen through all the setbacks that has happened in the previous years. When a law is being enacted in a parliament, when a law is brought into the parliament, it means that there had been some bad instances in the past, and that the government has taken into control, and now they are bringing it to the law. One big scam that even shook the entire India was Vyabam scam, which happened in Madhya Pradesh, which brought the nations to the foot and wanted to ask what happened and when it happened, how it happened, and who all are involved in it. The government was quiet on that time. After that, many competitive exams like NEET and UPSC, which all was held everywhere in all parts of the world, they were news in the newspapers and other things where people jumping into the windows and prompting them to their well-wishers who are the exam aspirants. They were writing the exam with all the people telling all the answers from the windows. It all was there in the newspapers. The government was silent about that. And after all these years, look at the so many unprivileged people who were being punished by this illegal malpractices. Nearly 1.5 lakh people. A study says by one of the leading papers that 1.5 lakh students have lost their livelihoods because of these malpractices. Sir, this government has to take into control why this bill has been introduced. Why didn't the government look at what was the possibilities of reducing these malpractices? That has not been answered in this bill at all. The bill only talks about the imprisonment, the bill talks about the punishment, and the bill also talks about the fine being imposed. But the bill has not talked anything about how these malpractices can be controlled. For example, who are the causes for this malpractice? Why a student who's appearing for the exam should go into all these kind of malpractices or copying? Because he is not prepared. What stops him? Maybe the language. If an examination is presented to them in their language where they can write their exam, then the malpractice could have been curtailed. But the government of India is very stubborn on their language policy, where the exams has to be held in Hindi only. In regional areas like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra, where many of the students are from the state boards, where they are not that prominent in Hindi, they are not able to answer these exams. Therefore, the chances are less. Therefore, they get into this kind of malpractices. But a government of India should have a comprehensive policy where they should attract the students, they should attract the aspirants,
they should welcome them with training centers. The government has not done anything about that. If you want a UPSC exam or a railway recruitment, what are the training centers? What are the educational things that has happened by this government? Nothing has happened. But if you do something wrong, you will be punished. Okay, accepted. But what have you done for these aspirants? What are the training centers that has been set up by this government, which has not been addressed or not discussed about? That is a bad part in this bill. So another issue is that whenever the states, any state which is talking about the education or examinations, you should take the state of Tamil Nadu as an example. The exams which are conducted, for example, UPSC, which we are all discussing about, our Tamil Nadu Chief Minister has given assistance and programs such a way that he is paying nearly 7,000 rupees for each and every UPSC student who is going to appear for those kind of exams. When he is selected for examinations, a sum of rupees 25,000 has been paid to them for his appearing for the interviews. This kind of assistance is given by the Tamil Nadu government. Another instance is that there is another program. It is called Nal Mudalvan. Nan Mudalvan in Tamil is in Tamil. It means I am the winner. I am the successor. It is the name of that scheme. The scheme is very simple. A student who is participating in a government school or a government college, a student who is participating in an university, private university, they are both exchanged in a certain part of time, so that even the students from the government institutions are also getting the same kind of technology or value addition courses, such a way they can go for these competitive exams. Therefore, the students, the well-being of the students is being brought up, and also they are now free and fair to attend the exams. Lot of Tamil Nadu students are now appearing for the UPSC exams. They are all going, but the language is a barrier. The government should also look into that. What are the reasons these kind of malpractices are happening? And there is a committee which is formed to examine all these kind of malpractices. Where is the involvement of the states in it? The states have not been consulted. The states are not being involved in these committees. So suddenly the law says you can book them. An arrest can be made with a warrant, and a bail will not be matter of right. And also there can be up to 3 to 5 years imprisonment, and also 10 lakh rupees fine that can be imposed. So if suddenly, without even a proper inquiry, if the proper inquiry is not being done, or a partiality has been found out, or someone is going to be partial, who are the persons who is going to be identifying these lawbreakers? How it is being going to be identified? Where is the committee? Where is the state involvement? These are the million questions that comes behind this law. This government of India should look into all these things. So to summarize my submission to this August House, I request the government of India to break this barrier of language which is causing all this malpractice. Number one, involve the states, encourage the states, give them the required funds, so that all the students from the states will be able to participate in all these kind of competitive exams. Number three is involve the states. When the kind of malpractices happen, the committee which is constituted to enquire this kind of malpractices, the state involvement should be there. Therefore, regionality, like when the honorable speaker, when he was as a speaker, he mentioned about the SC, ST or any other caste communities will be partially or marginally penalized in this kind of malpractices. So, end of the day, the fear of the students has to be removed, and only then fair and correct exams will happen. If you take the Western countries, whenever you go, these kind of malpractices are not there. The technology has been involved. If you involve this kind of a technology, then the malpractices will not be there. So the exams are being conducted in these states, and the states' involvement have to be there. So with this, I summarize and say that this law may be amended with my amendments will be given to you or submitted in this August House, and I request the government of India to look at this and honor the states for the investment and also time being spent for the future governors or the future citizens of this India. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member, Srimati Chinda Anuradhaji. Allowing to speak Chinda. on this bill. Sir? Yeah, please.
Mike. Thank you, Chairman, Yes, sir. please. For allowing me to speak on this bill, the Public Examinations Prevention of Unfair Means. Sir, the bill is a much needed law and was much awaited by crores of youth who have suffered due to paper leaks, especially in job recruitment leaks. Without taking names of states that have seen such leaks, it can be safely said that this law would deter further leaks as a specific law to punish the wrongdoers, which was missing. So there are few positive things in this, sir. I would like to point out promotion of transparency and fairness. The bill is designed to increase the transparency, fairness, and credibility of public examination systems. This ensures that the hard work and genuine efforts of the candidates are rightly acknowledged and rewarded, thereby safeguarding their future prospects. Model for state adoption. The bill serves as a model draft for states, offering them the discretion to adopt its provisions. This helps in establishing a uniform approach to tackle malpractices in public examinations across different states and prevent disruption in state-level public examinations. Deterrence against unfair practices. Section 10 of the bill, by punishing any person resorting to unfair means and offences to be punished with imprisonment of 3 to 5 years and a fine of 10 lakh, effectively deters individuals, organized groups, or institutions indulging in unfair means, thereby protecting the integrity of the public examination systems. It ensures that those who seek to exploit the vulnerabilities of the examination system for monetary or wrongful gains are legally discouraged and held accountable. So, suggestions from a party are: why is a candidate given immunity from the bill if he indulges in malpractices that lead to the examination process being vitiated? The bill mentions that a candidate shall not be liable for action within the purview of the bill. I would be happy if the Honorable Minister could clarify this limitation of the functioning of the bill if the candidate is a wrongdoer. Secondly, the bill's implementation might require significant financial and human resources, raising concerns about its practicality and effectiveness, especially in rural or resource-limited settings. Has the Honorable Minister made a plan on ensuring that such limitations of resources do not limit the effectiveness of the bill? The requirement for states to adopt similar legislation could lead to inconsistencies in application and enforcement, potentially creating disparities in the examination systems across different regions. Does the Honorable Minister plan on asking the UPSC to engage with the states and helping them out in enforcing the provisions of the bill? Sir, in conclusion, the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024 represents a pivotal stride towards ensuring integrity and fairness in public examination systems. However, the bill does not raise certain concerns that merit further clarification and planning. The exemption of candidates from punitive measures, even when involved in malpractices, needs more clarity to ensure that the law is comprehensive and leaves no room for exploitation. Within the right measures and continued oversight, this bill has the potential to significantly enhance the credibility of our public examination systems, fostering a more just and merit-based society. Sir, in Andhra Pradesh too, the government has taken strict action against people who indulge in leaking exam papers of class 10 at Narayana School in Tirupati. Our Honorable CM Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu has always taken the strongest action against such forms of corruption, irregularities, and other criminal activities. Sir, with these suggestions and comments, I support the bill on behalf of my Vice Chancellor. Thank you. Honorable Member Sri Rahul Shivali. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपना तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संधानों की रोकथाम विधेयक 2024 के समर्थन में खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी, इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना है। अध्यक्ष जी, वर्तमान में केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों का किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशेष ठोस कानून नहीं था। अध्यक्ष जी, परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर देश में खासकर युवाओं के में चिंता थी। प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह विधेयक नापाक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों के में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए बहुत आवश्यक हो गया था।
अध्यक्ष जी, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने के मामले सामने आए। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद हरियाणा में पदों पर भर्ती, गुजरात में जूनियर क्लर्कों की भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं था। अध्यक्ष जी, इस विधेयक में सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने में और युवाओं को आश्वस्त करने की परिकल्पना की गई है कि और उनके ईमानदार प्रयासों को उचित पुरस्कार मिलेगा और उनको भविष्य में सुरक्षित होगा, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। अध्यक्ष जी, छात्रों को निशाना बनाए बिना संगठित गिरोह, माफिया तत्व और कदाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। दोषी पाए गए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो गया था। इस विधेयक के कानून बनने पर यह संभव हो जाएगा। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन करने का प्रावधान है, जो कंप्यूटराइजेशन परीक्षा की प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें भी लागू करेगी। अध्यक्ष जी, समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंसुलेट करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी, फुल प्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के तरीके और साधन तैयार करेगी, परीक्षा केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करेगी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के संचालन के लिए तैनात किए जाने वाले आईटी और भौतिक बुनियादी ढांचे दोनों के लिए राष्ट्रीय मानक और सेवाएं तैयार करेगी। अध्यक्ष जी, नापाक तत्वों को प्रतिरूपण विधियों का उपयोग करने और पेपर लीक और अन्य कदाचार में लिप्त होने की घटनाएं रोकने के लिए यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्यक्ष जी, विधेयक के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के लिए 3 से 10 साल की जेल की सजा है और 1 करोड़ रुपए से अधिक तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इससे सार्वजनिक परीक्षा में कदाचार में कमी आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। अध्यक्ष जी, इससे सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक संस्थान द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। इन शब्दों के बाद मेरी वाणी खत्म करता हूं। धन्यवाद। Yes. Honorable member श्री अच्युतानंद सामंत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बोलने के लिए आप समय दिए, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी बीजू जनता दल, आई स्टैंड टू सपोर्ट द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 introduced by Honorable Union Minister Shri Jitendra Singh ji. I believe the intent of the bill is very good to preserve the value of the public examination as a test of merit. If unfair means at public examinations continue to be very common like it is today, the aspirants and students believe that they have a right to do so because so many others have done so without being penalized. Cheating leads to delays and cancellation of examination, adversely impacting the prospects of millions of youth. In the absence of any specific law to deal with unfair means and offenses commented in the conduct of public examinations, we welcome the legislation from the Government of India. In this context, I would also like to mention, in our state, Odisha, always all examinations are conducted with fair means till date. No paper leaks, etc. is being reported, like other few states reported frequently. In this context also, I would like to appreciate the checking malpractice and organized cheating in government recruitment exams, proposing a minimum imprisonment and also fine for persons and organizations indulging in such illegal practices. Common practices like leakage of question paper or answer key, directly or indirectly assisting the candidate in any unauthorized manner, tampering with the computer network or a computer resource or a computer system, creation of fake website to cheat, conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or other letters, manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations will be controlled because it will now carry punishment and fine
for both individual and the service provider, including bearing from assignments being given. I am from the field of education and I am surprised and shocked by the new ways that some notorious students and ill-intentioned people are coming up with. Every examination season, the media reports scandals. It has now gone high technology. The recent hit cinema, 12th Fail, brings this out in a harsh and real form. So this is definitely the need of the time. But we need to go to the root cause also. Merely tackling the menace of corruption is not enough, as it is just a symptom of deeper issues in the system. The main cause is there is mismatch between the number of aspirants and the number of opportunities that are available. Learning is conditioned by the proposed examination system. If the examination pattern tests mostly memory, then teaching will ensure that students only prepare for rote memory. This is the general pattern. We need to address this issue. NEP 2020 goes a long way in handling it in formative years. In a situation where opportunities aspired for are really limited, the boundary between the selected and rejected candidates is a simply cut-off score. It is not unreasonable to imagine that while those selected are deserving, there could be deserving candidates even among those rejected. The large number of aspirants, huge amount of resources spent on them by families is a testimony of their keenness to crack the exam. The coaching centers focus on techniques of cracking the exam, time management, and frequently conduct a series of mock exams to churn out exam smart students. The climate of cruel competition is instilled in both schools and coaching centers, whereby students are taught to view their classmates as rivals. Cheating, despite being unethical, is similarly perceived as an effective shortcut to passing the exam. Desperate parents also go to any extent to see their children emerge victorious in the exam and also in the game. Yes. In this Indian educational setup and context, the element of fear underlies most activities associated with learning and assessing. The presence of fear is often justified as being important for learning and is used to scare, threaten, or intimidate children. Fear associated with consequences of not learning takes precedence over the joy of learning. The exams are more about elimination than selection, thereby enhancing the importance of coaching. Fear is a key component of such exams as implication of success and failure in them are severe. Yes. What are the possible solutions available? Alternate methods, alternative, perhaps more human way of examining students' aptitude and competency needs to be identified. Entrepreneur skill, students should be helped in honing their entrepreneur skills. Meaningful choices, make education more meaningful that supports students to make choices that are not influenced by their social prestige like engineering, medicine, and more importantly be given opportunities and supported to develop different facets of their personalities. Responsive education, make education responsive to employment skills required. However, a unilateral relationship between education simply responding to market needs will do more harm than good. I hope these issues are addressed behaviorally and we stand to support the bill. And in this regard, I also request Honorable Minister to see that financial punishment and imprisonment should be lessened in case of the students' matters. It should be more strict
for the agency or the institutes or the centers, those who are really practicing and motivate the students to adopt the unfair means. In case of financial punishment and imprisonment should be less to the students, those who have no knowledge when they adopt this method during the examination. Thank you very much, sir. Now your time will come. No, I'm just intervene small. और इन्होंने भारत में अपने राज्य में जो गरीब आदिवासी बच्चों को 40,000 बच्चों को ये अपने यहाँ निशुल्क पढ़ाते हैं, जो नर्सरी से लेकर के +2 तक, और देश में शिक्षा और गरीबों की शिक्षा देने वाले इस सांसद को इस सदन के रूप से, और मंदिर अगर देखना है तो इनके विश्वविद्यालय में जाके देखिए, 40,000 बच्चे निशुल्क और वो भी आदिवासी इनके यहाँ पढ़ते हैं। ये सचमुच बधाई के पात्र है। The entire house associated with it. Yes. And I'll respond in detail, but I just wanted to clarify, maybe I have not been able to communicate that part. The student is not under the purview of this law. Yes. So I'll explain that when I respond finally. But we have not kept the student or the candidate in the purview of this law. Thank you. Come later. Honorable Member Shri Maluk Nagarji. स्टूडेंट के लिए नहीं हो रहा है punishment. अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ऐसा लगता है कि ज्यादातर हम लोग वही जो बिल है उसी को पढ़ के बोल रहे हैं, और इसमें जो बात रखी गई है, देश में आने वाले भविष्य को देख करके जो ये कदम है बहुत ही अच्छा है और सराहना के लायक है। और पिछले दिनों हम देखते थे देश के कई प्रदेशों में, वहां पेपर लीक हो गए, वहां नकल हो गई, वहां तिजोरी तोड़ करके रात को निकाल लिया, FIR हो गई, 3 दिन में अरेस्ट कर लिया। और खास करके राजस्थान में जो पिछली सरकार गई है, वहां की सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कई बार बयान दिए कि राजस्थान में ये एक पूरा घोटाला और एक पूरा माफियागिरी चल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए पैदल यात्रा की। तो मैं मंत्री जी बैठे हैं, इनकी DOPT की स्टैंडिंग कमेटी में भी हूं, अभी वहां मीटिंग अटेंड करके आया हूं। जो ये अमेंडमेंट लेके आए आगे के लिए कि करोड़ की आर्थिक रूप से सजा और 3 साल से 10 साल तक की सजा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो पिछले 10-15 सालों में जो सुर्खियां, जो अखबारों में खबर आई हैं, वो जो घोटाले हुए हैं, उनमें जो गैर जिम्मेदार और बेकाबिल अधिकारी नौकरी के सहारे अब पहुंचे हैं आगे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि समय समय पे जो इस तरह के सस्पिशियस ऐसे लोग हैं जिनको लगता है नकल देख करके करके आए हैं, उनके आचरण को देख करके और एक हर प्रदेश में कमेटी बने जो बीच बीच में अटेंडम चेकिंग करे, और जो इस तरह के लोग हैं उन पे भी लगाम लगाई जा सके, जिससे आगे आने वाले समय में जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसके साथ साथ वो भी खौफ हो और वो भी डर हो, जिससे ऐसी कोई घटना ना कर पाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो एग्जाम के दिनों में जो ये लेकर के आए हैं, उसमें जो देश की सीमा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, खासकर कश्मीर में, मंत्री जी कश्मीर से ही हैं, जो उस तरह के गांव है जो सीमा पे, उनके लिए जरूर कुछ ऐसा व्यवस्था हो, या तो वहां पे बड़े स्कूल और बड़े कॉलेज बनाए जाएं, या वहां पे ऐसे कोचिंग सेंटर खोले जाएं जिससे कि पूरे देश में उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, और इस सख्त कानून के होते हुए वो क्वालिफाई करके जाएं तो देश के लिए उनको एक सहयोग मिलेगा। मैं DOPT लॉ जस्टिस में हूं और अक्सर हमारा कन्वर्सेशन होता रहता है, और कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती जहां मैं अपनी राय वहां नहीं रखता। तो मैं मंत्री से कहना चाह रहा हूं कि जो लॉ से रिलेटेड, जुडिशियरी से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, वो भी इसी पाइप से निकलेंगे, वो भी इसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन जो उनको बनने के बाद
पूरे देश में जो बराबर में हरियाणा प्रदेश है जुडिशरी से संबंधित, हरियाणा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, और ये दिल्ली जो है जहां बैठे हैं हम लुटियन जान में, जहां रायसीना में, यहां दिल्ली में पता नहीं केजरीवाल साहब की सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी है। जहां बाकी सब जगह जुडिशरी में रिजर्वेशन है पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए, और यहाँ पे दिल्ली में नहीं है, तो आज क्योंकि लॉ एंड जस्टिस कमेटी और डीओपीटी से संबंधित है, तो मैं ये भी मांग करना चाहता हूं कि दिल्ली में भी और देश के जिन प्रदेशों में जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं है पिछड़ों और दलितों के लिए, उनमें भी रिजर्वेशन लाया जाना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी से कि जो खास करके उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पे बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा मैंने पिछली बार भी मांग की थी कि वहां तो जो जुडिशियरी से संबंधित बात आई वो अलग प्रदेश बनाने की मैंने मांग की थी। वो 24 करोड़ के करीब लोग हैं और 8.5 करोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वो अलग प्रदेश इसको बनाया जाए। जो 1953 में मांग उठी चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने, 1955 में बाबा अंबेडकर साहब ने मांग करी, 89 में किसी त्यागी ने चिट्ठी लिखी, 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा, तो एक अलग प्रदेश ये बने। और जब तक इसमें देर लगे, मेरठ में आज दोबारा मांग कर रहा हूं कि हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो। मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूँ। बिल पे है, अब बिल पे है, आपके लोग भी सब पढ़ के कुछ का कुछ बोलते हैं, मैं जानता हूँ साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। मैं इस बिल का सराहना करते हैं, हम इस बिल को समर्थन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। Thank you. Honorable member Srimati Supriya Sule. Stand on behalf of the Nationalist Congress Party in support of this bill. Sir, I was a little surprised by the Treasury bench when they started the debate. And Honorable Satyapal Singh ji, who himself has been through such exams, has shown so much gray in the examination. So that was a bit disappointing for a person who's already been through the system to talk against the system. It puts him also in gray area, which was little disappointing for me because मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ वर्दी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। ईमानदारी मतलब पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी वर्दी पहनता है उससे हम ईमानदार ही समझते हैं। तो ऐसे जिसने वर्दी पहनी है वो ही अगर एग्जाम पे क्वेश्चन मार्क करे तो मेरा तो अंदर से मैं हिल जाती हूँ कि अभी किस पे विश्वास करें हम। So it was little disappointing for me for the gentleman to speak the way he did. And उन्होंने कहा ईमानदारी, वो कहा न्यूयॉर्क में गए थे और न्यूयॉर्क में ईमानदारी की बातें सुनी। आपकी माँ का खुद सुन लेते ना तो ईमानदारी न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी सबसे बड़ा गुरु इस देश में कोई है तो अपनी माँ होती है, और सबसे ज्यादा ईमानदार बच्चे को कौन बनाना सिखाती है तो वो माँ सिखाती है। So I don't know what context of New York and guru he was giving. I'm just putting things in context about ईमानदारी। और ईमानदारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अपने संस्कार है, ईमानदार होना ही चाहिए। मैं ईमानदार हूँ बोलने की जरूरत नहीं है। You are ईमानदार, it's a good thing, होना ही चाहिए सब में ईमानदार। Sir, while I am complimenting this government for bringing this, I seek a few clarifications just so that we put it in context so while the country watches this. Sir, while जब मैं ये बिल ला रही थी तो मैंने एक सिनेमा देखा था, इट्स कॉल्ड 12th फेल। 12th फेल में एक डायलॉग था कि जमी जमाई व्यवस्था मीन्स इट्स अ सिस्टम विच इज ऑलरेडी बीन सेट। नाउ हु हैज सेट दिस सिस्टम? इफ वी से देयर इज अ केस, इट्स ईदर द स्कूल अथॉरिटी, it's the local education department, it could be the local administration, it could be political patronage, or it could be a state-sponsored activity. We don't know, but this is what we have read over the last many years that we have seen. Now, my question to this government is that now there are two, there's a criminal action or there's a civil action. Now, in the jurisprudence, I would like to seek clarification that penalties of 1 crore jail, you clarified, sir, in a small way in the intervention that you are not making it student-centric. It's going to be institution-centric. So could you clarify that how is this system going to work, and is there going to be a rational approach? I am completely with you. अगर तुम गलती करो तुमको भुगतना पड़ेगा, but my clarification in this is already there is a system in place. अगर कोई भी scam हो तो people do get caught.
So then what is the difference in what you're bringing in today in the bill that didn't exist in the past? So if you could kindly clarify for that. Sir, the other alarming thing which even Kadir mentioned, which I'd like to highlight to the minister, is can we not have a foolproof systems ourselves with using of technology, artificial intelligence, kitni sari cheezein ho rahi. So is there a way we can clock this exam by making sure there are no leakages by as many as we can through technology? But there's another side of technology, is because of technology, people are copying more. So how there are walkie-talkies used, there are earphones used, there is chat GPT used. So how are you going to control this through technology from both ends, from the exam side or the person who's giving the exams? If you could kindly clarify that. Sir, you were talking about, he talked about examples of Rajasthan and West Bengal. Sir, with full humility, I would like to highlight, maybe you have not read it or it's not come in the Delhi newspapers, but in 2023-24, आप ही की सरकार है महाराष्ट्र में, वहां भी एक स्कैम हुआ था तलाठी का. There was, you will be surprised with the numbers, sir. 11 lakh children applied for that exam. And out of that, they had to suspend the paper, cancel the paper because of leakages. Now, my question to you, sir, is most of these exams are now getting outsourced to big companies like Infosys, TCS and all that. Now, is that the right thing? Or jo pehle tha wo acha tha and outsourced? I'm just putting all the points to you. I'm not criticizing you. It's a very democratic debate. As even I'm as a parent, as a citizen, these are concerns brought to us in our constituencies by several aspirants. So was it good that सरकारी पहले चलाती थी और is outsourcing a good? क्योंकि महाराष्ट्र में तलाठी की जो एग्जाम हुई थी सर, वो आउटसोर्स की थी महाराष्ट्र सरकार में और वहां गफला हुआ है ऐसा आरोप हो चुका है. तो इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे is my question to you, sir. About 9 lakh people applied and 11 lakh had applied for it. Now there are electronic devices. Then there's another exam, sir, which is in Maharashtra State Council. Their job, teachers का job था सरकारी नौकरी के लिए. वहाँ this person has made 4.85 crores from the teachers. Now these are all examples. I'm not saying आपकी सरकार हमारी सरकार. I just wanted to edit it कि हर सरकार में होता है. ऐसा नहीं है कि आप ही की सरकार होती है और हमारे में नहीं होता. So why can't we take a holistic view and find a way where these issues can be resolved above politics? The other question is coaching classes. Sir, there are a lot of coaching classes. We put out ads कि 100% job हम आपको दे देंगे. How is the guarantee? So will these coaching classes, their advertising come also under this radar? And what is the accountability of this? Because what you are saying is the corruption just starts also here. लोग बोलते हैं हमको इतना पैसा दे दो, आप यहाँ coaching class में आओ, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी. So is there going to be some accountability at this level also? You said service provider, it's an organized crime. What is the specific meaning of service provider and organized crime? You in the bill have said that director को पकड़ लेंगे. There may be 10 directors, out of which 9 may be innocent. How will you track it that this is the ex-director who has created this? If suppose, I'm just giving it as an example, I hope TCS doesn't feel bad about it, but TCS को outsource कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने, तलाठी में कुछ गड़बड़ा हो गया. How will you reach which director is it? I mean, what is the system in place? How are you going to get answers to this? How will you find the culprit in the system which is so electronic in today's day and age? So I'm worried about the methodology and I'm concerned about the methodology of how you're going to do it. And delay, there is even the word delay and cancellation of the exam. But delay or cancellation exam to sarkar karti hai. So how will you hold sarkar responsible? So will governments also be accountable in timeline manner? Whichever state government, if they delay or cancel, but then how will the children benefit out of it? Because paper leak ho gaya to cancel ho gaya. How will you hold the government? Who will be the competent authority? It's too vague. I'm not taking away from the government's or DOPT's intent at all. My point is intent may be very, very good, but how are you going to implement it? It should not just be a flowery thing where it all looks good. So my question to this government is that various governments have been through various challenges. Sir, many governments across, no government allows this kind of things. अभी आपने कुछ चाचा भतीजा वगैरह वगैरह बोला था. I felt a bit bad because at least the state where I come from, we are very proud of our IPS and IS officers. They have extraordinary talented team who have built the amount of work politicians have done in building my state, sir. That much work. My collector is outstanding. My divisional commissioner is outstanding.
My CEO Jilla Parishad is outstanding. They have come from Jilla Parishad schools, worked very hard, very honestly, and built my state as much as we have built the state as politicians, whichever party. So I think it'd be unfair to say that pehle aisa hota tha. Does that mean you're challenging a whole system which is actually flawlessly served? All the IAS, IPS officers, there are so many in this room as well. They have worked very hard to get where they are. So it's very unfair to make it political. I request, it's a great system. We are very proud of DOPT over the last years. I think we are expecting transparency and fairness. So I appreciate your intent, but let's not criminalize everybody. So if you could kindly clarify what different are you doing than before? And I hope India works only on merit and we support the government on this bill. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Sri Chandeshwar Prasad. Please, Mike. चंदेश्वर प्रसाद बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक का समर्थन अपने एवं अपने पार्टी की तरफ से करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित किया है। इसे रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं करना लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण कई छात्रों को डिप्रेशन हो रहा था, तो कुछ आत्महत्या तक करने की सोच लेते थे। मेधावी छात्र मेरिट होने के बावजूद अपना मुकाम नहीं पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक का सारा जोर व्यक्तियों, संगठित माफिया व पेपर लीक एवं पेपर हल करने, प्रतिरूपण, कंप्यूटर संसाधनों के हैकिंग में लगे संस्थानों पर नकेल कसना है। सबसे अच्छी बात यह है, प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। लोक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण, विधेयक 2024 में पर्चा लीक करने, दूसरे की जगह परीक्षा देने, प्रश्न पत्र हल करने या इसमें मदद करने, परीक्षा केंद्र के बजाय अन्य जगह पर परीक्षा कराने, परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं करने पर 3 से 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना तय किया गया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। कंप्यूटर आधारित केंद्रों पर परीक्षा का संचालन करने वालों को कदाचार साबित होने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जनमानस में भी सुधार करने के लिए प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। सरकार कानून बना रही है, लेकिन इसका निश्चित रूप से हम कहें कि प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इसके लिए जनमानस में प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति इस बात को समझे कि अब बिना पढ़े पास करने से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे। इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। यह कंप्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। इस केंद्रीय कानून के दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं व केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए नहीं होने वाली परीक्षाएं भी आएगी। किसी धांधली के कारण अगर परीक्षा रद्द हुई तो इसका खर्चा दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं एवं संस्थाओं को भुगतना होगा। यह विधेयक हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है और इससे हमारे प्रदेश, बिहार सहित सभी देशों के युवाओं को फायदा और न्याय दिलाएगा और हम एक बेहतर भारत की बुनियाद रख पाएंगे। और इसके साथ एक बात और हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में जो वाइवा का सिस्टम है उसको खत्म करना चाहिए। वह भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रास्ता है। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं। जय बिहार, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री M.K. विष्णु प्रसाद जी। M.K. विष्णु प्रसाद जी। Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to speak on this bill, Public Examination Bill.
See, the dream of any youth is to get a government job. And the purpose of the exams is to get into a government job or for a higher education. Government job, for example, central government jobs like bank exams, railway recruitment, staff selection, etc. See, you know, after getting a government job, especially a central government job, that youth has got a lot of opportunity till his end. Immediately he'll go for a loan, he can get married, he or she can get married. See, the dreams are plenty. But in this system, there has been several leaks in the past. I'm observing for a long time. This August House is talking so many things, and Honorable Minister is mentioning the importance of this bill. I appreciate. This bill is essential. The need of the, no doubt. But we all should remember what happened in Vyapam scam. Let us not politicize this bill. It is a very serious issue. Almost 2,000 FIRs and 200 loss of lives have taken place. And what are we going to answer for this? Conducting an exam is not a joke. You have to prepare, you should print, coding, distribution, evaluation, declaration of results, and then re-examination or recalculation, so many things. In this system, there should be leak-proof. To ensure transparency, we have adopted some systems. Self-attestation by candidates, shortening the exam cycle from 18 to 22 months, from 18 to 18 months to 6 to 8 months, allowing the computer exams so that interviews doesn't take place, digital certification, digital work orders is being issued. In spite of all these efforts the government have been taking for so long, it is reported, it is heartbreaking that almost 41 documented leak cases have taken place. All across India, I mean, almost 15 states have been reported for the job of around 1.04 lakh jobs, employments. Almost 14 million people have applied. And look at their condition. Once their unfair means take place, then one, immediate stoppage of exams, and you don't know when the next exam will take place, and the dreams of the youths, millions of youths, is shattered. I urge this government, as my fellow congressperson, Sri Sureshi mentioned, that the re-examination should take place within 3 months from the date of cancellation. Please consider this important issue because the youths cannot wait indefinitely. Until now, no FIRs. Around 41 leak cases, there is no FIR, no arrests have been made. We are really surprised to know that there is no legislation specifically to deal with these unfair means. And that is why now we are now bringing this bill. We appreciate. See, malpractices or unfair means take place in several ways. Leakage of papers, impersonation, unauthorized entry into the examination centers. Even computers are being hacked. It is coming in the bill. I would like to mention, when computers are hacked, why not EVMs? Let us not brush aside this point. You're touching a very sensitive topic. See, when this government is bringing about computers being hacked, then EVMs also can be hacked. So that I think this government also should focus in bringing a separate legislation. Examination and election are no different entity. We have to consider this both equally and important. So the punishments are extending from 3 years to 10 years, 1 crore punishment. Yes, agreed. At the same time, when the service providers are being punished,
the important point is not only the employee, but the management team, the core person also has to be roped inside the investigation. The investigation is done by DSP or ACP level, I think so. When the system is going like this, I would like to know, this is a very good system. Legislation should be brought. Offenses should be inquired. If proven guilty, he should be punished. Yes. But this is for the central government examination centers alone. But I would like to know, more than percentage wise, if you see more percentage of people are appearing in the private examination, private colleges and deemed universities. They are also getting graduated and undergraduation, and for higher education, they are appearing in their own colleges or the universities. I am not saying all the deemed universities or private institutions are doing malpractices, but some bias practices are still taking place in the name of internals. So what is the regulatory system this government is going to have to control? So we should have some monitoring system where the most talented people are deprived and untalented people or unqualified or less qualified people are being pushed and encouraged by the management. So this also, I mean, the government should think in a comprehensive manner how they are going to rope in the management team also, the deemed university people also, for conducting exams. So this government has brought in a legislation which is welcomable, with some recommendations being passed from our side. And most importantly, I am happy to see the minister, while presenting this case, is talking about the level playing ground. But level playing ground comes when with the students of government schools and private schools, government institutions and private institutions. They have to face the exams called NEET. In Tamil Nadu, we are vehemently opposing this exam NEET because the students are trained in the government syllabus in particular language, and they have to compete with the students all over India who are being educated in the private institutions, and the syllabus and the examination papers are being prepared at the central level. Where is the level playing field here? This disparity, this government has to consider with a motherly nature approach, so that, see, he is also mentioning about so many suicides. In Tamil Nadu, so many suicides have taken place because our children are not able to get through the NEET examinations, in spite of excellent marks, outstanding marks in the state examinations level. So, comprehensive bill has to be passed. We support the bill. At the same time, there are some suggestions we are giving you, this government, kindly consider. And once again, I thank you for giving me an opportunity to speak on this bill. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Pradap Chandra Sarangi ji. चेयरमैन सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बिल में पार्टिसिपेट करने के लिए, मुझे अनुमति देने के लिए। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 अथवा द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 एक ऐतिहासिक बिल है। ये माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार का ये चांस है संभवतः इस देश में बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा किया जाता था, परीक्षा पद्धति को संशोधित करने के लिए, ये माननीय मोदी जी के समय में हुआ और माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को भी इस पर इस कानून की बहुत ही जरूरत था। मेरे को याद आता है मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा गांधी हुए। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय एक बार गोरा इंस्पेक्टर आए थे और 5 शब्दों का डिक्टेशन किया, सारे बच्चों ने ठीक करके लिखा। मोहनदास जी का एक बहुत गलत था। टीचर ने इनको कितना इंस्पायर किया, इसको मान लो, करेक्शन कर दो देख करके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो सत्य का पुजारी था बचपन से, इसलिए महात्मा बने। इसको नहीं माना। अगर हर विद्यार्थी मोहनदास जैसा होते हैं तो इस कानून की जरूरत नहीं होता।
लेकिन कानून की जरूरत ऐसा है, कह रहे कि विद्यार्थी ऐसा नीतिवान नहीं है। कानून की आवश्यकता इसके लिए जो कानून को तोड़ते हैं, जो कानून मानने वालों के लिए स्वयं अनुशासित होकर के, उनके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं। हमारा शास्त्रों में ऐसा है, न राजा न च प्रजासित न दंडो न च दांडिका, अर्थात एक आदर्श राष्ट्र में राजा और प्रजा नहीं होना चाहिए, दंड देने वाला दंड लेने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नागरिक चेतना विकसित नहीं होता है तब तो कानून की जरूरत है। कानून के बिना एक दिन भी नहीं चलेगा, इसलिए कानून की बहुत जरूरत है। आज हम क्या देखते हैं, सीनियर ऑफिसर्स, लीडर्स, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति इस पाप कर्म में सहभागी होते हैं। और जैसा हमारे मित्र सत्यपाल सिंह जी ने बोले कि एक राज्य में ऐसा हुआ था कि इसको लीगलाइज करने की कोशिश किया गया और सारे पुलिस अधिकारी भी मिलकर के इसमें सहभागी बने। शासन बदल जाने से प्रशासन का चरित्र भी बदल जाता है। जो पुलिस उस समय कॉपी सप्लाई करता था, वो आज कॉपी को डंडा लेकर के रोकता है। इसलिए हमको इस कानून की बहुत जरूरत है। कानून नहीं होने के कारण इस समानुपातिक दंड व्यवस्था भी नहीं हो सकता है, इसलिए ये भय पैदा नहीं होता है, टेररिस्ट को टेरराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये कानून की। और परीक्षा में माल प्रैक्टिस कई दिनों से चलता है, आज नहीं। अति प्राचीन काल में हमारे देश में एक बच्चा को रॉयल स्कूल में एडमिशन को इनकार कर दिया गया, उसका नाम है एकलव्य। द्रोणाचार्य ने जब अरण्य में देखा कि वो खुद अपना निष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर अपना पौरुष को प्रदर्शित कर सकता है, 12 साल 14 साल राजकीय परिवेश में जो द्रोण के पास में रह करके ट्रेनिंग लिया था और बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन न होते हुए भी उनको ये दबा दिया, परास्त कर दिया, तो द्रोणाचार्य ने माल प्रैक्टिस का सहारा लिया, उसका अंगूठा को काट लिया, गुरुकुल को कलंकित कर दिया। आज भी मैं देखता हूं कोई ट्यूशन मास्टर जाकर के परीक्षा हॉल में कॉपी सप्लाई करते हैं, 25 साल से देखते आता हूं और मेरा जीवन में बहुत कटु अनुभव है। एक बार मैं एक कॉलेज में इन्विजिलेटर का काम करता था, एक हाईकोर्ट का जस्टिस का बेटा वो परीक्षा देता था, वो बहुत माल प्रैक्टिस किया, बाहर जाकर के कॉपी कलेक्ट किया, मैं उनको पकड़ा और उनके खिलाफ लिखा। वो कई महीना तक प्रभावी अफसरों को ला करके मेरे को प्रभावित करने की कोशिश किया, लिख दो, ये कर दो। उसके बाद धमकी दिया, तुमको अरेस्ट करेंगे। तो मैंने बोला मैं अरेस्ट होने के लिए कोई शंका नहीं है, कॉपी पकड़ करके मैं अरेस्ट होने को तैयार हूं, लेकिन जजमेंट बेचने वालों को मैं कभी नहीं मानूंगा। और ऐसा मैंने कई बड़े बड़े लोगों का रोष का शिकार हुआ कॉपी को पकड़ने के लिए। हमारे मित्र अच्युत सामंत जी ने बोले कि उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं है। उड़ीसा में ऐसा क्या क्या है, मैं इसका जीवंत उदाहरण हूं। उड़ीसा में मैं जब विधायक था, काउंसिल का मेंबर था, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एग्जामिनेशन कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी में भी था। और मैं एक पकड़ा गया कि एक फेल पिला को फर्स्ट क्लास कर दिया गया, एक फर्स्ट क्लास पिला को फेल कर दिया गया। इसका इंक्वायरी कमिटी में भी मैं मुख्य था। और जब इस कॉलेज को गया और उसको पकड़ा, उसका प्रिंसिपल ही पूरा जिम्मेदार था। मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, सारा रिपोर्ट दे दिया। उसका मैनेजमेंट ने हमको कितना चापलूसी किया, आप सुने नहीं। इसका पूरा रहस्य को हमने भंडाफोड़ कर दिया। और जब ये भी मान गया, बहुत पटापटा करके उनको लिख करके उनका सबूत भी ले आया। और सरकार बोले कि तो ब्लॉक ग्रांट कॉलेज हम क्या कर सकते। मैंने बोला गवर्नमेंट कैन नॉट बी हेल्पलेस बिफोर एनीबॉडी, गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ द कॉन्करेंस, काउंसिल कैन विथड्रॉ द एफिलिएशन, लेट देम स्टार्ट ए ट्यूशन सेंटर। बाद में वो प्रिंसिपल को हटाने के लिए मैनेजमेंट राजी हुआ। ऐसा कई उदाहरण है। मैं मेरे को मालूम है, एक पेपर में आया, गौतम मारांडी करके एक लड़का, आदिवासी, पितृहीन, वो वनवासी लड़का, वो सारे विषय में फर्स्ट क्लास मार्क है, सिर्फ मैथमेटिक्स में 1 नंबर करके फेल हो गया। मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेसिडेंट को फोन किया, उनका हेडमास्टर को बोला, हेडमास्टर आया। मैंने बोला ऐसा तो हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 2 दिन तब बाकी था, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर कॉलेज एडमिशन। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेसिडेंट ने, जो बाद में डायरेक्टर हायर एजुकेशन बने, वो मेरे को बताया कि उनका मैथमेटिक्स में 54 है, उनको 1 कर दिया गया।
इस इंक्वायरी में पता चला कि 6 लड़कों को फेल किया गया, एक लड़का को फर्स्ट क्लास देने के लिए। आज तक भी एक स्टाफ सस्पेंड होकर के बैठा इस केस में। सर, मैंने जिद किया कि 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट को रेक्टिफाई किया जाए। करने के बाद मैं इनको लेकर के अच्युत सामंत जी का किस में पढ़ाया। वो लड़का वहां से ग्रेजुएशन किया। ये तो उदाहरण है उड़ीसा में क्या चलता है। उड़ीसा में माल प्रैक्टिस भी है, हाँ, कई राज्यों की तुलना से कम हो सकता है माल प्रैक्टिस है। कितना हजारों उदाहरण में दे सकता हूं ऐसा। सर, अनुचित पद्धति या पदार्थों का अवलंबन, मेरा क्या अवसर मैं नहीं जानना। कभी कभी मेरे को फोन कर देते हैं, सर फलाना कॉलेज में, कोई स्टूडेंट फोन कर देता है, कोई अध्यापक फोन करता है, हाँ फलाना कॉलेज में 22 दिन का प्रश्न पत्रों को रख दिया गया है, भेजा नहीं गया। जब इनको हमने इंक्वायरी किया, ऐसा ही हुआ। एक प्रोफेसर को भेजा मैंने वाइस चांसलर को बोल करके, तब मालूम पड़ा कि 22 दिन का। तब वहां का प्रिंसिपल कैफियत दिया कि हमने पोस्टेज खर्च कम लगेगा इसलिए मैंने रखा था। रात को हस्तकर्म करते थे और सारा रिजल्ट कैंसिल हुआ। सर, ये चलता था और आज भी चलता है। जब तक ह्यूमन कैरेक्टर में ऐसा एक्सेलेंस नहीं आएगा, ये चलता रहेगा। टेक्नोलॉजी मानव से बड़ा नहीं है, फिर भी बहुत नियंत्रित हो जाएगा। बेईमानों को विज्ञान के द्वारा हम ईमानदार नहीं बना सकते, भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बना सकते, देशद्रोही को देशभक्त बना नहीं सकते। इसलिए हमको ये जो सत्यपाल सिंह जी ने बोले कि कैरेक्टर एक्सेलेंस को बचपन से डेवलप करना पड़ेगा। सर, कंप्यूटर प्रणाली में जो छेड़छाड़ होता है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होता है, प्रिया प्रीति तोषण, आर्थिक प्रलोभन अथवा अन्य आसक्ति के कारण लोक सेवकों के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, परीक्षा केंद्र का दुरुपयोग, दूसरों को परीक्षकों को प्रलुब्ध करने के लिए परीक्षा करके प्रलुब्ध करके फेवर हासिल करना, रिजल्ट प्रिपरेशन, टेबुलेशन और पब्लिकेशन में अनुचित पद्धति का अवलंबन, सब्स्टिट्यूट एग्जाम, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी के बदल में और एक परीक्षा देता था। मैट्रिक परीक्षा में बीए वाला देता था, इसको हमने पकड़ा और ये भागा। सर, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पर, ऐसा कई प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। ये भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश का जो नुकसान होता है, मुझे तो कभी कभी इसको देशोद्रोह के समान मानने को इच्छा होता है। सर, संविधान का अपमान होता है। संविधान में सबको न्याय देने के लिए वचन दिया हमारा पूर्वजों ने। ये सामाजिक न्याय, नेचुरल जस्टिस डिनाइड हो जाता है, न्याय व्यवस्था का उल्लंघन होता है, योग्यता का लांछन होता है, अपमान होता है, सामर्थ्य का अपमान होता है, भ्रष्टाचार का प्रोत्साहन होता है। सर, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हमारे संविधान में स्वीकार किया गया, सर, युवाओं को स्पाइनलेस बनाया जाता है, प्रशासन को भ्रष्टाचार से कलंकित। सर, जो भ्रष्टाचार के द्वारा जो प्रलोभन दे करके मनी पावर अथवा अन्य पावर से आया है, वो तो भ्रष्टाचार को सत्ता के दुरुपयोग करके बढ़ाया गया। सर, दिस विल स्टार्ट ए विशियस सर्किल। इसलिए एक कठोर कानून का आवश्यकता है। यस सर, मैं आपको एक कहानी बनाता हूं। हमारा कर्ण का कितना अपमान हुआ। सर, एक कर्ण का अपना योग्यता होते हुए भी इसका अपमान हुआ, ये भी माल प्रैक्टिस है। लेकिन कर्ण ने क्या बोला, दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम च पौरुषम, पौरुष अर्जन करना ये मराधीन है। किस कुल में मैं जन्म लाभ करूं, ये मराधीन नहीं है। लेकिन ये माल प्रैक्टिस के कारण ये पौरुष प्रदर्शन में भी सबको समान चांस नहीं मिलता है। सर, हमारे जो पूर्व वैदिक सनातन परंपरा में जो परीक्षा पद्धति था, इसमें कॉपी करने का अवसर नहीं था। योग्यता प्रदर्शन ऑटोमेटिक होने की व्यवस्था था। अनुसंधान सत्यानुसंधानी मूल स्पिरिट था। सर, आज भी श्रीमा अरविंद आश्रम में परीक्षा को उठा दिया, क्योंकि ये कॉपी का चांस होता है, इसलिए उठा दिया। एक जीवंत पाठन पद्धति उन्होंने चालू किया। सर, इस विषय में भी सोचा जा सकता है, भिन्न प्रकार की परीक्षा पद्धति। भारत का भविष्य निर्माण करने वाला, नया भारत का निर्माता, युवा शक्ति का पारदर्शिता, दक्षता, निपुणता, योग्यता को प्रदर्शन करने के लिए ऐसा कानून की बहुत आवश्यकता है। कठोर और दृष्टांतमूलक शास्ति विधान की जरूरत है। सर, बिना शास्ति में नहीं होगा। जिस सांप का दांत नहीं होता है उसको कोई नहीं मानता। एक संगठित क्रिमिनल ग्रुप तैयार होकर के सब काम करते हैं। सर, माननीय और मोदी जी के शासनकाल में एक पर एक ऐतिहासिक कानून बनता है, ऐतिहासिक काम होता है। नेताजी सुभाष बोस बोलते थे, लेट अस क्रिएट हिस्ट्री, लेट अदर्स राइट इट।
वी डोंट हैव एनी टाइम टू राइट हिस्ट्री। ये इतिहास निर्माण करने का एक कालखंड है और मैं इस बिल को समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। सर, हमको याद रखना पड़ेगा, देयर आर मेनी शॉर्टकट्स टू सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज, देयर कैन नॉट बी एनी शॉर्टकट टू नॉलेज। सो इस व्यवस्था को कड़ी से कड़ी कानून के द्वारा सुनिश्चित करना यह आज हम सबका दायित्व है। मैं बहुत आनंद से आज ये भाव व्यक्त करने के समय में कहता हूं कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस बहुत सारे सांसदों ने इसको समर्थन किया। ये राष्ट्र हित में है, इसलिए मैं इसको समर्थन करता हूं। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री कल्याण बैनर्जी। Sir, in respect of the public examinations preventions of unfair means Bill 2024. Bill has been brought different stages of unfair means have been categorized under clause C of the bill. Sir, what I intend to say is this. All these categories are already covered by still now the Indian Penal Code and also Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which have been passed but has not yet been implemented. And up to today, wherever, whenever, these sorts of activities are being conducted, criminal proceeding vis-a-vis civil proceedings are being drawn against them. Sir, consistently I am saying for last few years that in our country there is no deficiency of laws covering the criminal activities. No deficiencies there. But the problem is the implementation. Law is passed from this parliament. It's a parliament's wisdom, it is passed. But ultimately it has to be implemented by the implementing agency. That is the greatest failure in our country today. Still I am saying, I am not objecting any of the things. But still I am saying this is, all are covered. See, clause 15 of the bill. Clause 15 of the bill is saying, these provisions of the Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the timing in force. Therefore, existing laws are there. You are categorizing more category, subcategory, another mini subcategory. But in a broader sense, it all are there. The question is whether the central government has taken steps in respect of this maladministration wherever it has been done and these offences have been committed. Through you, sir, I want to know from the Honorable Minister, for last 5 or 10 years, in how many cases the central government has implemented it? Law has been implemented, prosecution has been done, conviction has been made. This is I have a request to this answer should be given. No one indulges these types of activities. But the point remains, there are sometimes something is said which is very attractive. It goes well in the ears. Question is, it is established. In our country today, unfortunately, we are go by media trial. In any sensitive criminal cases, media trial. Everybody is facing. Whether it's a central government, whether it's a state government, whether it's a central minister, whether it's a state minister. They prove it before the case is started. Consequences has to be followed naturally.
public criticism, this criticism, this man is bad, that man is bad, this minister is bad, that minister is bad. But I don't believe in that until it is proved and it is established. The country is going on in that way. I will request the Honorable Minister, all these ministers are here. Whenever a criminal case is there, court as is reason over the matter, public trial should be stopped. Anyone has been made accused, not only accused, he has been made criminal, etc. at the moment. Let's take a case. A minister activities is involved. Nobody knows whether it has been done or it has not been done. Public trial is done. A minister's relative is involved. Immediately it is taken in that way in the media trial. This gentleman is a relative of any minister. Therefore, this media trial ruined his career. I will request the honorable ministers, please think about this also. Ultimately, justice is not done. Justice has to be done. Justice has to be done in their cases. Yes, whether he has really indulged malpractice, whether he has done anything, whether anyone has really done the criminal activities or not. So someone has said, I was not here, I have been told, that scam of Bengal of the teacher's appointment, employment. Sir, I just tell you. Some allegations who are coming, almost all in these cases you will see in future, all these unsuccessful persons comes. Unsuccessful persons come, lodge complaints against the successful persons. This is a scenario. After 4 years, 5 years, 6 years, they are coming. In West Bengal also, some unsuccessful persons have come. One of the single judge of the Calcutta High Court, by a judgment, terminated 32,000 private primary teachers, 32,000, and directed to start de novo selection process. Matter went on appeal. Appeal court stayed that termination, but directed to continue the selection process. Went to Supreme Court has set aside the entire order. This is because of all this media trial. No evidence, nothing has been established. If you speak about a story of a scam, but scam is established as if. In another case, the same learned judge, 15,000 teachers and employees service have been terminated. 9, 10, 11, 12, C and D group went up to the Supreme Court. Supreme Court has set aside that. Because principles, laws have not been followed. Follow the principles of law. I am not saying for a single moment any malpractice, whenever any malpractice is there. I am not saying that if any malpractice is there, no steps should be taken. Steps should be taken, but it should be in accordance with law. Not because of saying someone's. There must be a concrete proof. Before you reach into the conclusion, this is the malpractices have done, there must be an established fact, concrete evidence, not because of saying of someone. Today is in the social media, we are here. Anybody can lodge any complaint against anyone and steps are being taken on that basis. It cannot be done. It cannot be done in this way. Therefore, sir, what I am saying, suggesting, you see, so far clause 3 is concerned, it is having a two effect. The Honorable Minister, please. Sir. Here. Oh, sorry. Jitendra Singh. Sorry, I'm very sorry. Jitendra Singh. Sir, I'm very sorry. I'm sorry. Sir, this clause 3 is having two consequences. One is criminal consequences. Another one is civil consequences. The moment it comes, some malpractices have been done. Now take it for 2,000 students are there or 2,500 persons are there.
2,500 are scratched, but 2,500 have not done it. Maybe 100 has done it, 150 has done it, maybe 150, 200 has done it. The problem in the country is this: whoever the investigating agency or the inquiry committee is there, without identifying that 200%, 150 and 200%, coming up with the reports and etc., as if 2,500 persons are involved in this. This is not a justice. All students cannot be said to be dishonest. I'm sorry, I am not agreeing. All persons cannot be said to be dishonest. Dishonest may be there. There may be 1% or 2%. Our young generations are brilliant. Our young generations are honest. Our young generations are sincere. Our young generation will develop our country. We believe and we are having a trust. But if there is 1 and 2%, segregate it, please. I don't find anywhere any process, whether CBI comes, whether any investigating agency comes. I have a number of experiences there, whether it's in the railway or it is in the other places. Only one report is coming, but segregation is not there. For committing one's criminal activities, the rest should not suffer. This central government must look into that. Whoever is the agency, whoever is conducting, please, you apply your mind, look into the matter, segregate it. Please do not go on the basis of the media trial. And few judges are there also nowadays in our country. They are not required to law. They only here in the evening they show, they are watching the TV show, morning reading the newspaper, deciding the matter on that basis without adhering to the established principles of law. With this, I say, of course, the provisions are good. It has been made. And it is in addition to, think about this. Now, one clarification I need it from the Honorable Minister, please. Since you have said in addition to, if the imposition of the penalty are different, let's assume here it is 1 year, and in that it is 3 years. What would be happen to that? Which law would be followed? Which law would be followed? That's with this, sir. I extremely extend my thanks to the Honorable Chairman, and also I have conveyed possibly my whatever I have to say to the Honorable Minister. Sorry, kindly, I have just mixed. I am sorry. Do not mind, please. No, no. Okay. Thank you. Honorable Member, Sri E.T. Mohammed. Sir, thank you very much. Sir, with regard to this bill, the intent and the content seems to be good. If some amendment is required, that can be done. There was elaborate discussion on this. Hope that the minister will include that kind of suggestions. Similarly, sir, this is like a model act. It's going to be a model act. States can have its discretion. There it can be improved. Various states have made separate law. Like Karnataka, they have got a different law. This seems to be, I gone through that, it seems to be good. So what I'm saying is, the need to examine the examination system and ensure the credibility is the need of the hour. It's a very important thing. Now, we all know that during the examination season, there are a lot of scandals. Reports are coming in a very, very painful manner. Sir, in my hand, this is a comprehensive survey conducted by Indian experts with regard to leakage. It's a big document. I cannot caught within the time frame. This says 15 states, leaks of the paper. In 41 job
recruitment examination. Sir, it's a big list. So we can very well imagine how much havoc it will be played in our country. So this requires immediate attention. So what are the solutions? Learned friends were saying technology application will help up to some extent. For all the this thing, technology, there are some risks. Even artificial intelligence also, there's a risk part. We understand that. But in spite of all these things, in the examination centers, whether it is in the universities or any other public institution, PSU, wherever it may be, this kind of improvement too, technological application may help us to tide over the difficulties. Now I am coming to the university side. I had been education minister in the state of Kerala. Sir, you were also very instrumental in making the system perfect. Sir, 1,100 universities, 50,000 affiliated colleges, including 700 autonomous colleges, and 40.15 million students. It's a big thing. So there is a lot of inconsistencies, a lot of irregularities, especially as mentioned in this act, fraud, leakage, and that kind of thing, corruptions. It's a matter to be addressed very seriously. Sir, examination reforms, that only is the best way. Now what is happening? Kerala, we made a model, sir. Instead of examination once in a year, we made continuous evaluation. Continuous evaluation, and instead of learning everything from the textbook and learning it by heart and then sitting in the examination hall, that is not the way of doing that. It used to be comprehensively restructured. Sir, it is learning in by heart is an easy thing, but his talent will have to be measured. That is not happening. Unfortunately, the system now working is what? It is not student-centered, sir. It is textbook-centered. It is teacher-centered. Ability of the student, that has not been considered. So instead of this instructivism type of examination, it should be constructively like that, constructive type of education. So the other thing, autonomous college. Autonomous college was a board initiative. But there also I suggest, if I am subject to correction, Tamil Nadu may be the first state in India which introduced examination in the autonomous colleges. After that, I think Andhra Pradesh, Kerala come 3 or 4th state. Sir, they deserve some kind of liberty, freedom in formulating the courses and all kind of things. But a supervision on the part of the government is required, I think. From the practical experience, we must encourage autonomous colleges. That will have very good impact in our education system. But at the same time, in order to ensure the credibility, government must have a scrutiny over that. It's not, I am not saying that kind of titan kind of things. That is one thing. So I don't want to spend much of the time. Yes. The other thing, sir, one thing is very sure. What is happening? Politics, of course, is there. As correctly mentioned by my learned friend, some kind of media kind of story, fabricating kind of thing, that also is there. But we have to be convinced ourselves that the system is working properly. This is an effort to that. So what I am suggesting is, very healthy discussion had taken place in this house. Academicians who were participating in the discussion. I hope that the Honorable Minister will follow that and try to make adequate changes or modification in this bill itself. I hope that this is an eye-opener as far as the credibility of the system is concerned. I hope that government will take very urgent steps. One thing in the end, sir, reforms. When we are planning reforms, even in the case of examination or whatever it may be, it should be in a speedy manner. Sir, this is the internationalization of your education and other things. We have to be in the fast track.
If we go slow, we will be in the sideline. So what I am suggesting is, if we want make change the things, we must travel in the fast track. We hope that government will keep this also in the mind and make adequate modification. With this few words, sir, I conclude. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Shasim Masoodi. Masoodi. Thank you, sir. Thank you for allowing me to speak on the public examination prevention of unfair means bill 2024. Sir, I stand in support of the bill. I congratulate Honorable Minister Dr. Jitendra Singh for bringing this bill, and it tells us that cognizance has been taken on a problem, a grave problem that has of late assumed menacing proportions. Sir, this is a timely step taken in right direction. Honorable Minister said that this is second important piece of legislation after Women Reservation Act, the law which provides reservation for women. But I take it, it's my personal view, it is much more important than that, because that delays the implementation. We don't know, after a decade or so, the benefit may reach the target group, but here it is instant, and we know that the results of this bill will be available only immediately after the rules are framed, and I expect that rules will be framed immediately after the bill is passed. Sir, the statement of objects and reasons spells out the objects of the bill. The object is to enhance transparency in examinations for recruitment, and also, that is very important, also admission to higher education institutions, because the problem would not only plague the recruitment, but also the admission to higher education institutions. So the bill is well drafted. The definition clause I have gone through, I mean, it is well drafted, and the definition of unfair means is inclusive, and the bill is expected to have the results that are intended. But, sir, we should not stop on with this bill, because I believe that the recruitment process as well as the admissions, in particular the recruitment process, calls for a holistic approach. Sir, if we have transparency in the exam, that is not the end game. We should take steps to provide a level play field across the country. The bill encourages the states to have a similar legislation in the states, but the effort should be to have a level play field, and what can be done to achieve that level play field. For someone who does not have the level play field, transparency in examination in recruitment process does not mean anything, because he has to he has to compete with someone who has an advantageous position, who belongs to a different strata of the society. So I don't know what steps would be taken, but I expect Honorable Minister to just have his attention towards this providing level play field as well. Then we should try to integrate ICT tools, because ICT tools, without this personal intervention, ICT tools are more objective and more fair, and raising less suspicion in examining this process. I don't know to what extent, but I think we should try to have the ICT tools integrated with the recruitment process. And then, sir, the problem that was highlighted by one of honorable members is that the cancellation of examination should not push the candidates who have appeared in the examination to uncertainty. There should be a statutorily provided period for having that examination conducted once more. Maybe 2 months, 8 weeks, or maybe 12 weeks, depends on how you can organize the logistics, but it should be statutorily fixed.
We should not leave it to the individual authority or individual commission or individual body to fix the examinations. It should be statutorily fixed so that we have the examination and there is an opportunity, because we know it, the examination delay and cancellation of examinations results in delays, and it creates bitterness and bitterness amongst youth, unemployed youth. So it should be in a time frame so that they have not to, it's not a wait that is endless. So they have an opportunity. Second is that, sir, after this whole exercise, we should statutorily also provide for this wait list, because after such an exercise, because I have come to know some students met me in Jammu, they said, some candidates met me in Jammu, they said that the local administration has done away with this waiting list. Because if somebody has put his labor and he figures there are 108 posts, for example, and he is figures at 109. So if there are people shop for the jobs, they are hopping from one place to another place. So most of the people selected, the candidates also leaving way for the waiting list. Yes. So we should have a statutory percentage as well as the period for that wait list to be operational. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Sri N.K. Premendra. It's not. Thank you very much, sir, for giving me the chance to take part in the discussion on the bill. It's a very important bill, according to me. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Bills 2024. Sir, my first suggestion to the Honorable Minister is kindly send this bill to the Parliamentary Standing Committee for close scrutiny of the bill. Because the bill is against the basic principles of criminal jurisprudence. As rightly pointed out my learned friend just now, there is no substantive law for the public examination, the conduct of the public examinations. Already there is a law, but you are bringing a substantive law so as to combat the issue, so as to address the issue. I fully support. But if you go through the bill, the drafting of the bill, the content of the bill, it can very well be seen that it is against the principles of criminal jurisprudence. I will explain it one by one. Sir, what is the intent of the bill? Intent of the bill, I fully agree with them. There is no bad intention on the part of the government in bringing such a punitive bill that is giving more punishment, grave punishment for the malpractices in the public examinations. Transparency in examination for recruitment as well as admission to higher educational institution is highly essential. It is need of the hour. Yes, at present there is no specific substantive law to deal the unfair means or offences conducted by the various public examination agencies. So, sir, there are 20 offences and unfair means have been identified in this bill. It is including impersonation, manipulation of answer sheets, and tampering with the documents. All these things will come within the purview of Indian Penal Code. Specific offences are there in the Indian Penal Code, but you are coming with a substantive law, there is no problem. But you see the quantum of punishment being provided in the bill is disproportionate. That is the first objection which I would like to make. Because the imprisonment which you have mentioned is, which you have given for each and every unfair means is 3 to 5 years. Unfair means, if any unfair means is adopted, it is 3 to 5 years. It is if it is done by an individual, and it will be up to 5 to 10 years if it is an organized crime. Sir, there lies the quantum of punishment. For example, unfair means is, what are the unfair means? It is explained in clause 3. Sir, you kindly go through subclause 8 and subclause 12 of clause 3. That is subclause 8, willful violation of norms or standards set up by the central government or conduct of an examination on its own through its agency. So what are the norms to be stipulated? If any violation of any norms, he will be given a punishment for 3 to 5 years. Any officials can be targeted. See, violation of the norms, basic deviation from the violation of the norms, the quantum of punishment will be 3 to 5 years, and the punishment penal fine will be more than up to 10 lakhs rupees.
And if it is organized, that will go up to 1 crore of rupees, and the imprisonment will be from 5 to 10 years. And similarly, if you go through subclause 12 of clause 3, manipulation in seating arrangements, you kindly see that definitions are very exhaustive. It can be interpreted in any way. If you are preparing in the seating arrangements of the students and allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means on examination, then also this quantum of punishment is too much. That is why I'm requesting the Honorable Minister have a close scrutiny, legal scrutiny of this bill, so as to have a proper criminal jurisprudence in the bill also. Otherwise, it will be totally disproportionate. Suppose a student just copying or having a murmuring with the neighboring student, then the punishment is too much. This is totally disproportionate. That is the reason by which I raise my objection. And regarding the legal drafting also, kindly go through clause 8, subclause 3, the proviso. The proviso to subclause 3 of clause 8, that is offense is stated, then you are saying that provided nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment under this act if he proves that the offense was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offense. Sir, it is the basic criminal jurisprudence. Why should it be put in there? If he proves that it is without his knowledge, this act was done, and he has acted everything, and he has applied his mind in due diligence, why should this proviso is there after putting the punishment? The same, madam, the same thing is being repeated in clause 4 of clause 10, subclause 4 of clause 10. Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment under the act if he proves that the offense was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such an offense. What does it indicate? That means if he proves that you are innocent, that nothing will be applicable. Why this proviso is being incorporated in a bill, such a very important bill, for which also I have given 10 amendments to this bill. Kindly go through the amendments. Most of them are harmless amendments that has to be looked into. That is why once again I am requesting to the Honorable Minister that all this unfair means, since the paucity of time, I'm not going to explain all these things. You go through clause 3, almost all the provisions, if you directly or indirectly assisting the candidate in any manner, unauthorizedly in the public examination, then you will be punishable with 3 to 5 years of imprisonment. So this is the way by which the definitions and unfair means are being described. This definition and unfair means is very exhaustive, can be interpreted in any manner. So that has to be re-looked into. I am not doubting the intention of the government to address this issue, but at the same time, these reservations has to be looked into with a close scrutiny. With this words, I conclude. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, Madam Chairperson, for allowing me to speak on Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. मैडम, बिल जो है ये इस देश में बहुत बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए बिल आया है. मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी नियत से ये बिल आया है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि देश भर में विभिन्न राज्यों में जिस तरीके का नकल माफिया एक्टिव है, और वो उनको कहीं ना कहीं, मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नकल माफिया है जो देश के अंदर ये काम कर रहा है. और मैं राजनीतिक संरक्षण इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक संरक्षण तो माफिया है ही है, चलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि इस देश के नौजवानों को रोजगार ना देना चाहती है. पर नौजवान जो है, छात्र जो है, वो साल 2-2 साल पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, और उसके बाद क्या होता है, परीक्षा में बैठता है, पता चला साहब कहीं से पेपर लीक हो गया, पूरे की पूरी परीक्षा रद्द हो गई, फिर उसका कोई डेट नहीं कि कब दोबारा परीक्षा होगी.
सभापति महोदय, हजारों की संख्या में नौजवानों ने खुदकुशी की है, जिन्होंने पूरा अपना कई कई वर्ष लगा दिए तैयारी में, लेकिन वो परीक्षा ही नहीं हो पाई। मेरा ये भी कहना है कि ये बिल जो है, जैसा प्रेमचंद्रन जी ने कहा, कि वाकई कहीं ऐसा ना हो कि जो इसमें कुछ क्लॉजेस हैं ऐसे कि अगर कोई बच्चा अपने आप से देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, पता चला उस स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट किया जा सके, क्या किया जाए, तो इसका ये दुधारी तलवार भी साबित ना हो कि आने वाले वक्त में जो भी सरकारें रहें वो फिर उन स्कूल कॉलेजेस पर, उन इंस्टीट्यूशंस पर इतना दबाव ना बनाए कि वो उनका मिसयूज कर सके। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी बहुत जरूरत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार में तो खास तौर से क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पिछले वर्ष जो है नकल करते हुए एक अखबार के रिपोर्टर ने एक्सपोजर कर दिया, तो पता चला कि उसी को जो है उठा करके जेल भेज दिया गया। जो माफिया है वो इतना स्ट्रांग है कि उनकी करतूतों को अगर कोई एक्सपोज करता है तो वो उनके खिलाफ, जो एक्सपोज करने वाले लोग हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, उन पर कार्रवाई कराते हैं, उनको जेलों में भिजवाने का काम करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहूंगा कि ये वाकई अच्छा बिल है, लेकिन इसमें कुछ जो क्लॉजेस हैं, अगर वाकई इसको और डेलिब्रेशन इसमें किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी को आप भेजें तो और अच्छा रहेगा। एक कॉम्प्रहेंसिव अच्छा बिल आए जिससे नकल माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। नौजवान जो वर्षों वर्षों तैयारी करते हैं अपनी परीक्षा के लिए और उनको अंतिम आखिर में जो है उनको निराशा हाथ लगती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय के जया कुमार जी। अच्छा अच्छा। Honorable Madam Speaker, जय कुमार। thank you very much for the opportunity. For a change, a bill has been brought in हो गया। to get the appreciation of the opposition parties also. I've been watching the deliberations going on here. Almost all members who spoke ahead of me have appreciated this bill. We should appreciate Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister, for this. Sir, at the same time, I would record my personal views that you are very late. We are all aware that what is happening in the country at various parts of the country. Some of the members have also mentioned that what is the size of this scam? How many states have suffered due to this? How many young lads have sacrificed their opportunities because of some scamsters coming in? If you see the types of scams, it is largely the outsiders coming in and doing this. Rarely the students or those who are taking up the examinations involved in this. Just to make quick money or fraudulent money, they got into the system and they spoiled the system and to earn money in a fraudulent way. I appreciate once again that you have realized the seriousness of this and you have brought the bill. At the same time, I join with our learned member, Mr. Hemachandran ji here, that he had pointed out quite a few changes, which I feel is quite legitimate to have this. I have also seen some of the gaps or lacuna in this bill. One is that it does not provide solution straight away. Suppose if the examination is cancelled because of the scam, that batch of students had to wait for a very long period and they have no way to go out. They studied for these tough examinations for 6 months and 7 months, but another 7 months, 8 months, 9 months, indefinitely they have to wait for the government to come up for new set of examinations for those students. Therefore, I feel that there should be an option
which is acceptable to the students community or those students who are appearing for these examinations. Another thing is that the accountability of those officers of the examining agencies. I have seen it to an extent possible. I wouldn't say I have gone through very thoroughly. And here again, there is nothing mentioned about the people at the helm of affairs who are responsible for it. Most of the large-scale scams in this particular regard has been done with the involvement of the highest people sitting in the affairs of those matters. Therefore, I plead that those people who are sitting up to the higher authorities should be investigated, involved, and solution to be found. This is my one of the suggestions. Sir, another strange thing I see, I know it is for good or bad. Normally, any law you bring in, that is what I have been watching in this house. You always bind the state governments. Take up any law, whether it is an agricultural law, or it is CAA, or any kind of laws passed, plenty of laws passed in this house. You always tie up the state government. I don't understand why you have taken a different route for not to get involved the state governments or not binding it on this. Therefore, this is another thing I want to put it into your mind. Sir, another simple point, one of my earlier speakers here has mentioned, why this tendency of doing wrong things is happening? Why these unfair practices are taking place? Who is responsible for this? We should find the reason for it because we have to eliminate those reasons. These reasons come from primary level or high school level, and the students who are not getting prepared, who are looking out for an escape route to go in those ways and all. Particularly from the primary level onwards, we should provide a better education, a better discipline. I am one example for it. It never came into my mind to adopt any unfair practices in the exams. Sir, I have not passed up in some of the exams. I mentioned this, I disclosed this. When I am in a prepared situation, I take the exams. When I know that I will not and I cannot pass this exam, I prefer to stay out rather than getting into any shortcut methods. So such kind of good habits, such kind of ethics should be inculcated in the generation itself, that the bad practices should be avoided. Sir, I try to mention here in this regard only, our Honorable Chief Minister, Government of Tamil Nadu, Mr. Stalin, is going step by step to see the welfare of the students. One of the cornerstones he has turned down is that he had brought in for the first time in the country breakfast system to all the elementary school children from class 1 to class 5 for about 31,000 schools. About 17 lakh children are taking breakfast because without breakfast, many children could not go to the school. They stay at home. The attendance in the school is coming down. To see that at the primary level itself, entire country, state students should be educated. This breakfast system is introduced. This is one of the system I just mentioned. There are several educationists there, intelligence people are there, academicians are there. Please, to get the bill piloted, consult with them and take their course in this. Thank you very much. श्री सुमेधानंद सरस्वती जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज मुझे लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मंत्री श्री जितेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत लंबे अरसे के बाद 1944 में कोई बिल इस प्रकार का आया होगा और उसके बाद परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों के लिए कोई बिल आया है, तो
बहुत लंबे समय के बाद में आया है, 80 साल के बाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे सबसे पहले तो इस बात की प्रसन्नता भी है और एक एहसास भी ऐसा हुआ है कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था। कारण ये है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं, राजस्थान से, सभी वक्ताओं ने लगभग राजस्थान की चर्चा की है। लगातार 5 साल के अंदर 17 पेपर लीक हुए और मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, सीकर से, कोटा के बाद में यदि कोई एजुकेशन हब है जहां 2 लाख स्टूडेंट पढ़ता है और स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ में बड़ी बड़ी कोचिंग है, एक एक कोचिंग के पास 40-40, 50-50 हजार विद्यार्थी हैं। माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा, कई साथियों ने यह शंका व्यक्त की थी कि इस बिल में कहीं विद्यार्थी तो हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन विद्यार्थी तो नकल अंदर बैठ करके क्या कर सकता है। समस्या इस बात की थी कि विद्यार्थियों के ओट के अंदर इस प्रकार की संस्थाएं जो नियोजित तरीके से नकल करवाती थी और इसलिए राजस्थान के अंदर तो एसआईटी गठन करनी पड़ी है और 20 से अधिक लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक लंबी श्रृंखला है। एक से एक व्यक्ति, एक से एक के तार जुड़े हुए हैं। किसने पेपर को लीक करवाया, किसने कहां पर पहुंचाया, किसने कैसे जोड़ा, तो ये एक सिलसिला बन गया इस प्रकार का। और आवश्यकता बहुत जरूरी इस बात की थी कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, मैं देखता हूं कि बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षार्थी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में वो गरीब बाप जो अपने बच्चे को पैसा देकर के पढ़ाता है, मेहनत करता है। हमारे यहाँ पर एक बच्चे ने सुसाइड किया। वो बच्चा नोट लेकर के गया कि मेरे पिता ने मुझे 2 साल पढ़ाया, मजदूरी करके पढ़ाया, जमीन पर लोन लेकर के पढ़ाया, लेकिन मैं जब एग्जाम देने के लिए गया तो मुझे सूचना मिली कि पेपर आउट हो गया। हमारे हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील का एक छात्र था, उस छात्र ने सुसाइड नोट में ये बात लिखी। तो कितने सारे इस प्रकार के अपराध होते थे। और इसमें एक कारण और था, मैं आपसे निवेदन करूं, न केवल मात्र नकल की बात है, बल्कि इसमें योग्य व्यक्ति तो रह जाता था, अयोग्य का चयन होता था। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता था, प्रशासनिक सर्विस को देख लीजिए आप। प्रशासनिक सर्विस में कोई अयोग्य व्यक्ति जाएगा, वो न्याय नहीं कर सकता। कॉलेज लेक्चरर है, कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, वहां अयोग्य व्यक्ति जाएगा तो क्या पढ़ाएगा। तो एक तो अयोग्य व्यक्ति का सिलेक्शन होने का नुकसान ये होगा कि देश को नुकसान होगा। देश को जिस प्रतिभा की आवश्यकता थी, जिस अच्छे योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, वो वहां नहीं पहुंच पाया। दूसरा, योग्य व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ, वो पीड़ित हुआ है, तो उसकी पीड़ा को दूर करने का कोई साधन नहीं था। तीसरा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। तो इससे क्या हो गया कि उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा जो व्यक्ति योग्य है, जिसने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, और जो उसका हकदार था उसको वहां पर पहुंचाने के लिए हक मिलना चाहिए था, उसको हक मिलेगा। साथ में कई साथियों ने कहा कि साहब इसमें दंड की प्रावधान अधिक है, लेकिन हमारे यहाँ तो शास्त्र स्पष्ट कहता है, दंडम शास्यति राजम, भय बिन प्रीत नहीं जगमाही। बिना दंड के कभी शासन नहीं चलता है। दंड के भय से ही व्यक्ति अनुशासित होता है और अनुशासन के बिना कभी भी व्यवस्था बन नहीं सकती। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को प्रयास किया जाए कि स्टेट को भी प्रेरित किया जाए, क्योंकि जो मूल है वो स्टेट के अंदर है। सेंटर में तो जितनी भी परीक्षाएं हैं, यहाँ माननीय मंत्री जी ने इस पेपर में दर्शाया है बहुत सारे एग्जाम को कि इन एग्जाम के अंदर हम ये प्रयास करेंगे। यहाँ पर माने इस पेपर के अंदर ये लिख दिया गया है जो परीक्षाएं हैं जिनसे संघ लोक सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है, बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरण है और अन्य ऐसे प्राधिकरण जो एग्जाम लेते हैं, ये सेंटर के प्राधिकरण है। लेकिन स्टेट के अंदर जो स्थिति है, अभी राजस्थान के अंदर एसआईटी का गठन किया और वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि हम भी इस प्रकार का बिल लेकर के आएंगे। मैं तो सभी स्टेट के लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा, स्टेट की सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा, वहां भी इस प्रकार के बिल आने चाहिए ताकि ये जो नकल का धंधा चल रहा है और जो ये इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये समाप्त किया जाए और योग्य व्यक्तियों का चयन हो। तो मैं पुनः
क्योंकि बहुत सारी बात लीगल भी बातें लोगों ने कही हैं और भी शंकाएं थी वो व्यक्त की हैं, उनका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक अच्छा बिल लेकर के आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी तो मेरे क्षेत्र के अंदर 2 लाख विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनको होगी कि आज भारत सरकार ने हमारे बारे में सोचा है, हमारे भविष्य के बारे में सोचा है। और प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है 2047 का भारत, वो तभी अच्छा भारत बन पाएगा जब योग्य व्यक्ति वहां पहुंचेंगे, और वो तभी पहुंच पाएंगे जब निष्पक्ष दृष्टिकोण से परीक्षाएं होंगी, ठीक व्यवस्था होगी, अनुचित संसाधनों को रोका जाएगा। तो पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। श्री ST हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इस इम्पोर्टेंट बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। इस बिल की अति आवश्यकता थी जो आज आप लेकर आए हैं, और मैं समझता हूं इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव यही है कि एबल स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले। नकल माफिया इस कदर एक्टिव है कि बाकायदा ठेके होते हैं कॉलेजेस के कि 10,000 रुपए पर स्टूडेंट से लिया जाता है, पास कराने का ठेका होता है। नकल माफिया सीढ़ी लगा के खिड़की पे जब पहुंचते हैं और उस कैंडिडेट की सीट भी खिड़की के पास होती है। तो ये बिल आने के बाद मैं समझता हूं इन तमाम चीजों पे लगाम लगेगी। मैडम, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो एम है कि अच्छे स्टूडेंट को इंसाफ मिले, एक पूरी फील्ड हम इसमें भूल रहे हैं। हमने कॉलेजेस के अंदर ये बहुत शिकायतें देखी हैं कि अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट से नाराज हो गया, भले से कितना मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, वो फेल हो जाता है, या मैनेजमेंट नाराज हो गया तो फेल हो जाता है। वाइवा जैसी चीज जिस पे कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता, वाइवा को भी मेरी ये डिमांड है कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर किसी को फेल करना होता है तो एग्जामिनर उससे अपने बाप का नाम पूछता है, और अगर पास करना होता है तो उसी के बाप का नाम पूछता है। ये बड़ा विचित्र मामला है। अगर इस चीज पे भी हमारे मंत्री जी ध्यान दें कि अदर मीन्स कौन कौन से ऐसे हैं जो अनफेयर हैं, तो शायद मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पूरा इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी इसी बात के साथ इस बिल के समर्थन में हूं और धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को कि इस बिल की बड़ी सख्त जरूरत थी जो आज लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री इम्तियाज अल जलील जी। The Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 देर आए दुरुस्त आए। मैडम, अगर ये बिल आज से 5 साल पहले अगर आ गया होता तो 1,40,00,000 बच्चे जो सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, महज 1,04,000 नौकरी हासिल करने के लिए 1,40,00,000 बच्चे जो दिन और रात मेहनत किए, पढ़ाई किए, एग्जामिनेशन के अंदर बैठे, बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया था, एग्जाम कैंसिल हो गया, कई बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बैठ नहीं पाए क्योंकि उससे पहले ही पेपर लीक हो गया था। अगर 5 साल पहले ये बिल आ जाता तो इन्हें इतना खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा होता। सवाल यह है कि 1,40,00,000 नौकरियों, 1,40,00,000 बच्चे, नौकरियां कितनी? तो 1,04,000। अगर ये पूरे के पूरे चले भी जाते तो 1,39,00,000 बच्चे तब भी बेरोजगार रहते। आपने इस बिल के जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है, जिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, यूपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ऐसी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसको इस बिल के दायरे के अंदर लेकर आए हैं। हमारी ये मांग है कि जो राज्य सरकार के जो प्रमुख एग्जामिनेशंस होते हैं उनको भी इस बिल के दायरे के अंदर इसलिए लाना जरूरी हो गया है कि कई राज्य सरकार के नेताओं और कई राज्य सरकार द्वारा ही पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इसीलिए इसको इस बिल के अंदर उन्हें भी लाना जरूरी है। ये जो बिल आया गया है इसमें हम मंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, इसके लिए सजा का क्या प्रावधान को बताया गया है? नो स्पेसिफिक प्रोविजन। दूसरा ये है कि डिबारमेंट फ्रॉम एग्जामिनेशंस, इसके लिए क्या प्रावधान है सजा का? तो नो स्पेसिफिक प्रोविजंस।
तीसरा ये है कि चीटिंग और यूज ऑफ अनफेयर मींस बाय एन एग्जामिनी, कि अगर जो एग्जामिनेशन पेपर सेट चेक कर रहा है उसके खिलाफ अगर वो कुछ बेईमानी करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान सजा का, तो नो स्पेसिफिक प्रोविजंस। तो हम मंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस है ये बताएं करके। मंत्री जी ने जब अपना ये बिल को पेश कर रहे थे तो स्वाभाविक है आपके विरोधी राज्य जो है उन्हीं के बारे में आप जिक्र करेंगे। आपने राजस्थान का जिक्र कर लिया, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लिया, लेकिन क्या बेईमानी आपके राज्यों के अंदर जो हो रही है उसका जिक्र नहीं करेंगे आप? मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं महाराष्ट्र के अंदर कितनी बेईमानियां हुई है। टीईटी का एग्जामिनेशन क्या होता है? टीईटी का एग्जामिनेशन, चेयरपर्सन मैडम, टीईटी का एग्जामिनेशन होता है कि जो टीचर बनना चाहते हैं उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक घोटाला हुआ, एक एक टीचर से 4-4 लाख रुपए लिया गया। पुलिस का कहना है कि 240 करोड़ रुपए का घोटाला है। शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर चुका है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टीचर बन रहे हैं वो पैसा देकर टीचर बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 2-3 सालों के अंदर कौन कौन से घोटाले हुए हैं? टीईटी एग्जाम घोटाला, म्हाडा एग्जाम घोटाला, महाज्योति एग्जाम पेपर लीक, तलाठी भर्ती घोटाला, मुंबई पुलिस भर्ती घोटाला, हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जाम घोटाला, और पढ़ूं तो बहुत सारी लिस्ट है। यह आपको नजर नहीं आ रहा है? मेरा तो यह कहना है कि जहां जहां पर भी ये घोटाले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा यह है मंत्री जी, जो बच्चे एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, एक एक ग्रामीण इलाके का, रूरल एरिया का बच्चा 6-6 एग्जाम के अंदर बैठता है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, उससे आप पैसा लेते हैं, एग्जामिनेशन फीस, एप्लीकेशन की फीस लेते हैं। क्यों इन्हें माफ नहीं किया जा रहा है? एक तो आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं और जो बच्चे 6-6 एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं उनसे है तो पैसा। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा देश के नौजवान बच्चे आज सदन की तरफ नजर लगाए हुए हैं। अभी तेलंगाना के अंदर ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 1 जुलाई के अंदर घोटाला हुआ, कैंसिल कर दिए। 3 महीने के बाद फिर होने वाला था, फिर घोटाला सामने हुआ, कैंसिल कर दिए। फिर बाद में कहा गया कि नहीं अब एग्जामिनेशन ले नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन आ गया। मेरा यह कहना है कि बच्चों के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ता होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आज अगर वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी यहाँ सर उठकर चले गए हैं, उन्हें उर्दू अच्छी तरह से आती है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आज पढ़े लिखे बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि पढ़ो फारसी और बेचो तेल, ये हालत हो गई है। हाईली क्वालिफाइड बच्चे आज क्लर्क की, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का भी एक डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हुआ है। हो गया आपका समय। एक मिनट मैडम प्लीज। 64 पोस्ट है, 64 पोस्ट है, उसके लिए 9000 बच्चों ने एप्लीकेशन दिए। तेलंगाना का जिस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं 500 पोस्ट है, अप्लाई कितने किए हैं? 3.5 लाख बच्चे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं मंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आंकड़े आपके ही है, आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को तो क्लियर कर दिया है, नौकरियां कितनी है ये बताइए। 2022 के अंदर इसी लोकसभा के अंदर रिटर्न रिप्लाई के अंदर ये बताया गया था कि द रश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स कंटिन्यूड अनअबेटेड ओवर द लास्ट 8 years, but less than 1% of applications received were selected. मैडम, स्पीकर मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 8 साल का जो आंकड़ा है, 22 करोड़ नौजवानों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किए। 22 करोड़, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। 22 करोड़, उसमें से नौकरियां कितनी मिली है? तो महज 7,22,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली है। अच्छा बोल रहे हैं। 22 करोड़ कहां पे है और 7 लाख कहां पे है? उसके बावजूद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैडम स्पीकर, कल हमने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, 2 घंटे तक वो बोलते रहे कि कितना अच्छा रहा है करके, हमने मंदिर बना दिए, हमने ये बना दिए, आप अपनी पीठ थपथपाते रहे। मोदी जी की गारंटी है करके जब उन्होंने कहा तो आप सभी ने तालियां बजाए, बेंच को बजा बजा कर अपने हाथ दुखा दिए। क्या मोदी जी की गारंटी यहाँ के इस देश के सब कुछ का? जी जी जी, बैठा जा, प्लीज बैठा जा, चले। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अब तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 घंटे का भाषण था और हम सब उस भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और एक के बाद पिछली घटनाएं, कई चीजें जो
60-70 वर्ष में हुए उनके बारे में, फिर किस प्रकार से सुधार का वातावरण, किस प्रकार से हर क्षेत्र में जो पिछले 10 साल में हमने पूरा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, किस प्रकार से आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि हम कहां-कहां बढ़े और कैसे-कैसे बढ़े। तो इस एरा के सबसे बड़े रिफॉर्मिस्ट के रूप में, इस एरा के सबसे बड़े नेता के रूप में हम सब लोगों ने थपथपी बजा के उनका, और जो उनका अंतिम बयान था, जो शायद हमारे विपक्ष के लोग उस बात को सुनने से थोड़ा परहेज करते थे, उन्होंने कहा कि आज भी हम तैयार हैं, आप हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के चलो और आने वाली पीढ़ी के लिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और उनका एक और शब्द कि तुम चाहे जितने पत्थर हम पर चलाओ, उस सभी पत्थर को भारत के नवनिर्माण में उसके नींव में इस्तेमाल करें। और उसके बाद से आज ये एक ऐसा विधेयक लाया गया है जो पब्लिक एग्जामिनेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी संदर्भ को देखते हैं, किसी भी समाचार को पढ़ते हैं, किसी भी बातें उनके जीवन का जो भाग रहा है उसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल के आते हैं। और दूरगामी नेतृत्व उसी को कहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता निकालता है। लेकिन एक बात, आखिर हमें ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और नीतिगत तौर से देखा जाए तो हम आखिर विफल कहां हुए कि परीक्षा में और बहालियों में कड़ाई का प्रावधान हम लोगों को करना पड़ा? क्या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इन सभी विषयों के बारे में इंगित करते हैं तो शायद आप सब लोगों को याद होगा कि जब पहले बहाली की प्रक्रिया क्या होती थी। बहाली की प्रक्रिया होती थी कि विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में जो आपके परीक्षा का जो परिणाम होता था उस पर सीधे सरकारी नौकरी में दाखिला हो जाता था, और उस समय तो कोई चुनौती नहीं होता। और परिणाम हुआ कि वर्षों से, और मैं नहीं कहना चाहता हूं कि देश में कई सरकारें रही हैं और मूलतः कांग्रेस की सरकार बड़े लंबे अवधि तक रहा है, तो पिछले 60 वर्षों में अब परीक्षा के परिणामों से नौकरी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस प्रकार से उसमें प्रवेश कर दिया। और स्कूली शिक्षा, भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, उसके गिरावट ऐसी थी कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, सब मार्क्स जिस प्रकार से उन सब स्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में मार्क्स लेने की होड़ हुई और जिस प्रकार से उसकी व्यवस्था टूट गई कि सभी राज्यों को और देश की सरकार को अलग अलग परीक्षा करने के लिए मजबूरी पैदा हुई। पहले तो कभी नहीं होता था कि परीक्षा हो नौकरी के लिए, लेकिन अब उसकी परंपरा शुरू हुई। और आज भी हम लोग देखते हैं तो पिछले 60-70 वर्षों हम देख रहे हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आज तक इस प्रकार की कभी घटना नहीं। तो क्या ऐसा होता है कि एक परीक्षा, देश की परीक्षा जहां सारे यूपीएससी से आईएएस और ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के लोग आते हैं, वहां ये घटना नहीं घटती है? ऐसा क्या है कि वही इस भारत के लोग जो इस बात को संचालित करते हैं वहां ये घटना नहीं होती है और बाकी राज्यों में होती है? तो इन सब चर्चाओं के बीच में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्लेषण कराया ही होगा, और ये एक ऐसा विषय है जो मैं किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राज्य के बारे में नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले 5 वर्षों का विश्लेषण किया जाए, 15 राज्यों का विश्लेषण किया, जिसमें 1.5 करोड़ लोग जो 41 परीक्षाओं में धांधली हुई या बहाली में धांधली हुई, झारखंड के हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1.5 करोड़ लोग इस देश में, 1.5 करोड़ परीक्षार्थी प्रभावित हुए, क्योंकि 15 राज्यों में लगभग 41 स्थानों पर इस प्रकार का अवैध या गलत बहाली की प्रक्रिया हुई या हो गई। उसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, पुलिस की बहाली थी, फॉरेस्टर की बहाली थी, इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट थी। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि किसी राज्य में कम हुआ या राज्य हुआ उनमें ज्यादा हुआ, लेकिन कुछ राज्य का उल्लेख करना जरूरी है। पिछले 5 वर्षों में जो ये प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के भीतर 7 इम्तिहान हुए, 40,000 पोस्ट थे और 38 लाख अभ्यर्थी उसमें दाखिल होने के लिए गए। उसके बंगाल के शिक्षा मंत्री जेल में, जैसे अहलुवालिया साहब बता रहे हैं, 38 लाख एस्पिरेंट थे, उसे कैंसिल करना पड़ा। मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 4,000 पोस्टों की वैकेंसी थी, 1,64,000 लोगों ने उसमें अपीयरेंस दिया, कैंडिडेट्स थे, उसे कैंसिल करना पड़ा। तेलंगाना में 5 इम्तिहान हुए जिसमें 3,770 पद थे, 7 लाख अभ्यर्थी उसके लिए अपीयर हुए, उसे कैंसिल करना पड़ा।
बिहार में 3 परीक्षा कैंसिल करना पड़ा, जिसमें 24,000 विद्यार्थी 24,000 पोस्ट थे और 23 लाख। वैसे मैडम आप भी बिहार से आती है, हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ तो ना फैक्ट्री है, ना पिछले 30-40 साल में जो परिस्थिति रहा, तो हमारे यहाँ बच्चे रोजगार को ही फैक्ट्री मानते हैं। अरे बिहार एक ऐसा राज्य है कि मतलब हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो चलो पढ़ाई करके सरकारी नौकरी कर ले, वही रोजगार है। तो इसीलिए पूरे बिहारी पूरा भारत चलाता है, बिहारी पीछे नहीं, बिहारी पूरा भारत चलाता। अब क्या करे बेचारा, न फैक्ट्री लगा, लेकिन अब हम लोग सुधारेंगे। अब हम लोग की नई सरकार फिर बनी है, फिर गति से लगाएंगे। लेकिन बिहारियों के साथ तो संकट है, झारखंड के साथ भी वही संकट है। आप हमसे अलग होके चले गए, 7 विधायक थे हम लोग कभी। तो इन सभी राज्यों में जब रोजगार नहीं, तो सरकारी रोजगार ही मेरे लिए इंडस्ट्री है, क्योंकि वहीं से हम अपने नौकरी पाएंगे। चाहे आईएएस का नौकरी पाए, चाहे बीपीएससी का पाए, हम नौकरी लेंगे। जब नौकरी मिल जाएगा तो हम अपने अच्छा घर मिलेगा, सरकार का घर मिलेगा, हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चों को विदेश बढ़ेंगे, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो उद्योग लगा के लोग पूंजी कमाते हैं, हम बिहार के लोग नौकरी लेके हम अपना जीवन स्तर को ऊपर करते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है। बिहार के साथ कोई हम लोग अलग है, लेकिन 4 करोड़ लोग बेचारे बिहार के छोड़ के चले गए, उसकी भी लड़ाई लड़नी है। लेकिन महोदय, किस तरह से अब हर तरह के चीजें होती है। अब परीक्षा में, अभी कहीं एक परीक्षा हो रहा था, तो उस परीक्षा में, और बिहार कहीं परीक्षा था बीपीएससी का। अब अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मुझे अपने राज्य को ही कोट करना पड़ता है, क्योंकि बिहार सब चीज में आगे है और बिहार हर चीज में आगे है, तो उसमें कई बार इस सब चीजों में भी हम लोग आगे पहुंच जाते हैं। तो ऐप पर तुरंत क्वेश्चन पेपर लीक कर गया, व्हाट्सएप पर उठा के देखा तो सब पेपर, और उन बच्चों को जिनको मोबाइल फोन की अनुमति दी गई थी उनको अलग कमरे में बैठाया गया था। मामला बिगड़ गया तो पकड़े गए। अब इसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? अभी तेलंगाना का पीछे परीक्षा हुआ था, 2020 का एग्जाम हुआ, कैंसिल हो करके फिर से परीक्षा हुआ, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और लगभग 1.5 लाख बच्चे उसके इंतजार में रहे। तो कहने का मतलब है कि उन बच्चों का क्या कसूर है, और जो उसमें ईमानदारी से पढ़ के आते हैं उनका क्या कसूर है कि इस प्रकार की स्थिति। ये तो वो है महोदय, हम तो उनको बता रहे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई और प्रकाश में आ गया और पकड़े गए। अगर यही व्यवस्था, वही तो मैं सोचता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कैसे कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं और कैसे कैसे कल्पना को लागू करते हैं। अब वही बताइए, ये तो वो लोग पकड़े गए हैं और जो पता लगा है। अगर ऐसे हालात बने हुए होंगे तो देश में कितनी ऐसी बहालियां हो गई होंगी जिसका आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला होगा कि आखिर ये इस कुर्सी पर कैसे बैठ गया। और कई बार दिखता है, कई बार हम लोग को दिखता है, और उसमें हम राजनेताओं की भूमिका तो बहुत बहुत अजीब है महोदय। अब मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं विधायक भी नहीं बना था तब। 1987 में मैं बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में गया। मेरी इंटरव्यू हुआ, मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैं इकोनॉमिक्स में पास भी कर गया। और उस समय का राज्य सरकार एक 1990 में आते आते बिहार में, जो बाद में माननीय मुख्यमंत्री जेल भी चले गए, वो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनका एक यूनिवर्सिटी पर कब्जा था, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पर कब्जा था। देखिए शुरुआत कैसे होता है, नेताओं की भागीदारी से किस प्रकार से इन परंपराओं को हम लोग तोड़ते हैं। मैं उसी विषय साहब, मेरिट में मैं सबसे आगे था, और जब वो लिस्ट रखा गया उस समय के राजनेताओं के सामने में कि राजीव प्रताप रूडी जो अभी एमएलए है, इस बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में इसका लेक्चरर का अपॉइंटमेंट हो गया, तो पूरा का पूरा वो फाड़ करके नीचे फेंक दिया गया। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सच्चाई है। जब मुझे पता चला तो मैं पटना हाईकोर्ट में गया, मैंने अपने इंटरव्यू के कागज निकाले। मैं बता रहा हूं करप्शन कहां से आता, आपको क्यों परेशानी हो रही है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदया, हाईकोर्ट ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी की बहाली 100% करेक्ट है और मैं बहाल हो गया। ये उसी व्यक्ति का। और मैं एक और चीज पूछता हूं, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे तो दूरगामी है, लेकिन ये सब कानून अगर थोड़ा पहले आ गया होता, आप जनरल साहब मेरी बात सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी थोड़ी सी इस बात की तकलीफ है, थोड़ा पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। 20-25 साल पहले बने होते तो कम से कम गलत काम करने वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं, उनको भी समझ में आ गया होता कि कानून इस देश का ऐसा बना हुआ है कि हम गलत करेंगे तो जेल चले जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, अब
रोज हम सुनते हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री, फलाने मुख्यमंत्री जेल चले गए, और कुछ लोग जेल जाने से परहेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नोटिस ही नहीं लेंगे। ये सब परिस्थितियां इसलिए आती है महोदय कि 2004 से लेकर 2009, अब आप देखिए इस देश में क्या होता है, और आप उससे प्रभावित है, आप उस कुर्सी पर बैठे प्रभावित है। 2004 से लेकर 2009 तक एक व्यक्ति भारत का रेलवे मिनिस्टर बन गया जो उस राज्य का मुख्यमंत्री था। मैं चुनाव हार गया महोदय। 2004 से लेकर 2009 तक पूरे भारतवर्ष में, जिसमें महाराष्ट्र में भी था जोन में, बंगाल के भी जोन में, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, पूरे बिहार के लोगों को सभी जोनल मैनेजर्स, भारतवर्ष के रेलवे के जोनल मैनेजर्स उस समय के जो इसमें बैठते हैं, उन्होंने पूरे भारत में एक आदमी के दस्तखत पर, उसका उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बीमार थे फिर जेल चले गए, अच्छे है, मेरा संबंध कोई खराब नहीं है उनसे, पूरे भारत में ग्रुप डी का कागज का लिस्ट बना बना करके बहाली कर दिया गया। अब आप मत पूछिए, सबको आप ही जेल भेजते हैं आजकल। और वो पूरा का पूरा, महोदय मैडम आपको याद है, और आज क्या है, जितने लोगों की बहाली हुई, किसी से जमीन लिया गया, किसी से मकान लिया गया, किसी से घर बनवाया गया, और आज भी वो पिछले 10 साल से जेल में थे, छूट के आए हैं और उनका पूरा खानदान डिस्टर्ब हो गया। आज भी पेशी होती है उसी बहाली को लेकर, आज भी पेशी होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर होते, शॉर्ट कर लीजिए, वो दर्द हम आप ही का बात बता रहे हैं, जी जी, आप ही का बात बता रहे हैं, आप ही के राज्य का समय के अनुसार बिल पास कर जी जी। मैडम आप भी प्रताड़ित, आपके भी बच्चे, और उससे बुरा क्या होता है पॉलिटिकल लोगों के, जब इस प्रकार की बहालियां होती हैं तो लोग हम लोग के पास आते हैं। अब महोदय ऐसा होता है कि लोग अभी परीक्षा का अभी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि हम परीक्षा लेना है, और परीक्षा के एप्लीकेशन को लाके एमपी साहब को देते हैं, मेरी बहाली करा दीजिए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम लोगों ने ऐसी परंपरा बना के दिखाई है कि परीक्षा होने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर एमएलए एमपी को देते हैं कि भाई बहाली करा दो। जी 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 जी, जो बोल रहे हैं आप सुन ही नहीं रही मैडम। जी जी।